Good evening, 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 good evening. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. नमस्कार, वेलकम, शुभ संध्या. आज हम लोग करने वाले हैं बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक्स. स्वागत है आपका तपस्या के 22वें या 21वें दिन पर. 22वां दिन एक्चुअली. 4 दिन मैकेनिक्स, 2 दिन वाइब्रेशंस, 4 दिन बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, 5 दिन सोम और छठा दिन फ्लूइड मैकेनिक्स का 21वां दिन. सर, आई एम बिग फैन ऑफ योर डायलॉग डिलीवरी. www.youtube.com से नोटिफिकेशन आया. क्या ही तो बात है. शुरू करें अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम. मैं हूं मारुत तिवारी. मैंने मास्टर्स किया है आईआईटी खड़गपुर से और 10 साल से लगातार गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एस्पायरेंट्स को गाइड कर रहा हूं, मेंटर कर रहा हूं और मिशन डीडीआर नामक एक बेंचमार्क बैच पिछले 3 साल से रन कर रहा हूं, जिसमें रिगोरस प्रैक्टिस और बेहतरीन कंसेप्चुअल लर्निंग के साथ स्टूडेंट्स के साथ मैं भी तपस्या करता रहा हूं. आज हम लोग करने वाले हैं पोटेंशियल फ्लो, और अगर समय ने हमें साथ दिया तो कॉम्प्रेसिबल फ्लो. वैसे मुश्किल है, अभी ही बता दूं. मुझे लगा आज लेक्चर कैंसिल हो गया. ना 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 ना, लेक्चर क्यों कैंसिल होगा? बिल्कुल 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 नहीं, लेक्चर कैंसिल तो बिल्कुल नहीं होगा. ओके, एक सेकंड, मैं जरा सेट कर लूं अपनी पोजीशन. बस एक सेकंड. Here I am. I will remain here. So dear OBS, you capture me here. Yes. वैसे मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूं. इम्पोर्टेंट ये जो बैठे हैं ना सारे, ये हैं. क्योंकि ये आगे जाकर किसी पीएसयू में, किसी इंजीनियरिंग सर्विसेज की फील्ड में, या फिर किसी बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर कंपनी में देश का भविष्य बनाने वाले हैं. 45 प्रैक्टिस सेशंस, 45 टॉपिक वाइज टेस्ट्स और 12 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट्स, 7 फुल लेंथ टेस्ट्स, 2,500 से 3,000 बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन. बेहतरीन 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 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 499 में. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. बट माइंडेड, ये कोई टेस्ट सीरीज नहीं है. ये एक साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसमें आज जिस टॉपिक की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कल दोपहर में उसी टॉपिक का टेस्ट होता है. फिर कल जिसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, परसों उसका टेस्ट होगा. फिर डेली जिसकी भी प्रैक्टिस करवाता हूं, अगले दिन उसका टेस्ट होता है. तो ये एक तरह का प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट, 3 चीजें कंबाइंड हैं इस प्रोग्राम में. रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट, तीनों चीजें कंबाइंड हैं इस प्रोग्राम में, और इसलिए इसका एडवांटेज लीजिए. एक बार आंखें बंद करेंगे सभी लोग. मुझे लगा आज का लेक्चर कैंसिल हो गया. नहीं 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 नहीं, मेडिकल इशू सॉर्ट आउट हो गया ना. सॉर्ट आउट क्या हो गया, वो एक्चुअली दैट ended with sad climax, but the life keeps on happening. So let's go ahead. आंखें बंद करें. मेरा कॉम्प्रेसिबल फ्लो नहीं किया हुआ है, यहां से करूं तो हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलो अभी आंखें बंद करो और समझने की कोशिश करो. दैट मैं तो सर आंखें बंद करता हूं तो पता नहीं क्या क्या ख्याल सामने पिक्चराइज होने लगते हैं. भाई कंट्रोल, उदय कंट्रोल.
कंट्रोल उदय, कंट्रोल, ओके। और मैं जो बता रहा हूं वो विजुअलाइज करो। फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स के बीच में वेलोसिटी, अगर मैं सेंटर पर ओरिजिन, आंखें बंद, आंखें बंद, अगर मैं सेंटर पर ओरिजिन विजुअलाइज करूं, सेंटर पर ओरिजिन कंसिडर करूं, तो वेलोसिटी को डिस्क्राइब किया जा सकता है u इज इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जहां u मैक्स है माइनस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू dp बाई dx। dp बाई dx प्रेशर में होने वाला चेंज है फ्लो के अलार्म। b दो प्लेट्स के बीच का आधा गैप है, ठीक है। एंड म्यू है विस्कोसिटी। u मैक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू dp बाई dx। एवरेज वेलोसिटी यानी कि वो वेलोसिटी जिससे हमें इक्विवेलेंट डिस्चार्ज मिलता है, वो वेलोसिटी, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अप्लाई की जाती तो इक्विवेलेंट डिस्चार्ज मिलता, वो होगी um अपॉन 1.5। एंड टाउ लीनियरली चेंज हो रहा होगा और उसकी वैल्यू होगी 2 म्यू यू मैक्स अपॉन बी स्क्वायर टोटल मल्टीप्लाइड बाई वाई। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम टाउ फाइंड आउट करने चलूंगा तो मुझे वॉल तक जाना होगा, या तो 0 से लेकर प्लस बी तक चले जाओ ऊपर वाली प्लेट पर, या 0 से लेकर माइनस बी तक चले जाओ नीचे वाली प्लेट पर। 0 से प्लस बी जाओगे या माइनस बी जाओगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का, और मैग्नीट्यूड होगा मैक्सिमम शेयर का 2 म्यू यू मैक्स अपॉन बी। इसे आप 3 म्यू यू एवरेज अपॉन बी भी लिख सकते हैं। और इंसिडेंटली इस शेयर स्ट्रेस को आप प्रेशर ड्रॉप से भी रिलेट कर सकते हैं, बी डेल्टा पी अपॉन एल, बी डेल्टा पी अपॉन एल। अब ये वाला जो फॉर्मूला है वॉल शेयर इज इक्वल टू बी डेल्टा पी अपॉन एल, ये तब भी वैलिड है जब लैमिनार नहीं टर्बुलेंट हो फ्लो। दिस इज वैलिड इवन इफ द फ्लो इज टर्बुलेंट। फाइनली, calculating the drag force, we found that drag force can, in a simplified manner, in general, you can calculate drag force like tau into dA, integral tau into dA, but उसको सिंप्लीफाई करते करते एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आकर वो रिड्यूस हुआ, जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 12 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर यहां पर रो इंटू यू एवरेज इंटू 2b अपॉन म्यू होगा। जो टोटल गैप है दोनों प्लेट्स के बीच में, उस डिस्टेंस को कंसिडर किया जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन करते समय। दूसरा फ्लो हमने काउटी फ्लो पढ़ा। काउटी फ्लो में सेम बातें आप रिवाइज कर सकते हो पूरी। लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल होगा, यहां भी हमने ओरिजिन को सेंटर पर माना है, एंड वी हैव अज्यूम्ड ओरिजिन एट द सेंटर। Assuming origin at the center, velocity can be described as up by 2 in bracket 1 plus y by b. Maximum velocity is naturally the plate velocity. Average velocity will be plate velocity divided by 2. Shear stress will remain same between all the layers from bottom to top. And that value will be equal to, very simply, that value will be equal to mu up by 2b. Mu up by 2b. अगर आप ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करो तो वैसे ड्रैग फोर्स कैलकुलेट किया जाना चाहिए एक सर्टेन लेंथ पर, इंटीग्रल टाउ मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। स्ट्रेस इनटू एरिया बिकम्स ड्रैग फोर्स, और उसको आप इंटीग्रेट कर दो। बट एक फाइनल फॉर्म में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसे, दैट एफ इज इक्वल टू सी डी इंटू हाफ रो यू एवरेज स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, मल्टीप्लाइड बाई एरिया बेसिकली। एंड सी डी यहां पर हम प्रूव कर सके 4 डिवाइडेड बाई आर ई, 4 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड्स नंबर। ऑल दीज थिंग्स कैन बी रिकैपिचुलेटेड फॉर पाइप फ्लो नाउ। सारी बातें हम पाइप फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्मूले में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ 2t क्यों है। भाई कार्तिक, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम कहीं से पढ़ के और फिर, चलो कुछ नहीं बोलूंगा। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ रेनॉल्ड्स नंबर के केस में चेंज होती रहेगी, और उसको आपको जो तरीका बताया गया है वही तरीका हमेशा यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन में फ्रिक्शन वेलोसिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन वेलोसिटी इन केस ऑफ प्लेट रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्मूला में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ 2t क्यों है? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्रॉस सेक्शन अपॉन पेरीमीटर होता है। करो तुम क्रॉस सेक्शन अपॉन पेरीमीटर। क्रॉस सेक्शन कितना है?
ये सब वहां वैलिड होगा जहां पर आप चारों तरफ से बाउंडेड एक, तुम्हें समस्या ये है कि तुम्हें जिसने पढ़ाया उसने ये नहीं बताया कि ये यूनिवर्सल नहीं है। आप जो ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और दुनिया और ये सब बता रहे हो ना, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। वो सिर्फ कब के लिए आप बता रहे हो? तुम्हें जिसने बताया वो ये बताना भूल गया कि ये तब है जब चारों तरफ से बाउंडेड हो। क्या हमारी पैरेलल प्लेट्स चारों तरफ से बाउंडेड हैं क्या? नहीं। तो रेनॉल्ड्स नंबर का कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है, तो कंप्रेसिबल फ्लो के लिए एक पूरा सेशन लेना पड़ेगा अलग से, डोंट वरी। देखो, समझने की कोशिश करो, रेनॉल्ड्स नंबर की कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है। रेनॉल्ड्स नंबर, लोगों को लगता है पहले तो रेनॉल्ड्स नंबर की डेफिनेशन फिक्स है। रेनॉल्ड्स नंबर की कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है। अभी समझ लो सभी लोग, रेनॉल्ड्स नंबर की कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है। रेनॉल्ड्स नंबर एक डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय सम डायमेंशन अपॉन म्यू, ऐसा कुछ अपीयर होता है हर तरह के विस्कस फ्लो में। और क्या हर तरह के विस्कस फ्लो में एक डेफिनेशन चलेगी, एक यूनिवर्सल पैटर्न बनाया जा सकता है? नहीं, नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। आपने अगर कल का सेशन ठीक से अटेंड किया होता तो आप समझ पाते। कल का सेशन मैंने ड्रैग फोर्स कैलकुलेट किया था लोअर प्लेट पर। आई कैलकुलेटेड द ड्रैग फोर्स ऑन द लोअर प्लेट। क्या था ड्रैग फोर्स लोअर प्लेट पर? लोअर प्लेट पर ड्रैग फोर्स था टाउ मल्टीप्लाइड बाई, ड्रैग फोर्स को आप लिख सकते हो टाउ मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। ये छोटा सा एरिया प्लेट के अलॉन्ग मैंने ले लिया, टाउ मल्टीप्लाइड बाई डी ए, और इसको 0 से लेकर एल तक इंटीग्रेट कर दो। तो प्लीज समझो, रेनॉल्ड्स नंबर एक्चुअली हर हर विस्कस फ्लो में पैदा होता है और वो किसी ना किसी नए तरीके से पैदा हो सकता है। ऐसा कोई यूनिवर्सल फिक्स पैटर्न नहीं बनाया जा सकता क्रॉस सेक्शन अपॉन पेरीमीटर। ये जो क्रॉस सेक्शन अपॉन पेरीमीटर है, ये सिर्फ चारों तरफ से बाउंडेड इंटरनल फ्लो हो तभी वैलिड होगा। देखो अभी, तो टाउ को हम क्या लिख सकते हैं? टाउ को हम लिख सकते हैं, आपने दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में टाउ डिफाइन किया था ना, याद है? टाउ क्या डिफाइन किया था दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में? दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में टाउ आया था 3 म्यू यू एवरेज, 3 म्यू यू एवरेज अपॉन बी। दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में टाउ की वैल्यू मिली थी मुझे, वॉल पे शियर स्ट्रेस मिला था 3 म्यू यू एवरेज अपॉन बी। एंड डीए को मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू, ये इतनी विड्थ है प्लेट की डब्ल्यू, और ये लेंथ है प्लेट की डी एक्स। जो इस प्लेट को पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल देखें वही सही देखें, तो इसे मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। अब आपने क्या किया? अब आपने जीरो से लेकर एल तक इसको, जीरो से लेकर एल तक इसको इंटीग्रेट कर दिया। 3 कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, यू एवरेज कांस्टेंट है, डब्ल्यू कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है। एंड जीरो से लेकर एल तक आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स, जीरो से लेकर एल तक। फाइनली आपको मिल गया टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना, टोटल ड्रैग फोर्स कितना, टोटल विस्कस फोर्स कितना, हाउ मच टोटल विस्कस फोर्स, हाउ मच टोटल ड्रैग फोर्स, 3 म्यू यू एवरेज multiplied by W multiplied by L upon B, upon B। Now ध्यान से समझियो, W into L तो एरिया है, उसे अलग कर लो। W into L is area, keep it separate, and रो से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, रो से मल्टीप्लाई कर दो, एक डिफरेंट कलर से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, समझना पूरी बात को। आपने एक क्रॉस सेक्शन अपॉन पेरीमीटर रट लिया, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आपको रटाया गया। रो से इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद मैंने 2 इंट्रोड्यूस किया न्यूमरेटर में और 2 इंट्रोड्यूस किया डिनोमिनेटर में। एंड उसके बाद मैंने एक यू एवरेज इंट्रोड्यूस किया डिनोमिनेटर में और एक यू एवरेज इंट्रोड्यूस किया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में पहले से मेरे पास बी है, इन द डिनोमिनेटर आई हैव बी, बट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा 2 in the denominator and one extra 2 in the numerator, one extra 2 in the denominator and one extra 2 in the numerator. Now you see,
what happens? Half rho and U average square, ये डायनामिक प्रेशर होता है, इसलिए इससे पहले तो अलग कर लो। अब क्या बचा? और W into L becomes area, उसे भी अलग कर लो। W into L becomes area, उसे भी अलग कर लो। And 3 multiplied by 2 multiplied by 2, 3 to the 12, 3 to the 6 to the 12, 12 upon rho U average multiplied by total gap between plates upon mu. So I can always write the drag force as, I can always write the drag force like this. स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, पहले चैप्टर में सिखाया है मैंने, ओके। लेकिन ड्रैग फोर्स को एक्सप्रेस करने का एक फाइनल सिंप्लीफाइड तरीका हमारे पास आया, दैट हाफ रो यू एवरेज स्क्वायर इनटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। ये जो समथिंग है इसको आपकी मर्जी है, आप कैसे इंटरप्रेट करो। रेनॉल्ड्स साहब ने कहा कि मैं दोनों के बीच की पूरी गैप को कंसिडर करने वाला हूं अपना नंबर डिफाइन करते समय, जैसे पाइप फ्लो में पूरा गैप यानी कि डाया कंसिडर किया जाता है। वेब ऑफ फ्रिक्शन वेलोसिटी आप तभी समझ पाओगे जब आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ोगे। टर्बुलेंट फ्लो में फ्रिक्शन वेलोसिटी अराइज होता है अंडर रूट टाउ वॉल अपॉन रो। अंडर रूट टाउ वॉल अपॉन रो को कहते हैं फ्रिक्शन वेलोसिटी। इट अराइजेज इन टर्बुलेंट फ्लो। ओके, सो पीपल ट्राई अंडरस्टैंडिंग दैट कोई रेनॉल्ड्स नंबर की एकदम स्ट्रिक्ट डेफिनेशन फिक्स नहीं है। देयर इज नो एग्जैक्ट स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फिक्स्ड। फॉर different problems it keeps changing its definition, अपनी डेफिनेशन को वो चेंज करता रहता है। इस पूरी 12 अपॉन RE को लोगों ने नाम दे दिया कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। क्यों कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग? क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो बर्नौलीज से आपको समझ में आएगा, that using Bernoulli's you are going to understand that, my dear friends, half rho u square is representing some form of pressure. So pressure multiplied by area becomes normal force, and normal force, friction force divided by normal force becomes coefficient of friction. तो रेनॉल्ड्स नंबर पैदा होता है अलग अलग तरह के फ्लो में अलग अलग तरीके से। आप जो कह रहे हो क्रॉस सेक्शन अपॉन पेरीमीटर, वो वैलिड है सिर्फ जब एक पाइप के जैसा दीवारें चारों तरफ हों। दैट इज वैलिड ओनली इफ पाइप के जैसा चारों तरफ दीवारें हों। कूल। पाइप के केस में भी हमारे पास है। अभी तक हम लोग करते रहे हैं इंटरनल फ्लो। सो फार वी हैव बीन डूइंग इंटरनल फ्लो। इंटरनल फ्लो में ये 3 फ्लो हैं जिनको आप, हाँ, तो रेनॉल्ड्स नंबर की कोई डेफिनेशन सारे तरह के फ्लो के लिए फिक्स नहीं है। जैसे एक्सटर्नल फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर प्लेट के अलोंग लेंथ मेजर होने लगता है, रो वी एक्स बाई म्यू। क्यों? आप पूछो जिसने आपको पढ़ाया कि सर यहां क्यों नहीं वैलिड हो रहा है आपका क्रॉस सेक्शन अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। मैं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि रेनॉल्ड्स नंबर एक्चुअली कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, पैदा होता है। जहां जिस तरह से पैदा हुआ वहां वही उसकी डेफिनेशन हो गई। मैं तो जब पढ़ाता हूं फ्लूइड मैकेनिक्स तो मैं कहता हूं कि लास्ट में आके सभी लोग खड़े होके प्रणाम करेंगे। लास्ट में आके हर विस्कस फ्लो का एंड होता है यहां पर। तो दोस्त प्लीज समझ लो, इंटरनल फ्लो में 3 वैरायटीज हैं और इन 3 वैरायटीज के अलावा आप हेगन-पॉइसोली लॉ और डार्सी-वीसबैक इक्वेशन याद रखने वाले हो और माइनर लॉसेस याद रखने वाले हो। प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। आई टेक यू नाउ टू द विस्कस फ्लो एक्सटर्नल। जहां तक मुझे याद है अभी तक विस्कस फ्लो में हमने इतनी सारी बातें की हैं। सबसे पहला प्लेन पॉइसोली फ्लो जो 2 स्टेशनरी प्लेट्स के बीच में होता है।
दूसरा काउटी फ्लो जो एक फिक्स प्लेट और दूसरा एक फिक्स प्लेट और दूसरी मूविंग प्लेट के बीच में होता है। तीसरा जो एक पाइप के थ्रू होता है। थर्ड टाइप ऑफ इंटरनल लैमिनार फ्लो विच इज पाइप फ्लो। चौथा डिस्कशन था, पहला डिस्कशन ये था, दूसरा डिस्कशन ये था, तीसरा डिस्कशन ये था। एंड व्हाट वाज द फोर्थ डिस्कशन? फोर्थ डिस्कशन वाज पाइप फ्लो 2.0। एक तो मेरी वजह से पप्पा परेशान रहते हैं। नहीं, वैसे पप्पा तो अंतर्यामी है। कोई नहीं, कोई नहीं, किसी का नाम मत लिखो आप। कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। डोंट राइट द नेम ऑफ एनीवन। हम करेंगे अच्छे से, हम अपनी लाइन इतनी बड़ी कर देंगे कि बाकी सबकी लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी, है ना? मैं मानता हूं कि इंसान को अपने आप के बेस्ट वर्जन से कॉम्पीट करना चाहिए हमेशा। तो चौथा डिस्कशन क्या था? चौथा डिस्कशन था लॉसेस। द फोर्थ डिस्कशन इज नथिंग बट लॉसेस। अब मैं आपको ले चलता हूं एक्सटर्नल फ्लो पर। नाउ आई टेक यू टू द एक्सटर्नल फ्लो। एक्सटर्नल फ्लो की पूरी कहानी बहुत जटिल है और बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत जटिल और बहुत एक्सटेंसिव। बट हम कोशिश करेंगे कि इस छोटे से सेशन में मैं आपको कन्विंस कर सकूं ज्यादातर बातों से, और बिना डिराइव किए चीजों को हम काफी हद तक समझ सकें। बिना बहुत ज्यादा डेरिवेशन किए हम चीजों को काफी हद तक समझ सकें। बाउंड्री लेयर समझना सबसे जरूरी है, और बाउंड्री लेयर के बारे में आपको बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। दैट यहां से एक यूनिफॉर्म स्ट्रीम एंटर करती है, अगर यहां से एक यूनिफॉर्म 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 स्ट्रीम एंटर करती है, इफ द यूनिफॉर्म स्ट्रीम एंटर्स, देन आप जानते हो कि जो पार्टिकल बाउंड्री के कांटेक्ट में आएगा, ध्यान से समझियो, मैं फिर से बता दूं दैट एक्सटर्नल फ्लो काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी जटिल है और काफी खतरनाक है। लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये पार्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि 70% लोग, 80% लोग जो टॉपिक पढ़कर नहीं गए हैं, आप अगर वो टॉपिक पढ़कर कम से कम गए हैं तो आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इफ 70-80% people have not studied a topic and you have gone with at least ऊपर ऊपर से ही सही आपने स्टडी किया हुआ है, then you have an advantage. So these particles go to the boundary and then they no slip condition की वजह से वो रिटार्ड हो जाते हैं। वो अपने ऊपर वाले पार्टिकल्स को भी रिटार्ड करना शुरू करते हैं, वो अपने ऊपर वाले पार्टिकल्स को रिटार्ड करना शुरू करते हैं, वो अपने ऊपर वाले पार्टिकल्स को रिटार्ड करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे एक सॉलिड बॉडी के आसपास एक ऐसी लेयर डेवलप हो जाती है जिसमें वेलोसिटीज कांस्टेंट नहीं रह जाती। Very near to the solid body, we have a narrow layer developing, and that narrow layer doesn't have the velocities remaining constant. That narrow layer doesn't have the velocities remaining constant. ध्यान से समझियो। यस, ऐसे टॉपिक जो लोग पढ़कर नहीं जाते, उन्हें आप जब कवर करके जाते हो तो आप के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। नाउ सो माय डियर फ्रेंड्स, एक नैरो लेयर में वेलोसिटी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। इन अ नैरो लेयर वेलोसिटी डिफरेंसेस डू एग्जिस्ट। इस नैरो लेयर में इतनी प्रॉब्लम है कि अभी मुश्किल से 100 साल पहले तक इस नैरो लेयर की एनालिसिस के बारे में लोगों को लगभग ना के बराबर पता था। In this narrow layer, there is so much complications existing that hardly 100 years back, people did not know much about the analysis of the flow in this narrow layer. 1905 में प्रेंटल और उनके सभी चेलों ने, एक दो नहीं है, ब्लासियस, वॉन कारमैन एंड निकोरेट से, इतने सारे, और सबने कुछ ना कुछ बड़ा अचीव किया। दे डिड समथिंग अनप्रेसिडेंटेड,
So guys, try understanding. Prandtl was the first one to start focusing at this narrow layer called boundary layer. उसके पहले तक आइलर साहब, बर्नौली साहब सब इनविसिड खेलते रहे। हालांकि इनविसिड खेलना बुरा नहीं है जब आप बाउंड्री लेयर के बाहर हों। जब आप बाउंड्री लेयर के बाहर हों तो आइलर भी वैलिड है और बर्नौली भी वैलिड है। आइलर इज ऑल्सो वैलिड एंड बर्नौली इज ऑल्सो वैलिड। माय डियर फ्रेंड्स, विस्कस के लिए आप जानते हो कि विस्कस के लिए आपको नेवियर स्टोक्स इक्वेशन यूज करने होते हैं। फॉर विस्कस यू नो वी हैव टू यूज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। विस्कस इतनी सी बाउंड्री लेयर में बॉडी फोर्सेस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निकुरदास, प्रेंटल एंड गैंग। एग्जैक्टली। सो प्रेंटल पूरा मतलब पूरी गैंग है, 40-50 साल इन्होंने यही किया है। सिर्फ बाउंड्री लेयर और उससे अराइज होने वाली दुनिया की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, 40-50 years. Okay, so it's actually a big and very interesting story, लेकिन हम उसमें नहीं जा पाएंगे। उसमें जाना है आपको तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज में आना होगा एंड नेचुरली यू विल गेट मेस्मराइज्ड। मैं प्रेंटल के पहले से ब्लासियस से लेकर और लास्ट तक जाकर निकुरदास और वॉन कैरमान तक आपको पूरी हिस्ट्री बताने और दिखाने वाला हूं विद टेक्निकल एनालिसिस। बाउंड्री लेयर में ग्रेविटी फोर्सेस को या बॉडी फोर्सेस को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अगर मैं y में लिखना शुरू करूं तो मुझे मिलेगा माइनस del p बाई del y प्लस म्यू del 2 ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू रो एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ऐसा नहीं है कि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट एक्चुअली बाउंड्री लेयर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि उसके जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने चलोगे तो दे विल बी लाइक ऑलमोस्ट नथिंग। It is so small that its second order derivative is going to be like absolutely zero and even fy is going to be zero। यहां से हमें एक बात पता चल जाती है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो प्रेशर का कुछ खास वेरिएशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत एग्जैक्ट है। दिस इज ओनली एन अप्रोक्सीमेट थिंग दैट प्रेशर should not vary in vertical direction. Now I'm going to use that Navier-Stokes equation in x direction. अब मैं Navier-Stokes equation x direction में यूज करने वाला हूं, क्योंकि प्रेशर का वेरिएशन y में है नहीं। इसका मतलब प्रेशर सिर्फ x के साथ ही चेंज हुआ करेगा। प्रेशर विल चेंज ओनली एंड ओनली विद x। ध्यान से समझियो, प्रेशर विल चेंज with only and only and only and only and only and only with x। प्रेशर सिर्फ x के साथ चेंज हुआ करेगा। माइनस del p बाई del x एंड del स्क्वायर u इस बार लिखने वाले हैं। x में लिख रहे हैं तो x कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का। इफ वी आर राइटिंग इन x वी आर नेचुरली गोइंग टू हैव x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये ध्यान रखना, हम बाउंड्री लेयर के अंदर लिख रहे हैं सब कुछ, क्योंकि बाउंड्री लेयर के बाहर तो विस्कस का कोई मतलब ही नहीं है और इसलिए म्यू डेल स्क्वायर u या म्यू डेल स्क्वायर v आएगा ही नहीं। बाउंड्री लेयर के बाहर लिख रहे होते तो अभी भी हम आइलर्स इक्वेशन या बर्नौलीज इक्वेशन लिख रहे होते। इफ वी वुड हैव बीन राइटिंग outside boundary layer we would still be writing Euler's equation or Bernoulli's equation, or Bernoulli's equation। Body forces are not present and F can be written as del u by del t plus u del u by del x plus v del u by del y। steady मानेंगे इसलिए del u by del t को 0 कर सकते हैं। We are going to assume steady and therefore we can do del u by del t is equal to 0 and velocity में along the flow बहुत बड़े चेंजेस बाउंड्री लेयर के अंदर नहीं होने हैं, क्योंकि आपने कल भी देखा है सेम कहानी।
मैं तो वेंकट को कांग्रेट्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि यही एक है जिसने किसी की नहीं सुनी और सारे सब्जेक्ट्स मारुत सर से पढ़ लिए। बट हम लोग लाइफ के चक्कर में डायमंड को नजरअंदाज कर दिए और सिर्फ डिजाइन किया। कोई बात नहीं प्रकाश, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी जितना पास्ट को भूल जाओ और अभी जितना कवर अप कर सकते हो, जितना मेकअप कर सकते हो, लेट्स डू इट टुगेदर। लेट्स कीप डूइंग दिस तपस्या टुगेदर। इसमें वेंकट ही नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं। जो संजू सिंह बैठा हुआ है, उसने सारे सब्जेक्ट्स मुझसे किए हैं। वैभव सिंह बैठा हुआ है, उसने सारे सब्जेक्ट्स मुझसे किए हैं। अंकुर बैठा हुआ है, उसने सारे सब्जेक्ट्स मुझसे किए हैं। सो एक्चुअली देर आर सो मेनी, यस, who have actually done all the subjects, thermodynamics, everything. So but don't worry, वो सब बातें अभी भूल जाओ। जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। मोहम्मद इरशाद, ऑल द सब्जेक्ट्स। सो डोंट वरी, वो सब अब बीत गया सो बीत गया। अब यू में होने वाले वेरिएशंस एक्स डायरेक्शन में ऐसा नहीं है कि बाउंड्री लेयर में एक्स में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, इन एक्स you have changes happening. Why? Because boundary layer thickness is continuously changing. लेकिन velocity में, horizontal velocity में जो boundary layer में vertical direction में differences arise हो रहे हैं, उसके comparison में horizontal direction में हाँ, let's accelerate. We are accelerating. So horizontal velocity में vertical direction में जो changes arise हो रहे हैं, उसके कंपैरिजन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होने वाले चेंजेस नेग्लिजिबल हैं। दे आर नेग्लिजिबल, दे आर नेग्लिजिबल, दे आर नेग्लिजिबल। फाइनली आई हैव, इफ आई टेक दैट रो टू दिस साइड, एंड क्योंकि प्रेशर सिर्फ एक्स में चेंज हो रहा है, इसलिए मैं dp बाई dx लिखने वाला हूं यहां पर। एंड यहां पर म्यू को मैं अंदर ले जाऊंगा, एंड इफ आई टेक म्यू, ध्यान से समझियो, इफ आई टेक म्यू सिर्फ कंसेप्चुअल लर्नर्स के लिए है ये सब कुछ, जो कंसेप्चुअल लर्निंग के बजाय सिर्फ रट के काम चलाना चाहते हो, कृपया दूर रहें, क्योंकि विस्कस एक्सटर्नल फ्लो एक्चुअली ऐसा है कि आप सीट बेल्ट बांध के नहीं बैठे तो गए काम से। तो बी वेरी अटेंटिव। आई ट्राई टू कन्विंस एज मच एज आई कैन। आई ट्राई टू, इस छोटे से सेशन में मैं जितना आपको कन्विंस कर सकता हूं कन्विंस करूंगा। एंड 1/रो यहां भी लिख दीजिए सर। हाँ सॉरी शक्तिमान, u del u by del x, u del u by del x plus v del u by del y। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, dp by dx, अगर प्रेशर की इंफॉर्मेशन कहीं से मिल जाए तो हमें वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर प्रेशर की इंफॉर्मेशन कहीं से मिल जाए तो हमें वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन मिल सकती है इस मोमेंटम इक्वेशन से। भूलना मत, ये नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है जिसे प्रेंटल साहब अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं और कुछ अप्रोक्सीमेशंस कर रहे हैं। Don't forget that this is momentum equation. This is Navier-Stokes equation, which Prandtl Saab is manipulating according to his own approximations. How do I get dp by dx? Since ध्यान से समझियो, देखो, प्रेंटल साहब ने इतने अप्रोक्सीमेशंस किए। प्रेंटल साहब ने कहा कि हमने कंक्लूड किया था दैट प्रेशर y में चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब प्रेशर की इंफॉर्मेशन, जो प्रेशर एक गिवन सेक्शन पर y में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब एक गिवन सेक्शन पर जो प्रेशर की इंफॉर्मेशन बाउंड्री लेयर के अंदर होगी वही प्रेशर की इंफॉर्मेशन बाउंड्री लेयर के बाहर होगी। Because pressure is not changing in y, pressure is not a function of y, therefore जो इंफॉर्मेशन प्रेशर की बाउंड्री लेयर के अंदर होगी एक गिवन सेक्शन पर, वही इंफॉर्मेशन प्रेशर फोर्स की बाउंड्री लेयर, प्रेशर ग्रेडियंट की वही इंफॉर्मेशन बाउंड्री लेयर के बाहर होगी। और बर्नौली साहब, ये प्रेंटल साहब ने बर्नौली को यूज कर लिया एंड ऑफ द डे। लोगों को लगता है कि बर्नौली यूज नहीं हो सकता, बट प्रेशर ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज बर्नौली, क्योंकि आउटसाइड बर्नौली इज एप्लीकेबल। आउटसाइड बर्नौली इज एप्लीकेबल। बाहर तो बर्नौली एप्लीकेबल है, बाहर तो बर्नौली एप्लीकेबल, बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल।
अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं x के रिस्पेक्ट में, मुझे मिलने वाला है 1 अपॉन रो dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रो dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये याद है ना बर्नौली इक्वेशन यही होता है। नहीं सर ये नहीं होता, वो होता है p बाई रो जी प्लस यू स्क्वायर बाई 2g प्लस y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ग्रेविटी में होने वाले चेंजेस को नेग्लेक्ट कर रहे, वी आर नेग्लेक्टिंग द changes happening due to gravity. So I'm going to get 1 upon rho dp by dx is equal to 1 upon 2 and 2u infinity du infinity by dx. 2u infinity du infinity by dx. My dear friends, 1 upon rho dp by dx को रिप्लेस करेंगे माइनस u infinity du infinity by dx से। We are going to replace it by u infinity du infinity by dx and then we have 1 upon rho। क्या आप मुझे बता सकते हैं म्यू डी यू बाई डी वाई क्या है? म्यू डी यू बाई डी वाई है नथिंग बट टाउ, एंड लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मेरे पास है यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई यू, एंड नाउ फाइनली आई गेट यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई बाउंड्री लेयर के अंदर नेवियर स्टोक्स इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि फ्लो विस्कस है। बाउंड्री लेयर के बाहर बर्नौली यूज कर सकते हैं क्योंकि वेलोसिटीज में डिफरेंसेस नहीं है, फ्लो स्टिल इनविसिड है। क्या क्या फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो है? नहीं जीरो है, फ्लूइड की विस्कोसिटी बिल्कुल जीरो नहीं है। तो सर इनविसिड कैसे हो गया फ्लो? मैंने आपको बताया कि फ्लूइड एक बार को ना भी इनविसिड हो तब भी फ्लो इनविसिड हो सकता है अगर डिफरेंट लेयर्स के बीच में डिफरेंसेस एग्जिस्ट ना किया करें। इफ फ्लूइड इज not inviscid, even then flow can be inviscid if velocity differences are not existing between different layers. Outside the boundary layer we used Bernoulli. Inside the boundary layer flow is viscous, so we are using Navier-Stokes. But प्रेशर की इंफॉर्मेशन बाउंड्री लेयर के बाहर से बर्नौली से यूज करके लेके आए और रख दी बाउंड्री लेयर के अंदर नेवियर स्टोक्स में। प्रेंटल साहब और उनके अप्रोक्सीमेशंस, क्योंकि उनका टारगेट था अल्टीमेटली कुछ तो मिलेगा, अप्रोक्सीमेट करते रहो, समथिंग वी विल गेट। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट गेटिंग समथिंग देन नथिंग। आप बैठे रहोगे अगर एक्चुअल एक्यूरेट एनालिसिस करने के लिए तो बैठे ही रह जाओगे। If you keep sitting, you will keep sitting. So my dear friends, I'm going to get u infinity du infinity by dx plus 1 upon rho d tau by dy। सुनो इधर, कोई नहीं पढ़ाता बढ़ाता है, लेकिन आजकल ट्रेंड हो गया है गेट में दैट वो ना अभी इस तरह की फंडामेंटल इक्वेशंस ही पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में और लोग हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। वो इस तरह की फंडामेंटल इक्वेशंस ही पूछ लेते हैं। क्या इसका हमें कोई सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज पड़ेगा? कभी नहीं। आर वी गोइंग टू यूज दिस एवर इन एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम? नो। क्या ये कभी पीवाईक्यूज में आया है? नहीं। तो क्यों पढ़ाया सर आपने? एक ट्रू मैकेनिकल इंजीनियर अगर ये नहीं जानता है कि प्रेंटल इक्वेशन क्या होती है बाउंड्री लेयर में मोशन को डिस्क्राइब करने वाली, तो उस मैकेनिकल इंजीनियर को चुल्लू भर पानी ढूंढना चाहिए। इफ अ ट्रू मैकेनिकल इंजीनियर डजंट नो व्हाट इज प्रेंटल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन, दैट मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर मस्ट सर्च फॉर 10 milliliter water to drown himself down। ये है प्रेंटल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन। इसमें दो अननोन हैं u और v। इसमें दो अननोन हैं u और v। आपको लॉजिक समझ में आया सर? बहुत अच्छी बात है। लॉजिक नहीं समझ में आया और भी अच्छी बात है। आप तो इसे याद रखने वाले हो। कहां से अराइज हुई ये? कहां से अराइज हुई ये अराइज हुई मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ से नेवियर स्टोक्स से प्रेंटल। न्यूटन सेकंड लॉ से बनता है नेवियर स्टोक्स और नेवियर स्टोक्स से अल्टीमेटली बनता है प्रेंटल। फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ नेवियर स्टोक्स अराइजेस फ्रॉम न्यूटन्स आप क्या दे गए तुम दुनिया को? फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ प्रेशर फोर्स प्लस
viscous force plus body force is equal to mass multiplied by acceleration. pressure force हो जाता है del P, viscous force हो जाता है del square V, body force हो जाता है B vector is equal to m into F. न्यूटन सेकंड लॉ से अराइज होते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस एंड नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस से अल्टीमेटली अराइज होता है प्रेंटल इक्वेशन फॉर बाउंड्री लेयर. बाउंड्री लेयर के लिए प्रेंटल इक्वेशन है u del u by del x प्लस v del u by del y is equal to u infinity du infinity by dx, u infinity du infinity by dx plus 1 upon rho d tau upon dy. प्रेंटल के ही एक शिष्य ब्लासियस साहब ने इन इक्वेशंस को कपल्ड विद कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी क्यों वैलिड होगा अभी भी? कंटिन्यूटी del u by del x plus del v by del y is equal to 0 स्टिल क्यों वैलिड है? बताओ सभी लोग बताओ, जल्दी से बताओ. कंटिन्यूटी क्यों del u by del x plus del v by del y क्यों स्टिल वैलिड है? y del u by del x plus del u by del y del v by del y is still valid. Tell me people, क्योंकि फ्लो विस्कस हुआ है, इनकॉम्प्रेसिबल अभी भी है. Flow is still incompressible. Blasius, one of the early scholars of, one of the शुरुआती चेला of Prandtl, one of the early scholars of Prandtl. Prandtl ने दुनिया को जितने मशहूर चेले दिए उतने मशहूर चेले कोई नहीं दे सका आज तक. और इस मामले में Prandtl साहब मेरे आइडियल हैं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं मेरे चेले मेरा नाम क्या हो, मेरे चेले वो नाम करें. माई नेम शुड बिकम धुंधला इन फ्रंट ऑफ द नेम एंड फेम दैट माई शिष्य, माई प्यूपिल्स मस्ट अचीव. इन दोनों इक्वेशंस को ब्लासियस साहब ने एक फ्लैट प्लेट के लिए सॉल्व किया. इन दोनों इक्वेशंस को ब्लासियस साहब ने एक फ्लैट प्लेट के लिए सॉल्व किया. ये ध्यान रखना, फ्लैट प्लेट के लिए प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि बॉडी का शेप ऐसा है कि फ्लो एरिया में कुछ खास चेंज नहीं आया. और फ्लो एरिया में कुछ खास चेंज नहीं आया तो ओवरऑल अगर आप बाउंड्री लेयर वाले फ्लो को ना कंसिडर करो तो आपको पता चलेगा कि मोर और लेस यू हैव द सेम फ्लो एरिया फॉर फ्री स्ट्रीम एग्जिस्टिंग. क्योंकि बाउंड्री लेयर इज वेरी थिन लेयर, इसलिए फ्री स्ट्रीम के लिए लगभग उतना ही फ्लो एरिया अभी भी एग्जिस्ट किया करता है. फ्लो एरिया कीप्स एग्जिस्टिंग बाय द सेम अमाउंट. फ्लो एरिया कीप्स एग्जिस्टिंग बाय द सेम अमाउंट. एंड इफ द फ्लो एरिया कीप्स एग्जिस्टिंग बाय द सेम अमाउंट, कंटिन्यूटी के हिसाब से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए. आप इमेजिन करो एक 10-15 किलोमीटर की फ्री स्ट्रीम और बीच में रखी हुई एक प्लेट. आपने उस, या 10-15 किलोमीटर जरूरी नहीं है, जस्ट इमेजिन 20 मीटर्स हाइट का पूरा एयर का स्ट्रीम विजुअलाइज करो. विजुअलाइज 20 मीटर हाइट एयर स्ट्रीम एंड देन keeping a thin plate in between doesn't change free stream velocity much. And if free stream velocity doesn't change, Bernoulli tells you that pressure remains constant. इसे कहते हैं जीरो प्रेशर ग्रेडियंट का केस. लेकिन ये बात एक ऑटोमोबाइल व्हीकल के केस में एप्लीकेबल नहीं होगी. ये बात एक सिलेंडर के केस में एप्लीकेबल नहीं होगी. ये बात एक स्पेयर के केस में एप्लीकेबल नहीं होगी. For the case of a thin plate kept on the way of a free stream, approximately pressure will not change. And if the pressure will not change, then du infinity by dx वाला टर्म 0 हो जाता है.
एंड इसे कहते हैं जीरो प्रेशर ग्रेडियंट का केस, और इक्वेशंस रिड्यूस हो जाती हैं। प्रेंटल साहब की इक्वेशंस हो जाती हैं del u बाई del x प्लस del v बाई del y इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन हो जाती है u del u बाई del x प्लस v del u बाई del y इज इक्वल टू 1 अपॉन रो d बाई dy ऑफ del u बाई del y, दैट इज सेकेंड ऑर्डर वेलोसिटी। u म्यू भी आ जाएगा यहाँ पर, दैट मीन्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी आप लिख सकते हो। टाउ को अगर मैं रिप्लेस कर दूं म्यू del u बाई del y से, देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी यहाँ पर, एंड आई एम गोइंग टू गेट del स्क्वायर u बाई del y स्क्वायर। दो इक्वेशंस, दो अननोन्स, u और v सॉल्व किए जा सकते हैं। बेटर सेट देन डन। डिफरेंशियल इक्वेशंस को, खासकर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना यूजुअली इतनी आसान बात नहीं होती है, खासकर partial differential equations involving two variables. These are partial differential equations with two variables. सॉल्व करना इतनी आसान बात नहीं होती है। कभी कभी मन करता है कि जो बड़ा बड़ा बोलते हैं उनके साथ मनोज बाजपेयी बन जाऊं और आपका लेक्चर दिखाऊं जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में दिखाया था। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, छोड़ो। लोगों की प्रायोरिटी ये रहती है कि कैसे अपना कुनबा बढ़ा दूं, मैं कैसे ज्यादा पैसे बना लूं। एक्चुअली पैसा वैसा सब आता है ऑटोमेटिकली, सब आता है ऑटोमेटिकली। अगर आप ईमानदारी से सर्व करें ना, ईमानदारी से सर्व करें, एवरीथिंग कम्स ऑटोमेटिकली। एच.सी. वर्मा जी की लाइफ में कहीं कमी है क्या कोई? लेकिन उन्होंने कभी खड़े होकर किसी को बोला कि ऐसा नहीं वैसा? कितनी लाइफ उन्होंने चेंज की होंगी। उनकी लाइफ में कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट वो ज्यादा खुश हैं, ज्यादा संतुष्टि है उनकी लाइफ में। मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है, बट पीपल जस्ट थिंक दैट दे नीड टू डू ऑल दोस थिंग्स मोर देन द मेन टास्क। मेन टास्क होता रहे, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाता है। ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। माय डियर फ्रेंड्स, ब्लासियस साहब ने इनको सॉल्व किया। ब्लासियस साहब सॉल्व्ड देम, एंड इनको सॉल्व करना इतनी आसान बात नहीं है। और ब्लासियस साहब ने सॉल्व किया, एंड ब्लासियस साहब ने सॉल्व करके प्रूव किया कि एक फ्लैट प्लेट में वेलोसिटी को y के साथ डिस्क्राइब किया जा सकेगा बाउंड्री लेयर में। एक फ्लैट प्लेट पर वेलोसिटी को डिस्क्राइब किया जा सकेगा बाउंड्री लेयर में। हाँ तो सर वो डिस्क्रिप्शन है क्या एग्जैक्टली? ये ब्लासियस साहब भी नहीं बता पाए, तो मैं क्या बताऊं आपको। ब्लासियस साहब ने इनको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन प्रोड्यूस किया। ब्लासियस प्रोड्यूस्ड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, एंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में आप बस इतना जान सकते हो दैट y इज इक्वल टू y1 पर u कितना है, y इज इक्वल टू y2 पर u कितना है, y इज इक्वल टू y3 पर u कितना है। आप कोई मैथमेटिकल फंक्शन नहीं जान सकते। यू डोंट हैव अ मैथमेटिकल वेलोसिटी प्रोफाइल। जैसे आप इंटरनल फ्लो में अभी तक देखते आए हो ना, just like in internal flow you have seen these beautiful velocity profiles. U is equal to y square, u is equal to y, u is equal to r square. ऐसा कुछ possible नहीं होगा। This kind of thing will not be possible. This kind of thing will not be possible. This kind of thing won't be possible. Okay? So numerical solution उन्होंने produce किया। उस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की बेसिस पर उन्होंने एस्टिमेट किया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि प्रेंटल्स इक्वेशंस आपको नहीं भूलनी चाहिए। गेट में आजकल एक 2-3 साल से मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है कि उन्हें पता है ये टॉपिक कोई नहीं पढ़ के आया है, तो वो सिर्फ इक्वेशन पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में। दे आस्क ओनली दैट इक्वेशन इन एमसीक्यूज। They know that nobody has studied these fundamentals, so they simply ask objective question on the basis of that equation. मैं अकेला इंसान हूं जिसने फ्री कन्वेक्शन की डिफरेंशियल बाउंड्री लेयर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाई, और
मैं बता सकता हूं आपको गेट 2021 में दे आस्क एमसीक्यूज में। अदरवाइज पीपल जस्ट टेल कि पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करें, पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करें, पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करें। People just keep telling ki how to solve PYQs, how to solve PYQs, how to solve PYQs. And therefore do remember those parental equations. ब्लास्टिस साहब ने उन्हें न्यूमेरिकली सॉल्व किया एंड न्यूमेरिकली सॉल्व करके उन्हें जो वेलोसिटी प्रोफाइल मिली वो ना वो बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूं, ना आप बता सकते हैं, कोई बता नहीं सकता। इट्स जस्ट देयर। है 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 बात मानो है। वेलोसिटी प्रोफाइल मिल गई ब्लास्टिस साहब को। ये अलग बात है कि वो दुनिया उनसे पूछे कहा है वेलोसिटी प्रोफाइल हो, ना कैन बी डिस्क्राइब्ड न्यूमेरिकल मेथड्स एग्जैक्टली। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसे आपने कल तक देखा था, ऐसे हम लिख रहे थे बार बार, फोर्स डिवाइडेड बाय हाफ रो यू एवरेज स्क्वायर ए। फोर्स अपॉन एरिया को हम shear लिखने लग जाएं अगर, if we keep writing force upon area as shear, और यहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी जो हमें लेनी होगी वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बनेगी। so this is how we will get coefficient of friction। ब्लास्टिस साहब ने अपनी न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के थ्रू 0.664 अपॉन रूट आर ई एक्स ऐसा प्रूव किया। ब्लास्टिस साहब प्रूव्ड दैट प्लेट पर अगर लीडिंग एज से x डिस्टेंस पर जाकर देखें तो x के टर्म्स में रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अब देखो यहां रेनॉल्ड्स नंबर में आप पूछ सकते हो सर एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं, क्योंकि आगे आप देखोगे अभी कि जो पैदा होता है वो इस फॉर्म में पैदा होता है। रेनॉल्ड्स नंबर doesn't have a universal definition. It actually appears in all viscous flow problems in last। रेनॉल्ड्स नंबर की कोई यूनिवर्सल फिक्स डेफिनेशन नहीं है, वो हर विस्कस फ्लो की प्रॉब्लम में लास्ट में जाके प्रकट हो जाते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, और लास्ट में सभी लोग खड़े होकर प्रणाम करेंगे। एग्जैक्टली लास्ट में जाकर अपीयर हो जाते हैं। वो जिस स्वरूप में अपीयर होते हैं उनको उसी स्वरूप में स्वीकार करना होगा कि प्रभु अपीयर हो गए हैं, आप आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं, आप ही का तो इंतजार था। सो रो यू इन्फिनिटी एक्स डिवाइडेड बाय म्यू। माय डियर फ्रेंड्स ब्लास्टिस साहब का कहना है कि इस तरह से सीएफ वेरी किया करेगा। ब्लास्टिस साहब का कहना है कि एक्स के साथ साथ डेल्टा भी वेरी करेगा एंड डेल्टा का वेरिएशन बाउंड्री लेयर की थिकनेस चेंज होती रहेगी। थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर विल कीप चेंजिंग and that thickness of the boundary layer will change like this। and finally F अगर पूरा ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करना पड़े हमें, if I have to calculate whole drag force, if I have to calculate whole drag force, if I have to calculate the complete drag force, then I'm going to do tau wall multiplied by, फिर से ये कहानी मैं आपको कल ही बता चुका हूं। This is something that I have already described now। That drag force आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ड्रैग फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो वॉल shear stress multiplied by W dx। wall shear stress multiplied by W dx। wall shear stress multiplied by W into dx। So wall shear stress multiplied by W multiplied by dx। shear कहते हैं shear stress multiplied by area होता है friction force, viscous force, drag force। shear stress multiplied by area becomes the friction force, viscous force, drag force। W can be taken out and I'm going to replace tau wall as CF multiplied by half rho u infinity square। CF multiplied by half rho u infinity square and dx। The drag force can be written as W outside half rho u infinity square outside and CF
dx इनसाइड, आप नोटिस करोगे कि कल हम कभी भी इंटीग्रल dx के अलावा और कोई चीज को अंदर नहीं रखते थे। आज आप नोटिस करोगे कि हमने इंटीग्रल dx में cf को अंदर रखा है। कोई बताएगा इस बात की इंट्यूशन? कैन somebody टेल मी द इंट्यूशन बिहाइंड दिस? IRMS के लिए मेंस बैच स्टार्ट कीजिए ना प्लीज। December last, a full-fledged batch will be announced. W multiplied by half rho u infinity square and integral CF is a function of x. सरल भाषा में कहें तो, आसान भाषा में कहें तो कल तक क्या था? कल तक था फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी। और इसलिए सब कुछ टाउ वॉल एक्चुअली एक्स के साथ कभी चेंज ही नहीं होता था। टाउ वॉल doesn't change with x, but now the wall shear stress is changing with x. Now the कल तक क्या हो रहा था? फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी। और इसलिए वॉल shear स्ट्रेस कभी भी x के साथ चेंज ही नहीं हुआ, तो अंदर सिर्फ इंटीग्रल dx बचता था। वॉल पे जो shear डेवलप होती थी वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, यहां देख लो, 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 here you see, 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 and लेंथ के अलोंग सभी जगह पर shear स्ट्रेस बराबर बराबर बराबर, यहां देखोगे, यहां देखोगे, या फिर यहां देखोगे, या फिर यहां देखोगे, या फिर यहां देखोगे, यहां यहां यहां, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी। ओके, सो यू हैव द सेम स्टोरी, बट आज वैसा नहीं है। आज धीरे 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 बाउंड्री लेयर ग्रो हो रही है। टुडे दैट्स नॉट द केस। टुडे वॉल shear स्ट्रेस इज चेंजिंग विद एक्स, बट फिर भी हम तो इसको उसी फॉर्मेट में ले जाना चाहेंगे जैसे कल हमने एक्सप्रेस किया था। दैट प्लीज इसे उसी फॉर्मेट में लेकर आइए। दैट एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाफ रो यू इंफिनिटी स्क्वायर इनटू समथिंग, एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाफ रो यू इंफिनिटी स्क्वायर इनटू समथिंग। अब एरिया इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने L से मल्टीप्लाई कर दिया और हाफ रो यू इंफिनिटी स्क्वायर और L से डिवाइड कर दिया, एंड वी आर डिवाइडिंग बाई L। दिस बिकम्स टोटल एरिया जिस पर हम ड्रैग कैलकुलेट कर रहे हैं। आप बता दो मुझे, अगर मैं इसको कल वाले सिंप्लीफाइड वर्जन से कंपेयर करूं, अगर मैं इसको कल वाले सिंप्लीफाइड वर्जन से कंपेयर करूं तो टोटल ड्रैग कोएफिशिएंट को क्या लिख सकते हैं? If I compare this with the simplified version of writing drag that we studied yesterday, how can we describe total integrated drag coefficient? Total integrated drag coefficient can be written as total integrated drag coefficient can be written as 1 upon L integral CF dx, जहां CF कहलाता है लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और CD कहलाता है इंटीग्रेटेड ड्रैग कोएफिशिएंट। CF is known by the name local friction coefficient. Definition right, top right पर लिखी हुई है। The definition is written on the top right. सर एक बात बोलूं, ये सब कुछ बहुत समझ में नहीं आया। क्यों समझ में आएगा? जब ब्लासियस साहब ने सीधे सीधे लाकर प्रकट करके रख दिया तो समझ में क्यों आएगा? लेकिन ये नीचे वाले 3-4 लाइन आपको समझ में आने चाहिए। दैट क्यों हम इंटीग्रेटेड ड्रैग कोएफिशिएंट को लिख सकते हैं 1 अपॉन L इंटीग्रल फ्रिक्शन लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। इंटीग्रेटेड ड्रैग कोएफिशिएंट, हाउ कैन वी राइट 1 अपॉन L इंटीग्रल CF dx, इंटीग्रल CF
dx, इंटीग्रल CF dx। ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। एक बार फिर से पूरी बात को आपके सामने रख देता हूं, एक बार फिर से। और अगर आप आधे घंटे तक पेशेंस के साथ चलते रहे मेरे साथ फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर, इस छोटे से सेशन में इतना बड़ा पेचीदा कॉम्प्लेक्स टॉपिक अकोमोडेट कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कन्विंस करने की कोशिश करूंगा आपको। In this small little session, it's really almost impossible to accommodate so many things. I will still try to convince you, my dear friends. Whenever fluid flows over, whenever fluids flows over a solid surface, like a submarine body, like an aircraft, like आपकी कार, like आपकी बाइक, like एक बिल्डिंग के बाहर से होती हुई एयर फ्लो, तो उस सॉलिड बाउंड्री के आसपास वेलोसिटीज में कुछ डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड बाउंड्री के आसपास वेलोसिटीज में कुछ डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, और बाउंड्री लेयर के अंदर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेंटल साहब ने दो डिफरेंशियल इक्वेशंस दी दुनिया को। और दुनिया को क्या दी? पहले उन्होंने अपने एक शिष्य को दी जो पीएचडी करना चाहते थे, बोले पीएचडी करनी है, चलो ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर दो, दी तुमको पीएचडी की डिग्री। सॉल्व दीज टू डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड आई एम गोइंग टू गिव यू the degree, don't worry. So one is continuity, del u by del x and del v by del y is equal to 0. Another is momentum, u del u by del x plus v del u by del y is equal to u infinity du infinity by dx plus 1 upon rho d tau by dy। किसने सॉल्व किया इन्हें? ब्लासियस ने। किस केस के लिए? एक सिंपल केस के लिए। कौन सा सिंपल केस? फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट। ब्लासियस सॉल्व देम फॉर फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट्स। ब्लासियस सॉल्व देम फॉर फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट्स। ब्लासियस साहब ने इन इक्वेशंस को सॉल्व किया। सॉल्व करके क्या सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, उस बैकग्राउंड में आप जाना भी चाहो तो नहीं जा सकते। Even if you want, you can't go. हाँ, अगर आपकी मर्जी हो तो आप सोम विश्वास साहब को कभी गेट के बाद खंगालने की कोशिश करना। सोम विश्वास साहब ने काफी डिटेल में वो प्रोसीजर और वो न्यूमेरिकल वेलोसिटी प्रोफाइल को डिस्क्राइब किया है। सर इस बुक की हालत तो देखकर, हाँ, ये मेरी पहली किताब थी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने की। जर्जर अवस्था में जरूर है, लेकिन मेरे दिल के बहुत क्लोज है। तब इस बुक में सुमन चक्रवर्ती साहब को ऑथर नहीं हुआ करते थे। दिस इज द बुक व्हेन ओनली एसके सोम साहब एंड गौतम विश्वास साहब ऑथर ऑफ द बुक। काफी जर्जर अवस्था में है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं अपनी बुक्स को बहुत अपने दिल के करीब रखता हूं। सो दैट्स देयर। सो प्रेंटल एंड ब्लासियस साहब ने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करके कैसे भी करके उन्होंने कहा कि मुझे मिल चुका है वेलोसिटी कैसे वेरी करेगा बाउंड्री लेयर के अंदर, और मुझे तो ये भी मिल चुका है कि बाउंड्री लेयर की थिकनेस कैसे चेंज होगी, बाउंड्री लेयर की थिकनेस कैसे चेंज होगी, और मुझे तो ये भी मिल चुका है कि लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, जिसकी फंडामेंटल डेफिनेशन है लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, जिसकी फंडामेंटल डेफिनेशन है टाउ वॉल अपॉन हाफ रो u इंफिनिटी स्क्वायर। लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कैसे चेंज हुआ करेगा, मुझे तो ये भी पता चल चुका है, और मुझे तो ये भी पता चल चुका है कि इंटीग्रेटेड ड्रैग कोएफिशिएंट, जिसकी फंडामेंटल डेफिनेशन है fd अपॉन हाफ रो u इंफिनिटी स्क्वायर a, और जिसे हम 1 अपॉन L CF dx भी लिख सकते हैं, मुझे तो वो भी पता चल चुका है। और उसकी वैल्यू एक सर्टेन L लेंथ पर अगर
मेजर की जाएगी तो इतनी होगी लैमिनार फ्लो के केस में। फॉर लैमिनार फ्लो, हाँ हाँ हाँ, ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके इनफैक्ट बहुत सारे पेजेस ना निकले हुए हैं, ये देखो, ये बहुत सारे पेजेस जो हैं इसके इसे बाहर निकले हुए हैं, तो उनको मैंने लगा के रखा हुआ है। क्या हमने इनमें से किसी भी बात को के बैकग्राउंड को जाना? नहीं। क्या जान सकते हैं? नहीं। बस इतनी सी बातें जानो और कुछ प्रॉब्लम्स करना शुरू करो। फॉर द लैमिनार फ्लो ऑफ अ फ्लूइड ओवर अ फ्लैट प्लेट विद जीरो इंसिडेंस। जीरो इंसिडेंस का मतलब क्या? जीरो इंसिडेंस का मतलब बिल्कुल प्लेट के पैरेलल स्ट्रीम रन कर रही होगी, प्लेट के पैरेलल स्ट्रीम रन कर रही होगी। जीरो इंसिडेंस मींस दिस, जीरो इंसिडेंस मींस दिस दिस इज जीरो इंसिडेंस। जब स्ट्रीम प्लेट के पैरेलल बिल्ड होगी। बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीजेस विद x, which of the following is incorrect? पहला ऑप्शन कहता है बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीजेस विद x। ये तो मतलब इसके लिए तो कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू यूज एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला। यस, डेल्टा इंक्रीजेस, so therefore it is correct actually. Therefore it is correct actually. Wall shear stress decreases with x. अभी के लिए मैं एक इंट्यूशन के थ्रू आपको बताता हूं कि ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो, जब जब आप जैसे ही एंटर करोगे तो वेलोसिटी को 0 से u इंफिनिटी चेंज होना है एक बहुत छोटे से गैप में, बहुत छोटे से गैप में। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ती जाएगी, और बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ती जाएगी तो वेलोसिटी को 0 से u इंफिनिटी चेंज होना होगा एक ठीक ठाक गैप में, एक ठीक ठाक गैप में। आप बता दो मुझे, म्यू चेंज हुआ क्या? नहीं। ड्यू बाई डी वाई चेंज हुआ क्या? हाँ। यहां पर ड्यू बाई डी वाई की वैल्यू बहुत घनघोर है, लगभग 90 डिग्री के आसपास। यहां पर ड्यू बाई डी वाई की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है। आप तो इंट्यूशन से सॉल्व करना शुरू करो। वॉल शेयर स्ट्रेस डिक्रीजेस विद एक्स। यस। कैसे? नहीं समझ में आया सर। ये ऐसे समझ में आएगा आपको, दैट दैट यहां पर जब आप देखोगे स्टेशन ए पर, तो स्टेशन ए पर देखोगे तो आपको पता चलेगा दैट बहुत छोटे से गैप में वेलोसिटी 0 से u इंफिनिटी चेंज होती है। In such a small little gap, velocity is changing from 0 to delta, 0 to u infinity, and therefore shear stress is going to be more initially. But जैसे जैसे आप स्टेशन B की तरफ जाओगे, as you go towards स्टेशन B, my dear friends, velocity में changes होंगे 0 से u infinity. Velocity में changes are happening 0 to u infinity, but in a long gap, बड़े गैप में। डेल्टा y ज्यादा हो गया, डेल्टा y ज्यादा हो गया तो वॉल shear कम होगा, shear stress of course डिक्रीज होता रहेगा। सेकंड ऑप्शन भी सही बात कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इंक्रीजेस विद x। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या? सारी बाउंड्री लेयर थिकनेसेस x के साथ बढ़ती रहेंगी। ऑल द बाउंड्री लेयर थिकनेसेस विल कीप इंक्रीजिंग विद x। ये ध्यान रखना, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हो, चाहे वो मोमेंटम थिकनेस हो, चाहे वो एनर्जी थिकनेस हो, चाहे सिंपल डेल्टा वाली थिकनेस जो हमने डिफाइन की है। सर, ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होता क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होता क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है अभी मैं नहीं बता सकता आपको, आज के सेशन में रिवील हो जाएगा। टुडेज सेशन इट विल बी रिवील्ड, डोंट वरी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज आई नो दैट यस, बाउंड्री लेयर थिकनेस actually keeps increasing, and going with this, even displacement thickness or momentum thickness or energy thickness will keep increasing with x. Delta
keeps increasing with more and more and more and more x. सर ये वैसे मोमेंटम थिकनेस जो आप नाम ले रहे, एनर्जी थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ये होते क्या हैं आज आपको पता चल जाएगा. बाय द एंड ऑफ टुडेज सेशन यू विल नो दैट. सो A is a correct statement, B is a correct statement, B is a correct statement. Only incorrect statement, only possibility of incorrect statement is naturally third option, Q. Q Q Q Q Q Q Q Q. थर्ड ऑप्शन Q इनकरेक्ट है. थर्ड ऑप्शन कहता है रियर हाफ लेंथ में ड्रैग ज्यादा होगा, फ्रंट हाफ लेंथ में ड्रैग कम होगा. एक्चुअली उल्टा होगा. फ्रंट हाफ लेंथ में अभी अभी आपने देखा है कि फ्रंट हाफ लेंथ में शियर स्ट्रेस ज्यादा है. धीरे धीरे शियर स्ट्रेस की वैल्यूज कम हो रही हैं. जस्ट नाउ second option you have seen that in the front side actually shear stress values are less, and as you go more and 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 more towards the rear side of the plate, the wall shear stress keeps becoming smaller. तो आप जानते हो कि shear stress धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा. मतलब अगर आप यहां देखोगे बहुत सारा shear, बट फिर shear डिक्रीज होगा, फिर और shear डिक्रीज होगा, फिर और shear डिक्रीज होगा. shear will keep decreasing. एंड अगर shear डिक्रीज होता रहेगा तो आप अगर फ्रंट हाफ पे कैलकुलेट करो ड्रैग फोर्स, आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा. रियर हाफ पे कैलकुलेट करो ड्रैग फोर्स, हमेशा कम मिलेगा. ओके, इफ यू कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स ऑन द front half, you will always get the drag force more on the front half than the rear half. And FD में half rho u infinity square और WL/2 दोनों कांस्टेंट चीजें हैं. तो इसलिए अगर मैं इसे CD के टर्म्स में एक्सप्रेस करूं, नेचुरली CD on the front half will be more and CD on the rear half will be less. जो लिखा है स्टेटमेंट वो एक्चुअली ऑपोजिट लिखा है, इसलिए इनकरेक्ट है. Whatever is written as a statement is actually opposite to this and therefore it is incorrect. अरे इसमें डी ऑप्शन कैसे रह गया? A thin square plate L meter by L meter is exposed to a laminar flow with zero incidence angle. Stream is parallel to one of the edges of the plate. Now let the plate is cut into n number of plates such that surface area of. Sir, yesterday you told that you will take only the test of production, not the practice course of production. But at least forming तो ले लीजिएगा, because problem हो रही है forming में. आप चिंता मत करें, practice test सब होगा. मैं लूंगा, कोई लेगा, कौन लेगा, वो सब उचित समय आने पर रिवील कर दिया जाएगा. Whether I'm going to take or somebody else is going to take or what's going to happen, that will be revealed at an appropriate time. Okay? So a thin square plate L meter by L meter long. एक तो ये ऑल आउट के आगे भी इतने बेशर्म हो गए हैं, मच्छर कहीं का, जबकि रेड मोड में चल रहा है मशीन इस समय, बट ना इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. ये बल्कि मुझे लगता है और अब मस्त होने लगे हैं. इनको प्रॉब्लम होती है अगर ऑल आउट नहीं लगा होता है. इनको ऑल आउट लगा दिया तो ये और भी झूम झूम के नाच नाच के चलते हैं कि अरे वाह सही है. So there are n number of plates such that surface area of each part plate is identical. If the drag force experienced by original plate was F, ये F है. The drag force experienced by each part plate when exposed to same stream with zero incidence angle and parallel to one of the edges of the plate would be. देखो, हाँ ये टीका उका लगवा कर आ गए हैं, इन्होंने वैक्सीनेट करवा लिया है खुद को.
या तो वैक्सीनेट करवा लिया है या फिर इनको नशा वशा होने लग गया है। ये और मस्त हो जाते हैं कि सही है यार, लगाओ। किसी दिन नहीं लगा तो ये आपस में बात करते होंगे, अबे अलाउड नहीं लगा अभी तक, मजा सा नहीं आ रहा है। एनीवेज देखो और ध्यान से समझिए। एक स्क्वायर प्लेट है L बाई L डायमेंशन की। देयर इज अ स्क्वायर प्लेट ऑफ L बाई L डायमेंशन। देयर इज अ स्क्वायर प्लेट ऑफ L बाई L डायमेंशन एंड एंड इसके ऊपर बिल्ड हो रहा है ये फ्लो ओवर एंड अबव दैट स्क्वायर प्लेट। दिस फ्लो इज बिल्डिंग। आप बता दो मुझे एफ को कैसे एक्सप्रेस करोगे। एफ को एक्सप्रेस करोगे ड्रैग कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय हाफ रो यू इंफिनिटी स्क्वायर इनटू एरिया इज हाउ मच, एरिया इज एल मल्टीप्लाइड बाय एल। आज आपको किसी ने बताया कि उनको ब्लासियस साहब ने बताया 1.328 अपॉन रूट आर ई एल, अपॉन रूट आर ई एल। ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। सो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल गया। अब इस स्क्वायर प्लेट को मैंने अब इस स्क्वायर प्लेट को n नंबर ऑफ स्क्वायर प्लेट्स विद ईच पार्ट प्लेट हैविंग सेम सरफेस एरिया, ऐसे n नंबर ऑफ प्लेट्स में कन्वर्ट कर दिया। आई हैव नाउ कन्वर्टेड दिस cut this square plate into n number of plates। तो हर एक प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा। एंड सेम स्ट्रीम बेटा, सेम स्ट्रीम इसके ऊपर अब मैंने चला दी, सेम स्ट्रीम इसके ऊपर चला दी, सेम फ्री स्ट्रीम। नाउ वी आर मेकिंग laminar flow of the same stream over and above this plate, ओवर एंड अबव दिस प्लेट। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू टोटल एरिया। n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं तो n मल्टीप्लाइड बाई A डैश इज इक्वल टू A डैश हो जाएगा। A डैश इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू A डैश इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू A डिवाइडेड बाई n। एंड अगर अब मैं साइड मान लूं, इस स्क्वायर प्लेट की लेंथ मान लूं स्मॉल l। नाउ इफ आई assume the length of this square plate as a small l, then earlier it must have been capital L, so small l can be written as L upon root n, L upon root n। ध्यान से समझियो। क्या अब कुछ चेंज हो गया? बिल्कुल नहीं। Has something changed now? Nothing। 1.328 upon root RE L, रूट आर ई एल। इसमें जितने ट्रैप वाले ऑप्शंस थे वो मैंने लिख दिए, और जो सही मैंने कैलकुलेट किया था अपने नोट्स में वो लिखना भूल गया। फाइनली all the trap options I have included here, one trap option actually, not all of them are trap, multiplied by area, and area is now original area divided by n। area is now original area divided by n and multiplied by half rho u infinity square। तो आप बता दो मुझे, अब ड्रैग फोर्स और पहले जो ड्रैग फोर्स था दोनों का रेशियो क्या होगा। 1.328 अपॉन 1.328 अपॉन रूट आर ई एल, एंड अब एरिया है a बाई n। नाउ द एरिया इज a बाई n and earlier the area was, ध्यान से समझियो, earlier the area was a and therefore I'm going to get simply, बहुत ध्यान से समझियो, हाफ हाफ डेंसिटी फ्लूइड की वही है, सेम फ्री स्ट्रीम है, इसलिए u इंफिनिटी चेंज नहीं होगा। टोटल एरिया को n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1.328 कैंसिल होंगे, एंड फाइनली आपको मिलने वाला है एफ डी डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन एन। एफ डी डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, ऑप्शन ए।
गए काम से आप अगर ऑप्शन ए क्लिक कर दिया आपने, इफ यू क्लिक ऑप्शन ए यू आर गॉन, यू आर इमीडिएटली गॉन। क्यों? क्योंकि जो REL कैंसिल किया बच्चा आपने, वो नहीं कैंसिल होगा। REL नहीं कैंसिल होगा। पहले पहले लेंथ L है और बाद में पहले लेंथ कैपिटल L है, तो बाद में लेंथ है L/√n। एग्जैक्टली। सो नाउ आई एम गोइंग टू गेट, ये बाद पहले वाला RE ऊपर आ जाएगा, पहले वाला RE ऊपर आ जाएगा और बाद में जो रेनॉल्ड्स नंबर चेंज हुआ है वो नीचे चला जाएगा एंड 1/n। रेनॉल्ड्स नंबर को अगर मैं कैपिटल L की बेसिस पर लिखूंगा, सो रो यू इन्फिनिटी L/μ, एंड रेनॉल्ड्स नंबर को अगर मैं स्मॉल l की बेसिस पर लिखूंगा, सो रो यू इन्फिनिटी small l/μ, small l/μ. Now you can simplify this and finally you can report what exactly are you getting. Small l की वैल्यू रिप्लेस कर देना कैपिटल L/√n. Small l please replace as capital L/√n. इक्वेशन पहले मैं सोच रहा था टेस्ट में दूं, लेकिन टेस्ट में फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे इसलिए नहीं दिया। So tell me what is that you are getting? क्या मिलता है जल्दी बताओ। 2:30 पर आप टेस्ट ही अपलोड हुआ था। वो एक्चुअली अब क्या बताऊं, छोड़ो। F/n⁴। एक्चुअली जिसको मैंने अपलोड करने को दिया था उसके साथ कुछ वो गलती कर गया, बट ठीक है, लीव इट। First time it happened and last time it happened. It will never happen again. n⁴ 1/n⁴. Cool. So FD is equal to final drag force हो जाएगा। Final drag force is going to be initial drag force upon n⁴. Option D is correct. Yes. बढ़िया। तो इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपके सामने, आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और करवा देता हूँ आपको। मैंने बोला ना फ्रंट हाफ और रियर हाफ वाली बात। आई टोल्ड यू अबाउट दैट फ्रंट हाफ एंड रियर हाफ थिंग ना। तो फ्रंट हाफ और रियर हाफ का रेशियो अगर आपको कभी कैलकुलेट करने को कह दिया जाए, दैट ऑल्सो यू कैन डू। FD is equal to CD 1.328 upon root REL multiplied by area multiplied by half rho u infinity square। ये सिर्फ अनमैचेबल पर FM की कोई स्पेशल क्लास भी थी क्या? नहीं 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 नहीं। ये सिर्फ तब वैलिड है जब आप लीडिंग एज से काउंट करो। तो जब आप ड्रैग फोर्स फ्रंट हाफ पर कैलकुलेट कर रहे होगे तब तो आप कर सकते हो, बट जब आप ड्रैग फोर्स रियर हाफ पर कैलकुलेट कर रहे होगे तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके कर ही नहीं सकते।
when you are calculating the drag force on rear half, you can't calculate it. मैं फ्रंट हाफ वाले को F1 बोल देता हूं और रियर हाफ वाले को F2 बोल देता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला मेजर्स L फ्रॉम लीडिंग एज, मेजर्स X फ्रॉम लीडिंग एज। ये फॉर्मूला कहता है कि आपको जहां तक भी कैलकुलेट करना है करें, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन लीडिंग एज, प्लेट की लीडिंग एज से मेजर करना शुरू करें L। Keep start measuring L from leading edge of the plate. Start measuring L from leading edge of the plate. ओके, सो फ्रंट हाफ पर तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, रियर हाफ नहीं कर सकते। रियर हाफ की दवा क्या है? रियर हाफ की दवा है टोटल माइनस फ्रंट हाफ। दवा ऑफ रियर हाफ इज नेचुरली टोटल माइनस फ्रंट हाफ। नाउ आई एम गोइंग टू राइट ए हो जाएगा फ्रंट हाफ के लिए W इंटू एल बाई टू एंड टोटल के लिए WL। तो front half I'm going to write 1.328 upon 1.328 and RE of first half length multiplied by W into L by 2 multiplied by W into L by 2 and half rho U infinity square, half rho U infinity square, and total के लिए I can write 1.328 upon total के लिए पूरी लेंथ काउंट होगी। For total length will be counted and even area total length की basis पर count होगा, and half rho U infinity square minus front half का force हटा दो आप, तो front half का force हटा दोगे तो once again RE front half के लिए L by 2 length का Reynolds number count होगा, W multiplied by L by 2 area and half rho U infinity square। हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर ने हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर को हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर से हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर तक मार दिया। हाफ रो इन्फिनिटी स्क्वायर ने हाफ रो इन्फिनिटी स्क्वायर को हाफ रो इन्फिनिटी स्क्वायर से हाफ रो इन्फिनिटी स्क्वायर तक मार दिया। W ने L को W ने L को W ने L को W से L तक मार दिया। So WL cancel, get cancelled away, and I'm going to get 1 upon root REL by 2 upon 1 upon root REL minus 1 upon root REL by 2. 1 upon root REL by 2 and total divided by 1 upon root RE on the basis of L minus 1 upon root RE on the basis of L by 2। बहुत सही, तो आपको मिलने वाला है, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, रो यू इन्फिनिटी L अपॉन म्यू, सिर्फ बचेगा, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। रूट एल ने रूट एल को रूट एल से रूट एल तक मार दिया, आपको मिलता है न्यूमरेटर में रूट 2 और डिनोमिनेटर में मिलता है 1 माइनस रूट 2। न्यूमरेटर यू आर गेटिंग रूट 2 एंड इन डिनोमिनेटर यू आर गेटिंग 1 माइनस रूट 2। कैन यू प्लीज कंफर्म? You missed 2. Yes. I missed the 2 at one place basically। अगर मैं 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूं, I'm gonna get extra 2 here। एरिया वाला जो था ना वो मैं मिस कर गया था, सो आपको मिल जाएगा रूट 2 माइनस 1। ग्लासियस साहब की इंफॉर्मेशन की बेसिस पर आप ये सारी बातें कैलकुलेट कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय ग्लासियस यू कैन कीप डूइंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर सकोगे। बट दिमागी दिमागी कीड़ा कहता है ये सारे सॉल्यूशंस ग्लासियस साहब ने दे दिए, लेकिन पता नहीं क्यों फील सा नहीं आ रहा सर। प्रेंटल साहब ने इक्वेशंस दे दी और उन प्रेंटल साहब की डिफरेंशियल इक्वेशंस को
ब्लासियस साहब ने सॉल्व किया और ब्लासियस साहब ने सॉल्व करके बोला कि वेलोसिटी प्रोफाइल पता चल गई है, लेकिन सिर्फ मुझे पता है। बाउंड्री लेयर थिकनेस x के साथ चेंज होती रहेगी। ब्लासियस साहब सेड दैट बाउंड्री लेयर थिकनेस विल कीप चेंजिंग विद x। हाउ आई अराइव एट दिस रिजल्ट? ब्लासियस साहब सेज दैट यू बेटर डोंट नो। अच्छा होगा कि तुम ना ही समझो, वो ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। You better don't know, that will be better for you. CF value will be equal to 0.664 upon root REX and CD value will be equal to 1.328 upon root REL. ये ध्यान रखना, लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का कभी कोई यूज नहीं करोगे। प्रेंटल साहब के ही दूसरे शिष्य प्रकट हुए कई सालों बाद। प्रेंटल साहब के ही दूसरे शिष्य प्रकट हुए कई सालों बाद और उन्होंने दुनिया को सरप्राइज कर दिया। प्रेंटल साहब के ही एक और शिष्य कई सालों बाद प्रकट हुए। ब्लासियस साहब की स्टोरी 1908 के आसपास की है। प्रेंटल साहब के दूसरे शिष्य, जो कि वन ऑफ द एरोडायनेमिक्स में खतरनाक कंट्रीब्यूशन, वॉन कारमान साहब का। एरोडायनेमिक्स में वॉन कारमान साहब का खतरनाक कंट्रीब्यूशन। वॉन कारमान साहब ने बोला, अनमैचेबल वेबसाइट आल्सो नीड्स टू हैव प्लेबैक स्पीड कंट्रोल इन लाइव क्लास जस्ट लाइक YouTube so that we can catch up if we miss something. I will get it done. I will get it done. Don't worry. I will get it done. I will get two things done. One, PDF download. Another, playback speed change. So, वॉन कारमान साहब ने दुनिया को सरप्राइज किया। कैसे सरप्राइज किया? ध्यान से समझियो। जस्ट फॉर अ मैटर ऑफ 10 to 15 मिनट्स, प्लीज 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 बी वेरी वेरी अटेंटिव। बहुत ध्यान से समझियो। ब्लासियस साहब ने सॉल्व करके आपको बहुत कुछ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं वॉन कारमान साहब की एनालिसिस के बारे में आपको बताना शुरू करूं, आप बता दो मुझे, इससे पहले कि मैं आपको वॉन कारमान साहब की एनालिसिस के बारे में बताना शुरू करूं, और जानना सब कुछ जरूरी है। क्यों? क्योंकि गेट अनप्रेसिडेंटेड है। वो ये जरूर चेक करते हैं कि आपने कहीं से पीवाईक्यूज की बेसिस पर ट्रिक्स तो, एल्गोरिदम्स तो रट नहीं ली। इसलिए जानना सब कुछ जरूरी है, भले ही आप ऊपर ऊपर से ही समझें। इससे पहले कि मैं एनालिसिस डिस्कस करूं, आप मुझे बताना पसंद करें कि क्या बाउंड्री लेयर में कोई वर्टिकल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है क्या? इज देयर एनी वर्टिकल वेलोसिटी एग्जिस्टिंग इन द बाउंड्री लेयर? कैन यू प्लीज टेल मी दिस, दैट इज देयर एनी वर्टिकल वेलोसिटी एग्जिस्टिंग इन बाउंड्री लेयर? हेलो पीपल, hello people, is there any vertical velocity existing in boundary layer? Yes. क्यों? क्योंकि आपको ध्यान हो, थर्ड चैप्टर में मैंने एक प्रॉब्लम करवाई थी और मैंने आपको कहा था दैट बीसी सरफेस से एक मास फ्लो रेट एग्जिस्ट कर रिया है। और वैसे भी अगर यू इन्फिनिटी यहां से गायब हुआ, अगर ये वेलोसिटी यहां से गायब हुई, if this velocity has disappeared, now sir will make a jugaad of a streamline. Exactly. If this velocity has disappeared, where has it gone? ये missing flow कित्थे गया? ये मिसिंग फ्लो कित्थे गया? आप बोलने वाले हो कि क्योंकि AB से एंटर करने वाला मास फ्लो रेट CD से एंटर करने वाले मास फ्लो रेट से ज्यादा है और नीचे कोई मास जा नहीं सकता अनलेस प्लेट जो है वो फोम की बनी है और वो पानी को सोख रही है। तो आप बोलने वाले हो कि BC सरफेस से फ्लो एग्जिस्ट करना होगा, एंड इफ द फ्लो मस्ट एग्जिस्ट थ्रू BC सरफेस, इट कैन ओनली एग्जिस्ट perpendicular
वेलोसिटी के थ्रू। आपको किसी ने बताया था कि किसी सरफेस से फ्लो तब तक नहीं एग्जिस्ट कर सकता जब तक उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी एग्जिस्ट ना करे। बीसी सरफेस से फ्लो तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब 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 परपेंडिकुलर वेलोसिटी एग्जिस्ट करे। इसका मतलब समझे गया दैट मेजर वेलोसिटी तो मैं मानता हूं हॉरिजॉन्टल है, बट माननी होगी बात कि थोड़ी सी वेलोसिटी वर्टिकल भी है बाउंड्री लेयर के आसपास। आसपास टू द बाउंड्री लेयर देयर इज लिटिल बिट वेलोसिटी वर्टिकल एज वेल। इसका मतलब समझे दया स्ट्रीमलाइंस 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 इंक्लाइंड होंगी। दिस मीन्स streamlines will be inclined। बहुत ध्यान से समझियो। This means streamlines will be inclined upward क्योंकि resultant velocity पूरी तरह से horizontal नहीं है। Resultant velocity is not totally horizontal, my dear friends. This is the boundary layer. This is the boundary layer, and horizontal velocity is not totally, I mean velocity is not macroscopically, ठीक है आप कह सकते हो सिर्फ x डायरेक्शन में ही तो हो रहा है फ्लो, बट माइक्रोस्कोपिकली रोड पे थोड़ा बहुत इधर उधर का मूवमेंट भी हो रहा है गाड़ियों का, थोड़ा बहुत इधर उधर का मूवमेंट भी हो रहा है। मैक्रोस्कोपिकली सारी गाड़ियां रोड के अलोंग ही चल रही हैं, लेकिन कभी कोई इधर उधर लेन थोड़ी सी चेंज करता है तो एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब स्ट्रीमलाइन, ध्यान से समझियो, स्ट्रीम लाइन इज गोइंग टू बी inclined like this, inclined like this। कहते हैं स्ट्रीमलाइन के परपेंडिकुलर कोई फ्लो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और इसलिए अगर मैं मान लूं कि स्ट्रीमलाइन ये ब्लैक वाली है और ये डिस्टेंस h है, तो एक बात बहुत क्लियर है, ये फ्लो ये फ्लो और ये फ्लो आपस में इक्वल होने चाहिए। दीज टू फ्लोज मस्ट बी इक्वल। ध्यानम से समझियम। फर्स्ट थिंग वर्टिकल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है। सेकंड थिंग वर्टिकल वेलोसिटी छोटी सी एग्जिस्ट कर रही है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इंक्लाइंड होगी। सिंस there is a vertical velocity existing, so resultant velocity is going to be inclined। अगर resultant velocity inclined है तो streamline inclined होगी। streamline inclined होगी, और streamline inclined होगी अगर, तो streamline के perpendicular कोई flow exist नहीं कर सकता। There can't be any flow existing perpendicular to the streamline। A बी सी डी जो लिया था उसके बजाय मैं लेने वाला हूं इस बार ए एम एन डी, और ए एम एन डी पे लगाएंगे लीनियर मोमेंटम इक्वेशन। वी आर गोइंग टू अप्लाई लीनियर मोमेंटम इक्वेशन ऑन लीनियर मोमेंटम इक्वेशन ऑन ए एम एन डी। किसी ने आपको कहा इस छोटे से रिवीजन प्रैक्टिस प्रोग्राम में ही सही, बट किसी ने आपको कहा कंटिन्यूटी और मोमेंटम का कॉम्बिनेशन किलर कॉम्बिनेशन हुआ करता है। कंटिन्यूटी प्लस मोमेंटम, मोमेंटम प्लस कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी प्लस मोमेंटम, मोमेंटम प्लस कंटिन्यूटी। हाउ मच मोमेंटम आया इज इक्वल टू गया बिकॉज ऑफ स्टेडी फ्लो। स्टेडी होने के कारण कुछ रुकेगा नहीं। बिकॉज ऑफ स्टेडी नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप, नथिंग इज गोइंग टू गेट एक्यूमुलेटेड। आया बराबर गया, आया बराबर गया, आया बराबर गया। आ रहा है आ रहा है आ रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी हो गया मोमेंटम। एक और तरीका है फ्लूइड पे, एक और तरीका है फ्लूइड पे मोमेंटम के आने का। अरे इतनी जल्दी भूल गए, अभी 2 दिन 3 दिन पहले रिवाइज करवाया है यार आपको मोमेंटम इक्वेशन मैंने। In the chapter number 4, I discussed momentum equation, and that momentum equation is nothing but momentum आया and momentum force की वजह से आ सकता है, and within the control volume momentum change हुआ plus momentum गया।
मोमेंटम गया। मोमेंटम आया कितना, रो मल्टीप्लाइड बाय यू इंफिनिटी इंटू एच डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय रो multiplied by u infinity multiplied by h multiplied by w and further multiplied by velocity। कितना फोर्स, कितना फोर्स, कितना फोर्स, कितना फोर्स। एक प्लेट की वजह से फ्लूइड पर एक बैकवर्ड ड्रैग फोर्स एक्ट कर रहा होगा और एक प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा होगा। स्टेडी होने की वजह से ये जीरो हो गया। ड्यू टू स्टेडी दैट बिकम्स जीरो। आउटफ्लो जो है मोमेंटम का, क्या आप उसे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं? नहीं। आउटफ्लो आपको ऐसे लिखना होगा, रो इंटू यू वेलोसिटी एनीवेयर, रो इंटू यू वेलोसिटी एनीवेयर multiplied by w into dy multiplied by w multiplied by dy। This is the mass, छोटू mass flow rate, and छोटू mass flow rate multiplied by u becomes momentum flow rate। इसको आप जीरो से लेकर डेल्टा तक इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल मोमेंटम फ्लो मिल जाएगा। मैं देख रहा था कोई ग्रुप पर कह रहा था कि सीधे सीधे एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में लिख दो, सीधे सीधे एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में लिख दो, रो यू एवरेज इनटू डेल्टा हाइट इनटू डब्ल्यू एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाय यू एवरेज। तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं, मोमेंटम फ्लक्स करेक्शन फैक्टर यूज करना होगा। पहली बात तो यू एवरेज के टर्म्स में लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यू एवरेज वो हाइपोथेटिकल वेलोसिटी नहीं है जो सेम मोमेंटम फ्लो रेट दे दे। यू एवरेज वो हाइपोथेटिकल वेलोसिटी है जो सेम डिस्चार्ज दे दे। यू एवरेज इज नॉट दैट hypothetical uniform velocity that can give you same momentum flow rate. You average is only that hypothetical uniform velocity that can give you same discharge. Okay, now listen, never write momentum flow rate at a variable velocity like this। आपकी गलती अगेन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस डेप्थ में कोई कभी खुद नहीं गया और ले जाना नहीं चाहता। प्रेशर फोर्सेस जीरो होंगे, क्यों जीरो होंगे बताएंगे सभी लोग कमेंट्स में लिखकर फटाफट। फ्लैट प्लेट के लिए प्रेशर फोर्सेस जीरो होंगे, बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर फटाफट 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 फटाफट। आज ही मैंने डिस्क्राइब किया है, टुडे इटसेल्फ आई हैव डिस्क्राइब्ड दैट, टुडे इटसेल्फ आई हैव डिस्क्राइब्ड दैट, टुडे इटसेल्फ आई डिस्क्राइब्ड दैट एक थिन फ्लैट प्लेट की वजह से फ्री स्ट्रीम के फ्लो एरिया में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है और इसलिए फ्री स्ट्रीम के ओवरऑल कंटिन्यूटी से यू इंफिनिटी चेंज नहीं होगा। एंड इफ यू इंफिनिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज देन फ्रॉम बर्नौली। सर बर्नौली कैसे लगा सकते आप? बर्नौली कैसे लगा सकते? बर्नौली ऐसे लगा सकते कि आउटसाइड अभी भी इनविसिड है, outside we still have the flow to be inviscid, outside we have flow inviscid, so pressure remains constant। flat plate पे अगर 0 डिग्री पैरेलल स्ट्रीम है फ्लैट प्लेट के तो प्रेशर कांस्टेंट रहा करेगा। बहुत ध्यान से समझियो। तो बेटा मोमेंटम कभी भी अगर एक वेरिएबल वेलोसिटी के लिए लिखना तो प्लीज इंटीग्रेशन करके ही लिखना होगा, इंटीग्रेशन करके ही लिखना होगा। We will have to write it with integration. Unfortunately, I don't know H। DN सेक्शन से पास होने वाली स्ट्रीम लाइन लीडिंग एज पर कितनी हाइट पे कट कर रही है नहीं मालूम है, मालूम 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 है कैसे मालूम है, रो इंटू यू इंटू area total mass flow rate and rho into velocity into छोटू area, rho into velocity into छोटू area, जीरो से डेल्टा तक टोटल मास फ्लो रेट। सर mn से भी तो कुछ मास बाहर जा रहा होगा। हाँ, उसके साथ साथ तुम भी बाहर जाओ, उसके साथ साथ ना तुम भी बाउंड्री लेयर के बाहर।
रो ने रो को मार दिया, डब्ल्यू ने डब्ल्यू को मार दिया, आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी यू अपॉन यू इन्फिनिटी डी वाई 0 से लेकर डेल्टा तक। मैंने क्या बोला था आपको? कंटिन्यूटी प्लस मोमेंटम इज अ किलर कॉम्बिनेशन। आप ही नहीं मान रहे थे। मैंने क्या बोला था आपको? कंटिन्यूटी प्लस मोमेंटम इज अ किलर कॉम्बिनेशन। मैंने कंटिन्यूटी यूज कर ली, आया बराबर गया रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ फ्लो। सर ये डब्ल्यू कहाँ है? दिख नहीं रहा। डब्ल्यू खोपड़िया में है, डब्ल्यू खोपड़िया में है। एच की वैल्यू रखेंगे एंड आई हैव रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। एच की वैल्यू रख दो बेटा। एच की वैल्यू रखेंगे यू अपॉन यू इन्फिनिटी डी वाई 0 से लेकर डेल्टा तक माइनस ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू इंटू डी वाई 0 से लेकर डेल्टा तक। फाइनली मैं लिख सकता हूं बस एक कदम चलने को बाकी रह गया। मुझे पता है मैं आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा हूं। आई नो आई एम टेस्टिंग योर पेशेंस, बट जस्ट वन स्टेप मोर एंड वी आर गोइंग टू सी दैट सरप्राइज, वी आर गोइंग टू सी दैट मैजिक जो वान खारमान साहब ने अप्रोक्सीमेटली ही सही दुनिया को दिया। Von Karman Saab gave a magic to the world and we are going to see that magic. FD is equal to, आप नोटिस करो रो और W कॉमन है, रो और W कॉमन है एंड U infinity स्क्वायर एंड U अपॉन U infinity 0 से लेकर डेल्टा तक dy माइनस रो और डब्ल्यू को कॉमन ले लिया है मैंने, यू स्क्वायर डी वाई। अच्छी बात यह है कि दोनों इंटीग्रल्स 0 से लेकर डेल्टा तक हैं। द गुड न्यूज इज दैट बोथ द इंटीग्रल्स आर फ्रॉम 0 टू डेल्टा। सीट बेल्ट बांध लें सभी लोग। एफ डी इज इक्वल टू रो कॉमन था, डब्ल्यू कॉमन था, पहले टर्म में यू इन्फिनिटी स्क्वायर है और u अपॉन यू इन्फिनिटी 0 टू डेल्टा dy एंड दूसरे टर्म में मेरे पास है रो और w कॉमन लेने के बाद u स्क्वायर। In the second term we have simply u square dy. In the second term we simply have u square dy. ध्यान से समझियो। वॉन कारमैन साहब की जय हो। u infinity square को पूरी तरह से कॉमन लेंगे। I'm going to take u infinity square totally common, and if I take u infinity square totally common, I'm going to get u by u infinity minus u by u infinity whole square and dy, and once again 0 to delta. My dear friends, I now take w to this side. I now take w to this side and I also take rho to this side. I also take rho to this side and then I get u infinity square alone, and apart from u infinity square I have this complicated integral. I have this complicated integral u by u infinity 1 minus u by u infinity. अब ये complicated integral क्या है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात क्लियर है। अगर कल के डिस्कशन को आप याद करें तो एक बात बहुत क्लियर है। इफ यू रिकॉल yesterday's discussion, then one thing is very 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 clear. If you recall yesterday's discussion, then one thing is very 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 clear that अगर कैसे भी करके हमें वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन मिल जाया करेगी, if somehow anyhow velocity की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो my dear friends, if somehow anyhow we get the information of velocity profile, then we can evaluate that integral. जैसे कल आप u अपॉन u m कर रहे थे, वैसे ही एक्सटर्नल फ्लो में
u अपॉन u इन्फिनिटी अगर कैसे भी करके हमें पता चल जाए तो हम ये कैलकुलेट कर सकेंगे इस पूरी इंटीग्रेशन को, जिसे वेलोसिटी प्रोफाइल का फंक्शन अज्यूम किया जा सकता है। दिस होल इंटीग्रेशन वॉन कैरमैन साहब gave a new name theta, and with that new name theta I'm going to get fd upon rho w, fd upon rho w, and right hand side I have u infinity square theta. Let's differentiate this with respect to x. Let's differentiate this with respect to x. इस पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। इन द राइट हैंड साइड वी आर गोइंग टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्लेट के लिए, only and only and only and only and only and only for thin plate, flat plate, u infinity can be treated as constant। और ऐसा नहीं है कि मैंने डिस्क्राइब नहीं किया, I actually described it। I actually described it today itself। आज ही मैंने डिस्क्राइब किया है आपको। Today itself I have described it that area remains constant, velocity remains constant, pressure remains constant। Area remains constant, velocity remains constant at large, and pressure remains constant। बट सर बीच में हल्की सी वेलोसिटी तो मर गई है। वो इतना, अगर आप एक 10 मीटर हाइट का एयर स्ट्रीम देखोगे, सो दैट्स सो नेग्लिजिबल। A thin plate, flat plate doesn't cause much change in whole stream। ध्यान से समझियो, this story is only going to become interesting from here। यहां से स्टोरी और सिर्फ इंटरेस्टिंग होती जाएगी। And we have d theta by dx। guys आप बता दो मुझे dfd अपॉन w dx क्या है? आपको नहीं लगता कि dfd अपॉन छोटू ड्रैग फोर्स अपॉन छोटू एरिया विस्कस shear स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? You don't think so? dfd upon w dx is representing the viscous shear stress। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इस इक्वेशन को वॉन कैरमैन साहब ने दुनिया को दिया, और वॉन कैरमैन साहब ने बोला कि प्रेंटल साहब ने डिफरेंशियल मोमेंटम इक्वेशंस दी थी और उन्हें ब्लासियस ने सॉल्व किया था। मैं दुनिया को इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन दे रहा हूं बाउंड्री लेयर में। प्रेंटल साहब gave differential momentum equations belonging to boundary layer। Prandtl साहब gave differential momentum equations belonging to boundary layer। What are those differential momentum equations? Those differential momentum equations are u del u by del x plus v del u by del y is equal to u infinity du infinity by dx plus 1 upon rho d tau by dy। कैरमैन साहब ने कहा कि मैं दुनिया को इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन दूंगा। ये ध्यान रखना, है वो प्रेंटल के ही चेले। ही इज द स्कॉलर ऑफ प्रेंटल साहब। वन कैरमैन साहब ने उसी बाउंड्री लेयर में मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन का यूज किया। वन कैरमैन साहब यूज्ड
integral momentum equation to describe the motion in same boundary layer. थीटा जो आपने लिखा है उसे कहते हैं मोमेंटम थिकनेस। क्यों कहते हैं मोमेंटम थिकनेस? क्योंकि मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करते समय पैदा हुआ नहीं, उसका एक और इंटरप्रिटेशन है क्योंकि उसे मोमेंटम थिकनेस कहा गया। बट अभी के लिए ठीक है, आप कह सकते हो कि क्योंकि वॉन कैरमैन actually applied momentum equation in integral form. Therefore, theta जो है उसे हम कहने वाले हैं momentum thickness. We are going to call that theta value as momentum thickness. This theta here will be known by the name momentum thickness. Means no pressure force. X direction में वैसे भी pressure force नहीं है, even if you don't assume pressure remaining constant. A plate with negligible thickness can't have X direction में pressure force. Even if the pressure force is going to arise, it's only going to arise in Y direction. Even if the pressure force is going to arise, it's only going to arise in Y direction. A plate that is having whole area horizontal, that plate can experience pressure force only vertical. Pressure force is a perpendicular force to the area. So yes, pressure force is zero here. Now, that brings me to the last point that you need to keep in mind, that जो इंटीग्रल वॉन कैरमैन्स इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन आपने डिराइव की है, ये सिर्फ जीरो प्रेशर ग्रेडियंट के लिए है, ड्यू टू इट्स बीइंग वेरी थिन। एग्जैक्टली दिस वॉन कैरमैन्स इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन, ये लास्ट वाली इक्वेशन कहलाती है वॉन कैरमैन integral momentum equation, but only valid for flat plate. अगर blunt bodies जैसे सिलेंडर, स्फेयर होंगे तो आप इसे नहीं यूज कर सकोगे, उसमें प्रेशर फोर्सेस को भी काउंट करना होगा। You will have to count even the pressure forces there. Wait a moment. चलो अब आप देखो ब्लासियस साहब, बाउंड्री लेयर इज परमानेंट सॉल्यूशन फ्रॉम यू। एग्जैक्टली, कोई और पढ़ा भी नहीं सकता ये टॉपिक्स कन्विंसिंग लेवल पर, ओपन प्लेन। ये टॉपिक्स विस्कस फ्लो, खासकर एक्सटर्नल विस्कस फ्लो, इस लेवल की कन्विंसिंग के साथ नोबडी कैन डिलीवर, दैट्स एन ओपन प्लेन। और जिन्होंने पढ़ा होगा किसी और से फ्लूइड्स, वो वेरीफाई कर पाएंगे इस फैक्ट को। u by u infinity is equal to 2y by delta minus y by delta square. Momentum thickness calculate करें। Momentum thickness is u by u infinity 1 minus u by u infinity 0 to delta. Momentum thickness is u by u infinity 1 minus u by u infinity dy 0 से लेकर डेल्टा तक। u by u infinity, अगर वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसी पैराबोलिक हो, क्या है एग्जैक्टली वो मुझे नहीं पता। वो कैरमैन साहब कहते हैं खेलते हैं थोड़ा, कैरमैन साहब कहते हैं थोड़ा लेट्स प्ले। अगर
बाउंड्री लेयर की वेलोसिटी प्रोफाइल को इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सके। इफ द velocity profile within the boundary layer can be described like this. Parth, by the way, I hope you are doing great in your job. So, if the boundary layer can be described, अगर parabolically described किया जा सके, so I'm going to get 2y by delta minus 2 into 2, 4 y square by delta square plus 2y cube by delta cube, 2y cube by delta cube minus y square by delta square minus minus plus 2y cube by delta cube. Just in case if I commit any mistake in mathematics somewhere, please do tell me. Minus y power 4 upon delta power 4. सीट बेल्ट बांध लें सभी लोग, ऐसे प्रॉब्लम्स इस बार आएंगे पक्का। 2y by delta and y square delta square will become 5y square upon delta square. 5y square upon delta square. 2y cube by delta cube. 2y cube by delta cube and minus minus plus 2y cube by delta cube, that will become 4y cube upon delta cube. And finally we have y power 4 upon delta 4. Momentum thickness calculate कर सकते हैं। सर वो ब्लास्टियस साहब ने बताया और हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व की, 3 प्रॉब्लम्स एक्चुअली सॉल्व की। एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, ब्लास्टियस साहब ने जो इंफॉर्मेशन हमें दे दी थी उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व की। पहली प्रॉब्लम एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम थी। फर्स्ट प्रॉब्लम वाज अ theoretical problem where first option telling you a correct statement, fourth option again telling you a correct statement, second option again telling you a correct statement, third option is not telling you a correct statement, third option is telling you ulta, opposite to the correct statement, third option is telling you opposite to the correct statement. So answer is third option. And then we started comparing drag forces on certain area to other certain area. इस तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं पहले भी गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स में, आते रहेंगे आगे भी। Such kind of problems earlier also they have been asked in GATE and engineering services exams, and they will keep coming further as well. They will keep coming further as well. And एक हमने इस पे अपनी तरफ से यहां बनाकर भी किया। One problem we have solved this one that here we have solved, है ना, फ्रंट हाफ एंड रियर हाफ का रेशियो। बट ये बीच में आप फिर क्या लेकर आ गए? ब्लासियस साहब ने बता तो दिया था, ब्लासियस साहब एनीवे टोल्ड एवरीथिंग। ये क्या लेकर आ गए? Blasius Saab anyway told everything, how the boundary layer thickness is changing, and सबसे important बात drag coefficient, the most important thing drag coefficient, the most important thing drag coefficient. He told. Then what are you doing? ये पेंटन साहब और उनके शिष्य, इन्होंने इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है, क्या बताऊं कितना कुछ किया है। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन 2 एंड ये हो जाएगा 5y क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा 4y पावर 4 अपॉन 4 और ये हो जाएगा y पावर 5 अपॉन y पावर 5 अपॉन 5, 0 से लेकर डेल्टा तक इंटीग्रेट कर दें एंड फ्रैक्शन में बताएं। टेल मी इन द फ्रैक्शंस।
0.11667 डेल्टा। नो टेल मी इन द फ्रैक्शन। वैसे मेरे पास रिजल्ट है यहाँ पर 2 delta by 15, so yours is not correct. 2 delta by 15 exactly. रट में मत लगना, रट में मत लगना. Don't start mugging it up, okay? This momentum thickness is going to be 2 delta upon 15. कब? अगर मैं मान लूं वेलोसिटी पैराबोलिकली चेंज हो रहा है बाउंड्री लेयर के अंदर. If I assume that velocity is parabolically changing within the boundary layer, क्या velocity actually parabolic change हो रही है? तो फिर ब्लासियस साहब खड़े होके मुस्कुराएंगे कि भाई साहब अगर डिस्क्राइब की जाती तो मैं डिस्क्राइब ही ना कर देता, अगर डिस्क्राइब की जा सकती तो मैं डिस्क्राइब कर देता. इसी वेलोसिटी के साथ वॉल shear कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? With this velocity, can you calculate wall shear value? With this velocity, can you calculate wall shear value? If the velocity is changing parabolically with y, if the velocity is changing parabolically with y, can you find out wall shear stress? Newton's law of viscosity, tau is equal to mu du by dy. वॉल की बात हो रही है तो y को 0 रख देना बच्चा. If you are talking about wall or plate, put y is equal to 0 and du by dy becomes 2 by delta and 2y by delta square. To y by delta square, put y is equal to 0, then you get wall shear stress 2 mu upon delta. 2 mu upon delta. पूरी connections को trace करते रहना. Please keep tracing the connections. Please keep tracing the connections. U by U infinity is equal to 2y by del. U by U infinity is equal to 2y by del माइनस y by डेल्टा स्क्वायर. इसके लिए आपने मोमेंटम थिकनेस कैलकुलेट किया है 2 delta by 15 and shear stress at wall is 2 mu by delta. मिलन कराएंगे इनका वॉन कैरमैन्स इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन के थ्रू. वॉन कैरमैन्स इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन के थ्रू. थ्रू वॉन कैरमैन्स इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन, फ्लैट प्लेट के लिए वॉन कैरमैन्स इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन इज टाउ ऑल अपॉन रो इज इक्वल टू u infinity square d theta by dx. इस पैराबोलिक प्रोफाइल के लिए टाउ वॉल अभी कैलकुलेट किया है आपने 2 mu u infinity by delta. टाउ वॉल अभी कैलकुलेट किया है आपने 2 mu u infinity by delta using Newton's law of viscosity. Using Newton's law of viscosity, we calculated tau wall as 2 mu u infinity upon delta and theta we calculated by its fundamental definition. Its fundamental definition is u by u infinity and 1 minus u by u infinity multiplied by dy. So दोनों वैल्यूज हम कैलकुलेट करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं. We are sitting here already calculating both the values. D by dx of 2 delta upon d by dx of 2 delta upon 15. D by dx of 2 delta upon 15. ध्यान से समझियो, दोनों तरफ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे. 15 इस तरफ आएगा और एक u infinity कैंसिल हो जाएगा. 15 will come to the left hand side and I have rho remaining here and 1 u infinity remaining here.
and let's take delta to that side, and let's take dx to this side. Let's take delta to that side. इंटीग्रेट देने पर ये हो जाएगा 15 म्यू x अपॉन रो u इंफिनिटी और प्लस c, और ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2। c की वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? मैं सिर्फ डायग्राम बना देता हूं, बाकी आप फिगर आउट करना कि उस डायग्राम में मैंने क्या हिंट दी। C value will be 0. C value will be 0. C value will be 0. Delta square is equal to 30x upon rho u infinity upon mu। एक एक्स्ट्रा x अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे, एक एक्स्ट्रा x अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे, एक एक्स्ट्रा x अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे। सभी लोग खड़े होकर तुरंत तुरंत तुरंत, हम थोड़ी ना कुछ करते हैं, ये अपने आप प्रकट हो जाते हैं। हम क्या करें बताओ? विस्कस फ्लो का कोई भी प्रॉब्लम हो, ये महोदय अपने आप प्रकट हो जाते हैं। डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू डायमेंशन अपॉन विस्कोसिटी, density into velocity into dimension upon viscosity, he himself, it itself keeps on appearing. What I can do? I cannot do anything, my dear friends. Under root 30 क्या होता है? Under root 30 is 5.477। ब्लास्टिस साहब, जहां आपने एक ब्लैक बॉक्स दुनिया से छिपी हुई बात करते हुए पहुंचाया था, वहां वान कारमान साहब ने दुनिया के सामने सब कुछ दिखाकर पहुंचाया। लगभग आपने एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया था 5x upon root REX, and here one Carman साहब is telling that look दुनिया वालों, मैं तुम्हें सब कुछ पूरी एनालिसिस बताकर दिखा रहा हूं कि बाउंड्री लेयर थिकनेस x के साथ चेंज हुआ करेगी। और कैसे चेंज हुआ करेगी? रूट REX के x को अगर न्यूमरेटर के x से कैंसिल कर दूं तो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू रूट x। इफ आई कैंसिल one root x from numerator and one root x from denominator, delta is proportional to root x। ये कितना अमेजिंग है दैट बचपन से आप पढ़ते आए हो दैट x proportional to y square पैराबोला ऐसा ही तो होता है। और जब भी कोई टीचर क्लास में बाउंड्री लेयर की ग्रोथ बनाता है तो वो शायद खुद भी नहीं रियलाइज करता कि वो y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x यानी कि y प्रोपोर्शनल टू रूट x एक पैराबोला ही तो बना रहा होता है। इट्स अ पैराबोला। ऐसे ही किसी भी वेलोसिटी प्रोफाइल के साथ ये काम किया जा सकता है, किसी भी वेलोसिटी प्रोफाइल के साथ ये काम किया जा सकता है। अभी तक आपने क्या किया? प्लीज ये प्रोसीजर याद रखो, क्योंकि ये प्रोसीजर नहीं याद रखोगे आपको कन्वेक्शन कभी समझ में नहीं आएगा। If you don't remember this procedure, you will never understand the convection analysis. You will never understand the convection analysis if you don't understand the procedure. So once you have velocity profile, once you have velocity profile, then step 1 is always going to be calculate theta. Step 1 is always going to be calculate theta. Step 1 is always going to be calculate theta. What is the theta value we got? 2 delta upon 15. Step 2 is going to be apply Newton's law of viscosity.
and calculate tau wall. Step 3 is always going to be von Karman's integral momentum equation. अगर आप टाउ वॉल और थीटा दोनों को रिप्लेस करोगे, फाइनली आपको मिलेगा डेल्टा अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5.477 अपॉन रूट आर ई एक्स प्लस ये आपके एग्जैक्ट सॉल्यूशन से थोड़ा सा डिफर करता हुआ। एंड देन आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज टाउ अपॉन हाफ रो यू इंफिनिटी स्क्वायर फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स। टाउ वॉल की वैल्यू रख दो बेटा, टाउ वॉल की वैल्यू रख दो 2 म्यू यू इंफिनिटी अपॉन डेल्टा, 2 म्यू यू इंफिनिटी अपॉन डेल्टा, and then I have half rho u infinity square। एक u infinity ने एक u infinity को मार दिया, एक u infinity ने एक u infinity को मार दिया, and we have 2 and 2 becoming 4। ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। We have 2 and 2 becoming 4, and let's take that rho u infinity and mu down and delta की वैल्यू रख दो। डेल्टा की वैल्यू इज 5.477x अपॉन रूट आर ई एक्स, एंड यहां पर रो u infinity अपॉन म्यू। आई एम टेकिंग दैट म्यू टू द डिनोमिनेटर। x के साथ मिलाकर देखें और सभी लोग खड़े होकर प्रणाम करेंगे। सभी लोग फिर से एक बार खड़े होकर प्रणाम करेंगे। आपको मिलता है लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, लोकल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 4 अपॉन आंसर 0.73 upon root REX, 0.73 upon root REX. This is the coefficient of friction. ब्लास्किट्स आपके एग्जैक्ट रिजल्ट से मैच तो नहीं कर पाए, बट ब्लास्किट्स आपके एग्जैक्ट रिजल्ट से बहुत दूर भी नहीं है। With exact result of Blasius Saab, of course, we did not match, but we, of course, are not far away from exact result of Blasius Saab. Integrated drag coefficient find out करेंगे। Integrated drag coefficient अगर आप करने वाले हो वो हमेशा आएगा फ्लैट प्लेट के केस में, याद रख लो। वैसे तो आपको कोई भी CF का फंक्शन दे दिया जाए, आप इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर सकते हो। आज ही मैंने डिस्क्राइब करके बताया है आपको इस तरह से, लेकिन फ्लैट प्लेट के लिए प्लीज याद रख लो हमेशा आएगा ट्वाइस ऑफ CF। CF में बस REX को REL कर दिया करना। In CF you simply do REX as REL, so this will become 1.46 upon root REL। ये काम सिर्फ पैराबोलिक ही नहीं, क्यूबिक वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए भी किया जा सकता है, और ऐसा पाया गया है कि क्यूबिक वेलोसिटी प्रोफाइल के रिजल्ट्स ब्लासियस साहब के एग्जैक्ट सॉल्यूशन के काफी क्लोज हैं। क्यूबिक वेलोसिटी प्रोफाइल से मिलने वाले रिजल्ट्स ब्लासियस साहब के एग्जैक्ट सॉल्यूशन के काफी क्लोज हैं।
मैंने आपको पैराबोलिक के लिए करके दिखाया 2 डेल्टा वाई 15 5.477 अपॉन रूट आर ई एक्स, लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.73 और ड्रैग इंटीग्रेटेड ड्रैग कोएफिशिएंट 1.46। लास्ट लाइन में क्या है सर? लास्ट लाइन में क्या है? ये बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। डोंट वरी। इन द लास्ट लाइन व्हाट इज देयर? I am going to describe that, don't worry. So पहला step, velocity profile, then you can calculate momentum thickness, then you can calculate tau wall, and then using von Karman's integral momentum equation, you can always get boundary layer thickness. Boundary layer thickness एक बार मिल गई आपको, CF tau wall मिल गया तो CF मिल जाएगा बड़े आराम से। CF you are going to get। ये इतना पार्ट वीडियो का फिर से देखना और क्यूबिक प्रोफाइल के लिए आप खुद से करने की कोशिश करना। This much part you see yourself, and for cubic profile you start doing by yourself। ध्यान रखना क्यूबिक के लिए करने में आपको मजा आएगा क्योंकि क्यूबिक एग्जैक्ट सॉल्यूशन के काफी क्लोज है। क्यूबिक इज वेरी 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 क्लोज विद एग्जैक्ट सॉल्यूशन, इसलिए यू विल हैव फन डूइंग इट। Correct relation between local friction coefficient and momentum thickness for external viscous flow with zero pressure gradient would be। ये क्या है? अगर प्रेशर फोर्सेस ना काउंट करने हो, if pressure forces are not to be counted, then integral momentum equation is something like this. Though let's introduce 2 in left hand side and let's introduce 2 in right hand side. मात्र 100 150 साल 100 120 साल पहले अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे होते तो फ्लूइड डायनेमिक्स वाले चैप्टर और पोटेंशियल फ्लो के बाद आपका फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो गया होता। लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को मोमेंटम थिकनेस से डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है। लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कैन बी related with momentum thickness directly। मैं आपको ले चलता हूं अगले डिस्कशन पर। अब आपको फ्लैट प्लेट पर लैमिनार फ्लो से रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया जाए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। छठा डिस्कशन था ब्लासियस का एग्जैक्ट सॉल्यूशन एंड सातवां डिस्कशन, नहीं पहले इसको खत्म कर दूं, विस्कस फ्लो खत्म कर दूं, फिर हम लोग ब्रेक पर जाएंगे। सातवां डिस्कशन वॉन कैरमैन साहब का अप्रॉक्सीमेट तरीका, लगभग वहीं जाकर पटक देने का जहां ब्लासियस साहब का एग्जैक्ट सॉल्यूशन पटकता है। Von Karman's approximate way makes you reach almost exactly to the same destination where Blasius Saab's results make you reach exact solutions of Blasius Saab। Now I take you to
ये ध्यान रखना, मैंने टर्बुलेंट के लिए कुछ नहीं सिखाया है, और टर्बुलेंट के लिए इस छोटे से प्रैक्टिस सेशन में और रिवीजन सेशन में कुछ हो भी नहीं सकता, इसलिए आई विल टोटली अवॉइड इट। हाँ, ये गुड न्यूज ये है कि 99% ऑफ द टाइम्स वेबिनार से बातें पूछी जाती हैं, जिन्हें टर्बुलेंट सीखना ही हो उनको मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स से करना पड़ेगा। सर ब्रेक दे दीजिए प्लीज। बस एक छोटा सा डिस्कशन होगा, लाइक हार्डली 10 to 15 minutes डिस्कशन। लेट्स फिनिश दिस अप ना, विस्कस फ्लो का लास्ट डिस्कशन। ड्रैग एंड लिफ्ट with factor of safety of okay, okay, 8th डिस्कशन, ड्रैग एंड लिफ्ट। मोमेंटम थिकनेस के बारे में अभी बताऊंगा, मैंने बोला ना कि एक लास्ट लाइन जो बाकी है। चलो अच्छा जाओ, 10 मिनट के ब्रेक के बाद आओ और उसके बाद हम लोग ये करते हैं। एक्चुअली सही बात है, सागर सही कह रहा है कि 10 मिनट तो आप कह रहे हो, लेकिन फिर वो बड़ा अमाउंट जाएगा। दैट्स ट्रू। सो गो फॉर। सर रिक्वेस्ट है एक, कार्तिक बताओ क्या रिक्वेस्ट है। चलो ड्रैग एंड लिफ्ट करते हैं 10 मिनट के एक ब्रेक के बाद। वी विल स्टार्ट द क्लास एट 10:45 अगेन। 10:45 से 12 सवा 12 तक खींचेंगे एंड विल डू नेट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिएगा। नेट वाला क्वेश्चन आसान है, हाँ? सिंपली डिवाइड इट इनटू एन नंबर ऑफ। नेट वाला क्वेश्चन आसान है, ट्राई इट। एक्चुअली बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज। नहीं, 1 AM तो नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि कॉम्प्रेसिबल फ्लो तो आज नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से सेशन करेंगे। पोटेंशियल फ्लो तक आज सीमित रहेंगे। वी विल रिमेन लिमिटेड अप टू पोटेंशियल फ्लो। चलो पीपल, सी यू आफ्टर 15 मिनट्स। नहीं 15 मिनट्स नहीं, 10 मिनट्स। अनअकैडमी छोड़ दिया क्या आपने? हाँ हाँ हाँ, अनअकैडमी लगभग लगभग छोड़ दिया है। लगभग क्या, मतलब छोड़ ही दिया है, बस एक लास्ट रनिंग कोर्स है, दैट्स इट। देयर इज वन लास्ट रनिंग कोर्स। एक्चुअली मैं अपने बैचेस को जिस तरह से रन करना चाहता था वो संभव नहीं हो पा रहा था बहुत ज्यादा, तो आई डिसाइडेड इन अगस्त itself that I'm going to break free. ड्रैग एंड लिफ्ट। अभी तक आपने जो ड्रैग देखा वो इंसिडेंटली एक फ्लैट प्लेट पर था, और एक फ्लैट प्लेट पर होने के कारण ड्रैग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ विस्कस शियर की वजह से अराइज हुआ। स्ट्रीम के अलोंग डेवलप होने वाले फोर्स में प्रेशर का कोई रोल नहीं रहा। सो फार वी हैव सीन। सर मेरे कमेंट, मैंगलोर में बहुत सर्दी हो गई, लास्ट 2 डेज से कंटिन्यू बारिश। हाँ 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 हाँ, मैंने देखा आपका कमेंट, डोंट वरी। तो बेंगलोर में तो मौसम वैसे भी खुशनुमा रहता है, और आजकल तो विंटर है तो थोड़ा खुशनुमा रहना भी चाहिए। तो दोस्त, प्रेशर 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 जो है वो नेचुरली स्ट्रीम के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा था, इसलिए ड्रैग कैलकुलेट करने में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शियर का रोल आया। इन द ड्रैग कैलकुलेशन ओनली एंड ओनली शियर का रोल इज देयर। ओके, बट ब्लंट बॉडीज वगैरह के केस में क्या होगा, दैट शियर और प्रेशर दोनों का रोल होगा, स्ट्रीम के अलोंग भी और स्ट्रीम के परपेंडिकुलर भी। स्ट्रीम के अलोंग आप देखेंगे तो शियर का भी रोल होगा और प्रेशर का भी रोल होगा। ऐसे ही स्ट्रीम के परपेंडिकुलर देखेंगे, ये स्ट्रीम की डायरेक्शन है बाय द वे,
this is the direction of stream, this is the direction of stream. So स्ट्रीम के डायरेक्शन में विस्कस का भी रोल है और प्रेशर का भी रोल है। विस्कस आप मैसूर पाक बहुत लाइक करते हो, हाँ जी। तो विस्कस की वजह से भी कुछ फोर्स आएगा टाउ डीए, और प्रेशर की वजह से भी कुछ फोर्स आएगा पी डीए। विस्कस की वजह से टाउ डीए और प्रेशर की वजह से पी डीए। आप जानते हो विस्कस शेयर स्ट्रेस भी होता है, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर ऑल्सो इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। दिस इज ऑल्सो फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं स्ट्रीम के अलोंग टाउ की वजह से अराइज होने वाले फोर्सेस का कंपोनेंट देखना शुरू करूं, if I start looking at the components of tau arising along the streamline, if I start looking at the component of viscous shear along the stream, then that's going to become cos theta, and p का component हो जाएगा नेचुरली। अगर टाउ हॉरिजॉन्टल से थीटा फॉर्म कर रहा है तो p वर्टिकल से थीटा फॉर्म करेगा, और p का कंपोनेंट हो जाएगा p sin थीटा। Component of P is going to become P sin theta. Stream के along viscous shear stress का भी कुछ रोल है, और stream के along pressure का भी कुछ रोल है। There is some role of pressure also along the stream, and there is some role of viscous shear also along the stream. Stream के along total force calculate करना हो अगर आपको, तो नेचुरली पूरी बॉडी के छोटे पॉइंट्स पर डेवलप होने वाले ये shear forces और छोटे पॉइंट्स पर डेवलप होने वाले ये प्रेशर फोर्सेस सम अप करने होंगे आपको। यू विल हैव टू सम देम अप। स्ट्रीम के परपेंडिकुलर, स्ट्रीम के परपेंडिकुलर टाउ का कंपोनेंट होगा टाउ मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, लेकिन स्ट्रेस को जब तक आप एरिया से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वो फोर्स नहीं बन सकता। टाउ मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, एंड p का कंपोनेंट होगा p मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। कहीं पर हो सकता है कि वर्टिकल हो, अपवर्ड हो, कहीं पर हो सकता है डाउनवर्ड हो, इसलिए आई एम राइटिंग प्लस माइनस। देयरफॉर आई एम राइटिंग प्लस माइनस बिकॉज समटाइम्स इट मे बी वर्टिकली अपवर्ड, समटाइम्स इट मे बी वर्टिकली डाउनवर्ड। प्रेशर फोर्स का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा कुछ होने वाला है। स्ट्रीम के परपेंडिकुलर ये है नेट फोर्स, चाहे प्रेशर के कारण हो या विस्कस शियर के कारण हो। नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रीम कहलाता है ड्रैग। नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रीम कहलाता है ड्रैग फोर्स, चाहे प्रेशर के कारण हो या फिर शियर के कारण हो। नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम कहलाता है लिफ्ट। आप अगर इस तरह से ड्रैग और लिफ्ट के फॉर्मूलाज लिखकर किसी लेमैन के सामने ले जाओगे, वो बोलेगा मुझे एफएम पढ़नी ही नहीं है, मुझे एफएम पढ़नी ही नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्लैट प्लेट के केस में आपने इसी जनरल केस का एक सबसेट यूज किया। Frankly speaking, in case of flat plate, you actually used this general formula, and then theta is equal to 0. So it became cos 0 became 1. And that's why tau dA हमेशा आपको रिजल्ट दे दिया करता था। बट फिर आपने देखा कि अल्टीमेटली ड्रैग फोर्स एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बदल जाया करता है, और वो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है CD into A into half dynamic pressure। इसी तरह से लिफ्ट को भी हाँ सीरियसली वो डिसाइड, अगर आप ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स
कि ये इतने बड़े एक्सप्रेशंस लेकर किसी के सामने जाओगे और बोलोगे कि एफएम में पढ़ते हैं ये पता है, बोलेगा अच्छा सही किया बता दिया, डिसीजन लेने में आसानी हो गई कि नहीं पढ़ना है। लेकिन वही ड्रैग और वही लिफ्ट के आप अगर ये वाले वर्जन्स लेकर जाओगे कि एक कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग होगा और प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय डायनामिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, होता ही है फोर्स, तुम जानते हो डायनामिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया होता ही है फोर्स, हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। बर्नौली से आप देख लो, half rho u square is actually equivalent to pressure. From Bernoulli, you can see half rho u square is equivalent to pressure, and pressure multiplied by area is anyway force. So let's just remember that one. That is much easier. ऐसा नहीं है कि आपने ये एनालिसिस की नहीं है। फ्लैट प्लेट के लिए आप ये एनालिसिस करके, फ्लैट प्लेट के लिए इतनी एनालिसिस करके ही आपने कैलकुलेट किया 1.328 अपॉन अंडर रूट REL। ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग न्यू यू आर स्टडीइंग। फ्लैट प्लेट के लिए आज ही आपने किया है 1.294 और 1.293। पैराबोलिक के लिए किया आपने 1.46 और ऐसे ही किया इंटीग्रल टाउ डीए से ही किया। बट दिस इज मच बेटर, नो दिस इज मच बेटर। ये वाले याद रखना ज्यादा आसान है। बस आपको ड्रैग कोएफिशिएंट गिवन होना चाहिए एंड देन यू कैन डू द मैजिक। ड्रैग कोएफिशिएंट और लिफ्ट कोएफिशिएंट अगर आपको गिवन हो तो यू कैन डू द मैजिक। सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग हियर। बस एक दो बातें याद रखनी है। मान लो, मैंने इसलिए फंडामेंटल तरीका बता दिया कि मान लो कभी आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए तो आप दूसरे स्टूडेंट्स की तरह ऐसे मत देखने लगना ऑप्शंस को कि ओ मोरी मैया जो का देख लो। आपको पता है कि ये फंडामेंटल तरीका है ड्रैग और लिफ्ट को एक्सप्रेस करने का। ड्रैग शियर के वजह से भी डेवलप हो सकता है और ड्रैग प्रेशर की वजह से भी डेवलप हो सकता है। बेसिकली नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रीम, बेसिकली नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रीम, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रीम, नेट फोर्स अलोंग स्ट्रीम एक सिंप्लीफाइड तरीका है इसको लिखने का, डायनामिक प्रेशर या काइनेटिक हेड के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। देयर इज अ सिंप्लीफाइड वे दैट इज expressing it in terms of dynamic head or dynamic pressure. Similarly, viscous shear stress के कारण भी और प्रेशर के कारण भी, दोनों के कारण स्ट्रीम के परपेंडिकुलर भी एक फोर्स डेवलप होगा। Perpendicular to stream also there is a force developing. Net force normal to stream. Net force normal to stream. अगर आपको ड्रैग और लिफ्ट कोएफिशिएंट्स गिवन है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स एक्चुअली ग्रेट। ये था ड्रैग एंड लिफ्ट का पहला डिस्कशन। दिस वाज फर्स्ट डिस्कशन ऑफ ड्रैग एंड लिफ्ट। देखो ध्यान से समझियो। तो ड्रैग एंड लिफ्ट का पहला डिस्कशन। दूसरा डिस्कशन दैट किसी भी तरह की बॉडी हो, आपको ड्रैग एंड लिफ्ट कोएफिशिएंट गिवन रहेगा। अगर ड्रैग कोएफिशिएंट गिवन है या लिफ्ट कोएफिशिएंट गिवन है या लिफ्ट कोएफिशिएंट गिवन है, the drag coefficient is given and lift coefficient is given, then simply remember this that प्लेट के केस में आप वेटेड एरिया यूज करोगे। प्लेट के केस में क्या यूज करोगे? प्लेट के केस में एरिया का मतलब होगा वेट एरिया।
प्लेट के केस में जो भी फॉर्मूलाज डेवलप किए गए हैं वो वेट एरिया के बेसिस पर किए गए हैं। दे हैव बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ वेट एरिया। ब्लंट बॉडीज का केस होगा अगर, जैसे एक स्फेरिकल बॉडी या जैसे एक सिलिंड्रिकल बॉडी। इफ इट इज द केस ऑफ अ ब्लंट बॉडी लाइक अ spherical body or a cylindrical body, then projected area will be used। क्यों सर? घर की खेती है क्या कि जब चाहें जैसे कभी वेट एरिया यूज कर रहे हैं, कभी प्रोजेक्टेड एरिया यूज करने लगे? सर वैसे ही एक्सपेरिमेंटली सीडी और सीएल को उसी एरिया के साथ मैनिपुलेट किया गया। CD and CL have been manipulated on the basis of that kind of area। So if it is blunt bodies, then in formulas में जो एरिया आप कंसिडर करने वाले हो वो होगा हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया अलोंग स्ट्रीम। और अगर प्लेन एरिया है तो फिर आप सिंपली वेट एरिया का फंडा लगाओगे। इफ इट इज प्लेन एरिया देन you are simply going to count that much area which is wet, which is wet, which is wet। If it is blunt body like a sphere, like a cylinder, then you are going to take the projected area। अगर blunt body है तो projected area लेने वाले हो। अगर एरोफॉयल है तो प्लैनफॉर्म एरिया। तो अगर CD और CL गिवन हो तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सॉल्व कर सकते हो। सर पोर्तुगाल हार गया, बहुत दुख में पड़ रहा हूं इस टाइम। आप ब्राइट साइड देखो, पहली बार एक अफ्रीकन कंट्री सेमीफाइनल में गई है। लेट्स चीयर अप फॉर देम एज वेल। मोरक्को जैसी कंट्री सेमीफाइनल में पहुंच गई। सो लेट्स से दिस टाइम फॉर अफ्रीका, वाका वाका। तो अभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये है, अ शिप tows a submerged cylinder 1.5 meter in diameter and 22 meter long। अरे बाप रे। At 5 meter per second in fresh water, taking drag coefficient as 0.4, estimate the towing power in kilowatt if the cylinder axis is normal to tow direction। Finally back to online। great 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 great। अच्छा चलो देखो 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 देखो। ये एक सिलेंडर को टो कर रहा है और सिलेंडर, जिस सिलेंडर को ये टो कर रहा है, एक शिप से एक सिलेंडर को आप टो कर रहे हो एंड सिलेंडर की एक्सिस टो डायरेक्शन के नॉर्मल है। सिलेंडर की एक्सिस ये टो डायरेक्शन है, दिस इज द टो डायरेक्शन एंड सिलेंडर की एक्सिस नॉर्मल है यानी कि बोर्ड के परपेंडिकुलर। अब इसमें कुछ भी नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग देयर इज नथिंग। स्ट्रीम के अलोंग ड्रैग फोर्स कैलकुलेट कर लो,
एंड उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके पावर कैलकुलेट कर लो. Calculate drag force. Drag force is going to be CD multiplied by projected area multiplied by half rho u infinity square. Drag coefficient given है आपको 0.4 and area projected area क्या हो जाएगा? Projected area क्या हो जाएगा? What's going to be the projected area? The projected area is going to be along the stream. Projected area is going to be d multiplied by L. Along the stream, projected area is going to be d multiplied by L. d multiplied by L. Diameter given है आपको 1.5 मीटर, 1.5 मीटर and length भी given है 22. Multiplied by half. Density water में आप टो कर रहे हो तो 1000 and u infinity इस velocity के साथ टो कर रहे हो that is 5. So you are going to get things easily. 0.4 into 1.5 into 22 multiplied by 1000 multiplied by 25 upon 2. 165 kilonewton. इतना ड्रैग फोर्स 165. और वैसे भी 22 मीटर लंबा सिलेंडर, समझ रहे हो आप. पानी में आप कभी एक छोटी सी चेयर मूव करा के देखना. 22 मीटर लंबा सिलेंडर तो बहुत दूर की बात हो गई. Inside water, if you try to move simply a chair, you will understand that this value is not really surprising. आपको मालूम होना चाहिए power is equal to force multiplied by velocity. 165,000 multiplied by velocity further, that is 5, and you are going to get 825 kilowatt. 825 kilowatts. मेन चीज होगा प्रोजेक्टेड एरिया. Wind at 30 km per hour blows horizontally over a vertical cylindrical column. Wind at 30 km per hour blows horizontally blows horizontally, 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 horizontally. एंड सिलेंडर का लेंथ है 30 मीटर और डाया है 1.5 मीटर. रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 3 into 10 power 5 and drag coefficient is 1.1. Reynolds number more than 3 into 10 power 5 and drag coefficient is 0.4. With air density 1.2, determine the maximum lateral deflection of the column. सोम का क्वेश्चन है ये. हाँ, एफएम का क्वेश्चन है, सोम का क्वेश्चन है, एफएम का क्वेश्चन है, सोम का क्वेश्चन है, एफएम का क्वेश्चन है. First of all, decide RE. In case of cylinder, RE is decided on the basis of dia. क्यों? अगेन क्यों का कोई जवाब नहीं है. RE का कोई ऐसा फिक्स डेफिनेशन नहीं है. आपको अलग 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 केसेस के लिए आप अगर एक्चुअल एनालिसिस करने चलोगे, जैसे आपने फ्लैट प्लेट के लिए की, तो रेनॉल्ड्स नंबर पैदा होता है एक्चुअली. और जब रेनॉल्ड्स नंबर पैदा होता है तो आप जिस फॉर्म में, जिस स्वरूप में वो पैदा होता है, उस स्वरूप में आप उसे एक्सेप्ट करते हो. Reynolds number actually appears in different analysis, and in whatever form it appears, you form ka question exactly. So RED will become equal to rho. By the way, mu is given. Mu मैं भूल गया mention करना. 1.81 into 10 power minus 5 Pascal second. Pascal second. So I'm going to get rho multiplied by u infinity multiplied by d upon mu, and I'm going to get 1.2 multiplied by u infinity is how much? U infinity is
30 किलोमीटर पर आवर, सो मैंने उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई डाया, डाया इज 1.5। सिलेंडर के केस में रेनॉल्ड्स नंबर डाया की बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा, क्यों, कैसे, कहाँ, नो आर्ग्यूमेंट प्लीज। रेनॉल्ड्स नंबर अलग अलग विस्कस फ्लो की प्रॉब्लम्स में एक पैदा होने वाला नंबर है, जब जिस विस्कस फ्लो में जिस तरह से वो पैदा होता है उस विस्कस फ्लो के में उसी तरह से उसे डिफाइन कर दिया गया। रेनॉल्ड्स नंबर इज अ Reynolds number is a quantity, a number, a parameter that appears in different viscous flow problems, and the way it appears, that way it is defined in that problem. Mu is given as 1.81 into 10 power minus 5. So I'm going to get 1.2 multiplied by 30,000 upon 3600 into 1.5 upon 1.81 into 10 power 5. Hey guys, I'm getting 2.715 into 10 power 6. 2.715 into 10 power 6. इसका मतलब ड्रैग कोएफिशिएंट एप्लीकेबल होगा 0.4। आप कैलकुलेट करने वाले हो टोटल, आप कैलकुलेट करने वाले हो टोटल 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 टोटल, आप कैलकुलेट करने वाले हो टोटल ड्रैग फोर्स। टोटल ड्रैग फोर्स हो जाएगा CD मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्टेड एरिया। स्ट्रीम के डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा D मल्टीप्लाइड बाई L। In the direction of a stream, projected area will become D multiplied by L. D multiplied by L, and into half into rho into U infinity square. CD value is known to you, 0.4 and 1.5 into 30, 1.5 into 30 and into 1.2 multiplied by U infinity square, which is 30,000 upon 3600, 30,000 upon 3600 square. So and divided by 2. Hey guys, I'm getting 2625 Newton. 2625 Newton. Could you please confirm? 2625 Newton. Along होगा ना प्लेन, along होगा प्लेन मतलब ऐसा ही तो गिवन है। Wind blows horizontally over a vertical cylindrical column. Vertical cylindrical column ऐसा ही तो दिखेगा। 750 Newton. 0.4 into 1.5 into 30 into 1.2 into 30,000 upon 3600 का square upon 2, 750 Newton exactly. $750 न्यूटन का ड्रैग एक्सपीरियंस करेगा ये कॉलम इस विंड फ्लो के कारण। Because of this wind blowing, it is going to experience a drag of 750 Newton. But 750 न्यूटन को प्लीज कॉन्सेंट्रेटेड लोड के जैसे मत अप्लाई कर देना, नहीं तो गए काम से। रेनॉल्ड्स नंबर मैंने गलत कैलकुलेट किया है। ओहो, 1.2 into 30,000 upon 3600 multiplied by 1.5 upon 1.81 into 10 power 5, 8.28 into 10 power 6. अच्छी बात यह है कि हमारा आगे का कैलकुलेशन इससे अफेक्ट नहीं होगा। क्यों? दिस इज 8.29 into 10 power 6, क्योंकि वैसे भी सिर्फ ड्रैग कोएफिशिएंट की वैल्यू ही तो मिलनी थी इससे। 8.29 into 10 power 6 बढ़िया। हाँ, फ्लेक्सोरल रिजिडिटी देना भूल गया मैं, आई एम सो सॉरी। ई वैल्यू कॉलम के लिए नोट कर लो।
कॉलम के लिए ई वैल्यू इज, लेट्स से इट इज अ कॉपर कॉलम, 100 गीगा पास्कल. So now don't apply that 750 Newton as a point load. Apply that 750 Newton as a UDL. वो 750 न्यूटन आप कैसे अप्लाई करने वाले हो? वो 750 न्यूटन आप अप्लाई करने वाले हो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह. 750 Newton you are going to apply like a uniformly distributed loads. मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्लेंडेड दुनिया में आपका स्वागत है, जहां वाइब्रेशंस में एफएम और एफएम में सोम और थर्मोडायनेमिक्स में मैकेनिक्स गुस्सा करता है. टोटल फोर्स इज 750 Newton. Now you can calculate maximum deflection in a cantilever beam subjected to UVL, omega L power 4 upon 8 EI. Omega L power 4 upon 8 EI. I don't know omega, so I'm going to club omega with L so that I get the total load. So in terms of total load, maximum deflection is going to be W L cube upon 8 EI. मैंने ओमेगा को L के साथ क्लब कर दिया so that मुझे टोटल लोड पता चल जाए, एंड टोटल लोड वैल्यू इज टोटल लोड के टर्म्स में आ जाए. एंड लेंथ आपको गिवन है 30 एंड ई वैल्यू इज नथिंग बट 100 GPa. 100 GPa को 10 पावर 3 इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड I. अच्छा, GPa को पास्कल में चेंज करो क्योंकि बाकी सभी मीटर में हैं. Everything else is in meter, so let's change GPa to Pascal. And I value will become pi multiplied by 1.5 power 4 upon pi multiplied by 1.5 power 4 upon 64. बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. 64 into 750 multiplied by 30 multiplied by 30 multiplied by 30 upon 800, and further upon 10 power 9, and further upon pi, and further upon 1.5 power 4. Hey guys, I'm getting 1.018 into 10 power minus 4 meter. If I multiply with 1000, I'm going to get 0.1018 mm. पोटेंशियल फ्लो करना है, एक्सेलरेट प्लीज. हाँ, एक्सेलरेट कर रहे हैं. 0.1018 mm, 0.1018 mm, 0.1018 mm, 0.1018 mm, 0.1018 mm is the answer. चलो, एक ड्रैगन लिफ्ट में वैसे तो बहुत कुछ, कॉम्प्रिहेंसिव में तो मैंने बहुत कुछ कवर किया है और बहुत डिटेल में कवर किया है, बट going with the constraint of this revision crash course thing, revision and practice course thing, एक आप माइक्रो पार्टिकल्स के लिए याद रख लो. माइक्रो पार्टिकल्स जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू बहुत कम रहा करेगी, रेनॉल्ड्स नंबर वैल्यू इज वेरी 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 very small. If Reynolds number value is very small, like less than 1, then my dear friends, it can be proved that CD is equal to 24 upon RE. इस तरह के फ्लो को कहते हैं creeping flow. This kind of flow is known by the name creeping flow. एंड स्टोक्स साहब ने इसके लिए ड्रैग डिटरमाइन किया था 3 पाई म्यू वी डी. डी क्या है? डी है उस छोटे से पार्टिकल का डाया. बट सर जरूरी तो नहीं है छोटा सा पार्टिकल स्फेरिकल ही हो. अब छोटा ही है इतना, तो फिर क्या स्फेरिकल, क्या ऑक्टागोनल, क्या हेक्सागोनल, क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? बट आप इसे कहते हैं स्टोक्स लॉ. This is known by the name Stokes law. Again, in comprehensive course, I have
I have told the background logic of Stokes law using Navier-Stokes equation. Navier-Stokes equation यूज करके मैंने इसका बैकग्राउंड लॉजिक बताया है. बट माइक्रो पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए याद रख लो आप स्टोक्स लॉ 3 पाई म्यू वी डी. या फिर अगर इसे मैं अपने फॉर्मेट में चेंज करूं, if I try to change it in my format, what is my format? My format is to change it into pi d square by 4. पहले तो जो कुछ भी स्टोक्स आप बता रहे हैं वो पूरा लिख लो और उसके बाद जो इंट्रोड्यूस करना है करते रहो और उसे डिनोमिनेटर में भी इंट्रोड्यूस करते रहो. Keep introducing it in numerator, keep introducing it in denominator. And I would like to have one more v. Okay, keep introducing it, no problem. And I would like to have rho. Okay, you introduce, no problem. मुझे रो चाहिए, बढ़िया बात है. चाहिए तो इंट्रोड्यूस करो ना, जो चाहिए इंट्रोड्यूस करो. Whatever you want. Now I also want 1/2. बढ़िया, 1/2 भी इंट्रोड्यूस करो. अभी 1/2 हाईलाइट कर देता हूं मैं, जिसको अलग अलग करेंगे. So 1/2 and rho and v square I'm going to take separate, and pi d square by 4 I'm going to take separate. So I'm going to take this much separate, okay? I'm going to take this much separate. I'm going to take half rho v square separate, and I'm going to take pi d square by 4 separate. Pi d square by 4 separate क्यों? क्योंकि एक स्फेरिकल पार्टिकल का प्रोजेक्टेड एरिया होगा, एक स्फेरिकल पार्टिकल का प्रोजेक्टेड एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा. A spherical particle projected area in any given direction is going to be pi d square by 4. So I separated this much. What else is left? Pi ने pi को cancel कर दिया, and 4 and 2 and 3 they will together become 24. They will together become 24. एक d ने एक d को मार दिया, and in numerator we have only mu remaining. In denominator we have rho remaining, v remaining, and w remaining. In denominator we have rho remaining, v remaining, w remaining. So I'm going to get 1/2 rho v square, and pi d square by 4 becomes projected area, and 24 divided by rho v d upon mu. सभी लोग खड़े होकर प्रणाम करेंगे. सभी लोग खड़े होकर प्रणाम करेंगे. मुझे तो लगता है स्टोक्स लॉ को वो ब्लैक वाले फॉर्मेट में याद रखने के बजाय बेटर होगा आप इस फॉर्मेट में याद रखें, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है जो आप बाकी सारे केसेस के लिए भी याद रखते ही हो. दिस इज द फॉर्मेट दैट यू एनीवे रिमेंबर. सभी लोग खड़े होकर रेनॉल्ड्स चाचा जी को प्रणाम करेंगे. बट ये ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यूज 1 से कम हो तभी वैलिड है. हालांकि कभी अगर आपको वेरी स्मॉल रेनॉल्ड्स नंबर कह दिया जाए क्वेश्चन में तो आपको हिंट दिया जा रहा है. इफ they ever say very small Reynolds number, then they are actually giving you the hint to use Stokes law. They are actually giving you the hint to use Stokes law. A ball of diameter 0.5 centimeter is dropped in a deep glycerine tank such that ball attains terminal velocity. सर ये terminal velocity क्या होता है? Terminal velocity वो होता है जब accelerate होना बंद हो जाए. आपने कई बार हवा में गिरते हुए किसी धूल के कण को देखा होगा, वो एकदम आराम से, उसको मतलब ही नहीं है कि अर्थ के पास ग्रेविटी भी है. इट इज लाइक एक बार किसी ने नीचे मूव करा दिया था इसलिए नीचे मूव हो रहा हूं, अदरवाइज मेरा मन तो नहीं है. जस्ट बिकॉज इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे चलता रहता है वैसे ही चलता रहना चाहता है, इसलिए चल रहा हूं, बाकी मूड उड तो नहीं है मेरा. आप एक पेपर के छोटे से टुकड़े को अगर 5th फ्लोर से ड्रॉप करेंगे, क्योंकि एक बार किसी ने इनिशिएट कर दी थी डाउनवर्ड मोशन, इसलिए वो मोशन कर रहा है. बाकी उसको नेट फोर्स नहीं है कुछ. इट डजंट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स. सो टर्मिनल वेलोसिटी मींस
velocity becomes velocity becomes constant. So in a deep glycerine tank, a ball of diameter is attaining terminal velocity. क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे इस पर एक तो इसका अपना वेट एक्ट कर रहा होगा, दूसरा ग्लिसरीन की वजह से एक बायंसी फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और तीसरा मोशन के ऑपोजिट एक ड्रैग फोर्स एक्ट कर रहा होगा विच इज 3 पाई म्यू वी डी यूजिंग स्टोक्स लॉ. Terminal velocity means constant velocity. Constant velocity means all the forces must balance each other. सारे forces एक दूसरे को balance कर रहे होंगे. I'm going to get 3 pi mu Vd upward. Drag force is upward. Buoyancy force is also upward. And weight is downward. Buoyancy force, glycerine की density multiplied by 4 by 3 pi r cube multiplied by g. And weight हो जाएगा density multiplied by 4 by 3 pi r cube multiplied by g. Hey guys, everything is given to you. Everything is given to you. Calculate. Mu given है 1.4 पास्कल सेकेंड. डाया बॉल का डाया given है how much? 0.5 into 10 power minus 2. Velocity given है 0.1111. Density of glycerine given है 1260. R given है 0.25 into 10 power minus 2. ट्वेल्थ में होता था ये क्वेश्चन. हाँ, स्टोक्स लॉ 12th में होता था, बिल्कुल सही बात है. दैट्स एक्चुअली करेक्ट. $12,675. अच्छा, अभी सेपरेशन भी तो बचा है. भारी भरकम टॉपिक है भाई विस्कस फ्लो. पहला डिस्कशन था प्लेन पॉइसनली फ्लो, दो पैरेलल स्टेशनरी प्लेट्स के बीच में होने वाला फ्लो. Second discussion was Cauchy flow, one moving plate, one stationary plate. Third discussion was pipe flow, pipe flow 64 upon RE याद है ना रेनॉल्ड्स नंबर लेमिनार के लिए. Fourth discussion was कल से टॉम स्टार्ट कीजिए. नो, परसों से टॉम स्टार्ट होगा. पहले परसों फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा. हम अपने प्रोटोकॉल्स को ब्रेक नहीं करेंगे. कल लास्ट टॉपिक वाइज टेस्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, एंड आफ्टर दैट लेट्स स्टार्ट पोटेंशियल फ्लो एंड देन डिस्कस सेपरेशन. वेंकट, वेरी नाइस सजेशन, वेरी नाइस सजेशन. By the way, those who have not studied FM from me,
They must be surprised by your comment. क्या है? बाउंड्री लेयर सेपरेशन पढ़ने के लिए पोटेंशियल फ्लो चाहिए. We need potential flow. Actually, it can be studied hawa hawa mein. But if you want to understand things really, then yes. Potential flow में सबसे पहला discussion flow visualizations. Flow visualizations. Flow visualizations अगर आप एक फ्लो फील्ड में अगर आप एक फ्लो फील्ड में किसी भी लाइन को बार 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 एक लाइन इमेजिन करो और उसे डिफॉर्म होते हुए देखो, ऐसी लाइन को कहते हैं. एक लाइन इमेजिन करो और उसे डिफॉर्म होते हुए देखो, उसे डिफॉर्म होते हुए देखो, ऐसी लाइंस को कहते हैं टाइम लाइंस. इफ यू जस्ट विजुअलाइज अ लाइन एंड ऑब्जर्व दैट लाइन डिफॉर्मिंग विद टाइम, then all such patterns of those deformed lines is known by the name timelines. अगर एक पार्टिकल को फॉलो करो लाइक वोडाफोन नेटवर्क, वोडाफोन डॉग, wherever it goes, wherever you go it follows, then जो लाइन बनेगी वो कहलाएगी पाथ लाइन. जो लाइन बनेगी वो कहलाएगी पाथ line. The line that will form will be known by the name path line. Path lines can intersect with each other. Path lines can intersect with each other, and path lines can also form a loop with each other. Path lines can form a loop with itself. लूप विद इटसेल्फ. क्यों? क्योंकि किसी ने रोका नहीं है एक पार्टिकल को घूमकर वहीं से पास होने के लिए. एक पार्टिकल चाहे तो फिर से वहीं से पास हो सकता है. नोबडी कैन स्टॉप दैट. या एक पार्टिकल जहां से कभी पास हुआ था वहां से दूसरा पार्टिकल नहीं पास होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है. इस बात की कोई गारंटी नहीं है दैट फ्रॉम वेयर a particle passed, the other particle is not going to pass through there. Or a particle can always pass through the same point again from where it passed earlier. जहां से एक पार्टिकल पहले पास होकर गया है वहां से फिर से पास हो सकता है. बेसिकली एक पार्टिकल को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आप लैग्रैंजियन साहब को फॉलो कर रहे हो. If you are following a particle, naturally you are following Lagrangian साहब. Naturally, you are following Lagrangian sab. Now, my dear friends, if you imagine, 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 if you imagine such a line in the flow field such that every single point tangent drawn at that line represents the direction of resultant velocity in the flow field. Exactly. Tangent drawn at the tangent. आप ऐसी लाइन इमेजिन करें जिसके हर पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट उस पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सके. आप एक ऐसी लाइन इमेजिन करें जिसके हर पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट उस टेंजेंट ड्रॉ की गई टेंजेंट उस पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन दे सके. ऐसी लाइन को कहते हैं स्ट्रीम लाइन. ऐसी लाइन को कहते हैं स्ट्रीम लाइन. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. Such a line is known by the name streamline. My dear friends, वैसे तो किसी भी रैंडम लाइन का स्लोप अगर डिफाइन करना हो, नेचुरली आप डिफाइन करोगे dy by dx. For any random line, how do you define the slope? You define the slope dy by dx. For any random line, you define the slope how? You define the slope as dy by dx, naturally. But if it is a streamline, then that dy by dx
that dy by dx is also going to describe one more thing, v by u, v by u। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी के अलोंग ही डिफाइंड है स्ट्रीमलाइन। ये स्लोप तो dy by dx से डिफाइन होता है फॉर एनी लाइन, फॉर एनी लाइन imagined in the flow, slope will be defined as dy by dx। but my dear friends, अगर वही स्लोप dy by dx एक स्ट्रीम लाइन के अलोंग डिफाइन किया गया है तो वो v by u के भी इक्वल हुआ करेगा, क्योंकि स्ट्रीम लाइन के अलोंग रिजल्टेंट वेलोसिटी एग्जिस्ट किया करती है, बिकॉज रिजल्टेंट वेलोसिटी एग्जिस्ट्स अलोंग स्ट्रीम लाइन। थर्ड थिंग, पहली बात, स्ट्रीमलाइन है क्या? स्ट्रीमलाइन वो है जिसके अलोंग रिजल्टेंट वेलोसिटी हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करे। दूसरी बात, दैट स्ट्रीमलाइन का स्लोप हुआ करेगा v by u। तीसरी बात, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि स्ट्रीमलाइन के अलोंग अगर कोई भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखो और वेलोसिटी वेक्टर देखो तो दोनों एक डायरेक्शन में दिखेंगे। और वेक्टर कैलकुलस कहता है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हुआ करता है। देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 0 0 0 0। इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे आपको स्ट्रीमलाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, dx by u is equal to dy by v is equal to dw by z। पहले दोनों पार्ट्स वही हैं जो आप ऑलरेडी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर चुके हो। पहले दोनों पार्ट्स वही डिस्क्राइब कर रहे हैं जो आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, स्लोप वाले पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही डिस्कस कर चुके हो, which you have already discussed anyways from the point of view of slope। चौथी बात, एक स्ट्रीमलाइन और दूसरी स्ट्रीमलाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। One streamline and another streamline, they can never intersect each other। स्ट्रीमलाइन के बारे में सबसे पहली बात, स्ट्रीमलाइन वो है जिसके अलोंग रिजल्टेंट वेलोसिटी एग्जिस्ट करे। स्ट्रीमलाइन वो है जिसके अलोंग रिजल्टेंट वेलोसिटी एग्जिस्ट करे। स्ट्रीमलाइन इज समथिंग along which resultant velocity exists। दूसरी बात, स्ट्रीमलाइन का स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप डिफाइंड होता है dy by dx से, बट यही dy by dx अगर आप स्ट्रीमलाइन के लिए डिफाइन करेंगे, यही dy by dx अगर आप स्ट्रीमलाइन के लिए डिफाइन करेंगे तो वो v by u के इक्वल आ जाएगा। इट विल कम इक्वल टू v by u। तीसरी बात, इन जनरल अगर आप सोचें तो स्ट्रीमलाइन के अलोंग चला गया कोई भी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल वेक्टर्स के बीच में साइन थीटा 0 होने के कारण दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रीमलाइन। And if you expand this, you are going to get dx upon u is equal to dy upon v is equal to dz upon w। दो स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। Two streamlines can never intersect each other। दो स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। Two streamlines can not intersect each other। क्यों? क्योंकि अगर दो स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये या रिजल्टेंट वेलोसिटी ये, किसको कहेंगे आप रिजल्टेंट वेलोसिटी? और एक पॉइंट पर एक गिवन समय पर दो रिजल्टेंट वेलोसिटीज नहीं एग्जिस्ट कर सकती हैं। एट वन पॉइंट एट अ गिवन टाइम टू रिजल्टेंट वेलोसिटीज कांट एग्जिस्ट।
At one point, at one given time, you can't have two resultant velocities existing. एक ही गिवन पॉइंट पर एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम दो रिजल्टेंट वेलोसिटीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। इसलिए दो स्ट्रीम लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर कोई फ्लो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो फ्लो एवर विल एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइन। नो फ्लो कैन नो फ्लो कैन एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइन। एक आखिरी तरह की लाइन, एक टोल प्लाजा से निकलती हुई हर कार के टायर में आप रेड पेंट लगा दें और इतना रेड पेंट लगा दें कि वो कार जहां भी जाए उस कार के टायर से रेड पेंट छूटता ही रहे थोड़ा थोड़ा सड़क पर। अब किसी एक समय आप एक ड्रोन उड़ाएं और पूरे शहर में देखें कि पूरे शहर की सड़क पे या कौन कौन सी सड़क कनेक्ट हो रही है उस रेड पेंट से। ऐसी एक लाइन को हम कहेंगे स्ट्रीक लाइन। Such a line will be known by the name streak line। एक टोल प्लाजा से निकलती हुई हर कार के टायर पर आप एक रेड पेंट चिपका दें और वो रेड पेंट ऐसा हो कि वो कार जहां जहां जाती रहे टायर से थोड़ा थोड़ा रेड पेंट छूटकर सड़क पर आता रहे। तो किसी भी समय वो रेड पेंट को कनेक्ट करने वाली जितनी भी लाइंस होंगी वो कहलाएंगी स्ट्रीक लाइन। इन अ फ्लो फील्ड माय डियर फ्रेंड्स, टोल प्लाजा से जाने वाली हर कार इस समय उसको एक पेंट से अगर आप या फिर एक सिरिंज का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक कलरफुल पार्टिकल आपने दाग दिया। यू इंजेक्ट अ कलरफुल पार्टिकल, all the cars passing through a toll plaza just paint their tire with red paint. And then at a given time, where whatever line you can see in the whole city connecting all those red color paints on the road, that line will be known by the name streak line. Streak line is the line connecting all the particles that once passed through a specified point. Streak line is instantaneous connection of all particles that once passed through a specified point. Streak line is instantaneous connection of all the particles that once passed through a specific point. Just like I told you, the example of toll plaza, that all the vehicles that once passed through that toll plaza, they are now painting the road by red paint that they are carrying on their tires. And at any given point of time, you just trace all that red paint on the road and you will be able to trace all those vehicles whichever passed from that toll plaza. So why do we study all these path line, streamline, streak line, blah blah blah? Frankly speaking, streak line is the only one that can help you do experiments.
स्ट्रीक लाइन इज द ओनली वन दैट कैन हेल्प यू डू द एक्सपेरिमेंट्स। स्ट्रीक लाइन आपको एक्सपेरिमेंट्स कर एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली आप कुछ इनमें से कोई भी बनाने चलोगे, कोई भी बनाने चलोगे, टाइमलाइन एक गिवन लाइन को डिफॉर्म होकर कुछ खास मिलेगा नहीं। चैप्टर 1 में मिल गया आपको जितना मिलना था। चैप्टर 1 यू हैव यूज्ड टाइमलाइंस। Chapter 1 you have used timelines. Chapter 1 you have used timelines. If you remember, you actually watched one vertical line deforming with respect to time. Path line, solid mechanics thing. Path line is a solid mechanics thing. Lagrangian approach. Timelines, we have already used them in chapter number 1. Streamlines, very useful. Observation number 1, उन पे किसी भी पॉइंट पर ड्रा किया हुआ टेंजेंट रिजल्टेंट वेलोसिटी को डिस्क्राइब करता है। उनका स्लोप v बाई u है। तीसरा, उनकी इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v इज इक्वल टू dz अपॉन w से। दो स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते और स्ट्रीमलाइन के परपेंडिकुलर कोई फ्लो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। Two streamlines cannot intersect each other and no flow can ever exist perpendicular to streamline. Now, streak line, even though it seems to be less useful than a streamline, actually is the only line possible here that can be easily traced through a experiment. आप किसी भी फ्लो को स्टडी कर रहे हो, एक कलरफुल डाई उसमें इंजेक्ट कर दें और किसी भी समय वो कलर जहां 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 है वो आपको स्ट्रीक लाइन दे देगा। स्ट्रीक लाइन क्रॉस ईच अदर? नो, दे कांट क्रॉस ईच अदर। वेट अ मोमेंट, पहले समझो बात को। स्ट्रीक लाइन बनाना प्रैक्टिकली सबसे आसान है, बट सर यूजफुल तो स्ट्रीम लाइन्स है ना। Mathematically, theoretically useful streamlines are not streak lines, but forming streak lines in real practical world is easiest. अब मैं आपको बताता हूं, अगर फ्लो स्टडी हो, तो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक गिवन टाइम पर एक गिवन पॉइंट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। और इसका मतलब यहां से एंटर करने वाला पार्टिकल इसी लाइन के अलोंग चलने के लिए बाध्य होगा। अगर फ्लो स्टेडी है तो यहां जाएगा तो यहां की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकती, उसको अडॉप्ट करके फिर से इसी लाइन के अलोंग चलने के लिए कॉम्पेल्ड होगा। स्टेडी फ्लो and let's say there is one streamline and a particle enters on that streamline. Now a particle entering on that streamline will have, since in case of a steady flow at a point with respect to time velocity can not change, therefore it will be compelled to adopt the velocity of that point and it will move further, and then it will be compelled to adopt the velocity of the next point, and then it will be compelled to adopt the velocity of the next point, it will be compelled to adopt to the velocity of the next point. And क्योंकि steady flow में एक given point पर time के respect में कभी velocity change नहीं होगी, जितने particle उस streamline पर एक बार enter कर जाएंगे, flow streamline के perpendicular exist नहीं कर सकता और steady flow में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। एक बार जो उस स्ट्रीमलाइन पर एंटर कर गया वो हमेशा उसी स्ट्रीमलाइन पर रहेगा और इसलिए एक स्पेसिफिक पॉइंट पर एंटर किए गए सारे पार्टिकल्स को ट्रेस करने वाली लाइन जिसे आप स्ट्रीक लाइन कहते हो वही स्ट्रीम लाइन बन जाएगी। समझ में आया सर? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, गलत ब्रांच में आ गया। समझ में आया सर? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, गलत ब्रांच में आ गए आप तो याद रख लो, स्टेडी फ्लो के लिए स्ट्रीमलाइंस और स्ट्रीक लाइंस एक हुआ करेंगी।
For the steady flow, streamlines and streak lines are similar to each other. And since making streak lines is easy in real practical world, we end up getting streamlines. We end up getting streamlines. For a steady flow, the pattern of a streamline is never changing since velocity at a point can't change with respect to time. एक पॉइंट पर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो सकता. अब एक बार एक पार्टिकल उस पर एंटर कर गया तो क्योंकि पहली बात स्टेडी फ्लो है, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई वेरिएशन नहीं हो सकता. दूसरी बात, स्ट्रीमलाइन के परपेंडिकुलर कोई फ्लो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. स्ट्रीमलाइन के परपेंडिकुलर कोई फ्लो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. वो पार्टिकल मजबूर होगा उसी स्ट्रीमलाइन पर चलते रहने के लिए. इसका मतलब एक गिवन पॉइंट से पास होने वाले सारे पार्टिकल उसी स्ट्रीमलाइन पर चलते रहने के लिए मजबूर होंगे और एक गिवन पॉइंट से पास होने वाले सारे पार्टिकल्स को ट्रेस करें तो बनता है स्ट्रीक लाइन. लेकिन ये तो स्ट्रीमलाइन है. आप आज के बाद से याद रख लो, स्टेडी फ्लो के लिए पाथ लाइंस, स्ट्रीक लाइंस और स्ट्रीम लाइंस आइडेंटिकल हुआ करेंगे. फॉर स्टेडी फ्लो, स्ट्रीम लाइंस, पाथ लाइंस एंड स्ट्रीक लाइंस विल बी आइडेंटिकल. पाथ लाइन की इक्वेशन कभी आपको पूछ ली जाए, पाथ लाइन की इक्वेशन कभी आपको पूछ ली जाए तो एक्चुअली सॉलिड्स जैसी प्रॉब्लम होगी. दैट आपको पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में y वर्सेस x कैसे चेंज होता है. इट्स लाइक आपको पूछा जाए y वर्सेस x प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे चेंज होता है. नेचुरली आप टाइम को हटाते हो और y x को सीधे रिलेट कर देते हो. पाथ लाइन मीन्स जस्ट लाइक mechanics of solid bodies, that you simply eliminate time. आप टाइम को एलिमिनेट करने वाले हो. आपको u गिवन है 5t². सो यहां से आपको पार्टिकल की x पोजीशन पता चल जाएगी, पार्टिकल की x पोजीशन हो जाएगी. यहां से आपको पार्टिकल की x position पता चल जाएगी 5t² dt. And let us now integrate this. So I'm going to get the x position of the particle 5t³ upon 3, 5t³ upon 3 plus c1. This is x position of the particle. But at t is equal to 0, x is 1. It's given that at t is equal to 0, x is 1. So xp is equal to, पहले तो आप इंटीग्रेट करो 5t³ by 3 plus c1, 5t³ by 3 plus c1, and after that you are going to do at t is equal to 0, xp is equal to 1, and you are going to get 1, 0, c1. c1 वैल्यू मिल चुकी है आपको. x अपडेट कर दिया जाए, x अपडेट कर दिया जाए. Let's update x, I mean c1 value. Now the same thing you are going to do with vertical velocity component. Same thing we are going to do with vertical velocity components. And vertical velocity component के साथ मुझे मिलने वाला है dyp is equal to 3t, dyp is equal to 3t and dt. So yp इंटीग्रेट करने के बाद आपको पार्टिकल की y पोजीशन मिल जाएगी. After integrating you are going to get the y position of the particle. Actually स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन सभी करते करवाते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक पाथ लाइन की इक्वेशन का आप एग्जाम्पल देख लो. yp is equal to 3t² by 2 plus c2, 3t² by 2 plus c2. Now yp is equal to 2 and at t is equal to 0 plus c2. So c2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको, and c2 की वैल्यू is nothing but 2. Value of c2 is nothing but 2. So I'm going to get 3t² by 2 plus c2 value is nothing but 2.
My dear friends, all you need to do is just eliminate time. That's it. पहली इक्वेशन से टाइम आपको मिल जाएगा 3xp माइनस 1/5 पावर 1/3। उसे यहां पर रख दें और एक बेकार सी दिखती हुई इक्वेशन आएगी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? y और x को आपने रिलेट कर दिया। मुख्य बात वो है, मेन थिंग इज दैट यू रिलेटेड x एंड y। सो टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू 3xp minus 1/5, 3xp minus 1/5 square plus 2. This is the answer. Identify correct statements. बेकार सी इक्वेशन, हाँ ऑफ कोर्स, और क्या, कितनी अगली लुकिंग इक्वेशन। दिस इज सच एन अगली लुकिंग इक्वेशन। चलो गाइस, next problem is a recap of everything that you studied for streamline. Differential equation of a streamline is v dot ds is equal to 0. Differential equation of a streamline is dx by u is equal to dy by v is equal to dz by w. At an instant, resultant velocity at a point is tangential to streamline. No flow exists normal to streamline. Two streamlines can't intersect each other. In a steady flow, pattern of streamlines doesn't change with time. स्ट्रीमलाइन की समरी है ये। बस पहला वाला गलत है, सही वर्जन होता है v क्रॉस ds is equal to 0. The correct version is v क्रॉस ds is equal to 0. दूसरा करेक्ट है। एक गिवन इंस्टेंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन पे टेंजेंशियल होती है, करेक्ट है। स्ट्रीमलाइन के परपेंडिकुलर कोई फ्लो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, करेक्ट है। दो स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, करेक्ट है। एक स्टेडी फ्लो में क्योंकि वेलोसिटी कभी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, तो वेलोसिटी जिस कर्व पे टेंजेंशियल है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, करेक्ट है। v dot ds is equal to 0 is wrong. Actual is v cross ds is equal to 0. dx by u is equal to dy by v is equal to dz by w is perfect. At an instant, resultant velocity at a point is tangential to streamline, perfect again. No flow exists perpendicular to streamline because the flow is the velocity, resultant velocity is along the streamline. So how can you have flow existing perpendicular to streamline? फ्लो स्ट्रीमलाइन के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर भी कैसे सकता है? अगर आपने फ्लो रिजल्टेंट वेलोसिटी को स्ट्रीमलाइन के अलोंग देखा हुआ है। दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते? क्योंकि एक गिवन टाइम पर, एक गिवन पॉइंट पर दो मोशंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती, दो रिजल्टेंट मोशंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेना, दैट इज स्टेडी फ्लो के लिए पाथ लाइन, स्ट्रीमलाइन और स्ट्रीक लाइन तीनों आइडेंटिकल हो जाते हैं। Add one more point in this summary, that for steady flow, streamline, path line and streak line, all of them become same. पोटेंशियल फ्लो का पहला डिस्कशन फ्लो विजुअलाइजेशंस संपन्न हुआ, जहां हमने टाइमलाइंस के बारे में समझा, जहां हमने एक पार्टिकल का पीछा किया और पाथ लाइंस के बारे में समझा, जहां हमने एक गिवन इंस्टेंट पर एक हाइपोथेटिकल लाइन इमेजिन की
और उसके बारे में कितनी ही बातें समझी, दो स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, फ्लो उसके परपेंडिकुलर एग्जिस्ट नहीं कर सकता और रिजल्टेंट वेलोसिटी उसके अलोंग एग्जिस्ट किया करेगी। उसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा v क्रॉस ds इज इक्वल टू 0 एंड स्टेडी फ्लो के लिए सारे आइडेंटिकल हो जाएंगे, स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, every one of them will become identical for steady flow. And fourth tarika is streak line, which is the easiest to produce in a flow. Practically, streak line is easiest to be produced in a flow. Practically, एक streak line को एक flow में trace करना easiest है, ध्यान से समझियो। और यही पर्पस है उसका पढ़ने का, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेडी फ्लो के लिए वही स्ट्रीमलाइन भी तो बन जाता है। मैं आपको ले चलता हूं पोटेंशियल फ्लो की दूसरी बात पर। मान लो एक फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल है, मान लो एक फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल है। Let's say a flow is incompressible, and if a flow is incompressible, then we are going to have del u by del x plus del v by del y is equal to 0. Del u by del x plus del v by del y is equal to 0. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। Del u by del x is equal plus del v by del y is equal to 0. That means I can write del by del x of v is equal to del by del x of v is equal to del by del y of minus v. But कैलकुलस में किसी पॉइंट फंक्शन के लिए कहा जाता है कि अगर उसको हम किसी भी पॉइंट फंक्शन के लिए कहा जाता है कि अगर हम उसे y के रिस्पेक्ट में एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए कहा जाता है कि अगर हम उसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, या फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो बात सेम होती है। ऐसा? हाँ, ऐसा? हाँ, सच में? ट्रू? परफेक्ट? यस, एक्चुअली इट हैपेंस। कंपेयर करने पर हमें पता चलेगा ये तो एक कॉमन फंक्शन के थ्रू दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट्स को, इस तरह के एक कॉमन फंक्शन के थ्रू दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट्स को रिलेट किया जा सकेगा। Through this common function, we can relate the velocity components together. Cool? मान लो फ्लो इरोटेशनल भी हो जावे, मान लो फ्लो इरोटेशनल भी हो जावे। Let's say the flow becomes irrotational too. मान लो कि फ्लो कैसे भी करके इरोटेशनल भी हो गया। इनकॉम्प्रेसिबल था तो एक मैथमेटिकल फंक्शन पैदा हुआ और वो मैथमेटिकल फंक्शन है साई। If I assume the flow to be incompressible, then purely out of mathematical coincidence, there is a function arising, there is a function becoming पैदा, एक फंक्शन पैदा हो रहा है और वो फंक्शन जो पैदा हो रहा है वो उसको हमने नाम दे दिया साई। मान लो इरोटेशनल भी है। अगर इरोटेशनल भी है तो मैं लिख सकेंगा del v by del x माइनस del u by del y इज इक्वल टू 0। लेकिन अभी अभी मैंने सीखा है दैट v को लिखा जा सकता है, अभी अभी मैंने सीखा है v को लिखा जा सकता है del psi by del x, और अभी अभी मैंने सीखा है u को लिखा जा सकता है del psi by del y। अभी अभी मैंने सीखा है u को लिखा जा सकता है del psi by del y। अगर मैं माइनस साइन यहाँ पर कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस साइन यहाँ पर कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा del स्क्वायर बाई del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर बाई del y स्क्वायर ऑफ
this psi is equal to 0. Del square of this psi is equal to 0. साई एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देगा और जिसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देगा और ये सिर्फ इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए डिफाइन रहा करेगा. इट विल बी डिफाइंड only for incompressible flow. If the flow additionally if the flow becomes irrotational too, then it can be proved that del square of psi will become 0. psi एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव u वेलोसिटी दिया करेगा और x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव v वेलोसिटी दिया करेगा. और अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल के साथ साथ इरोटेशनल भी हो, इफ द फ्लो इज इरोटेशनल एज वेल, then del square psi will become 0. बट ये psi है क्या? मुझे नहीं पता. बट ये psi है क्या? I seriously don't know. I seriously don't know what this psi is. ये तो कैलकुलस से ऐसा सब प्रकट होता चला गया और मुझे अच्छा लगा. All this appeared out of calculus and I liked it. I like it. अगर इनकॉम्प्रेसिबल है तभी आप साई को डिफाइन कर सकते हैं. साई पैदा ही तब हो सकता है जब फ्लो टू डायमेंशनल इनकॉम्प्रेसिबल हो. हाँ, अगर इनकॉम्प्रेसिबल के साथ साथ इरोटेशनल भी हो जाए तो del स्क्वायर साई 0 हुआ करेगा. वो सब तो ठीक है, पर ये साई है क्या वो मुझे नहीं पता. अब मान लो फ्लो इरोटेशनल हो. फ्लो अगर इरोटेशनल हो तो ओमेगा एक्स वाई इज इक्वल टू 0. ओमेगा एक्स वाई को मैं लिख सकता हूं del v बाई del x माइनस del u बाई del y इज इक्वल टू 0. del बाई del x ऑफ v and del by del y of u. I have del by del x of v and I have del by del y of u. But calculus says that किसी exact differential mathematical function phi का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके y के रिस्पेक्ट में करें, बात वही होनी चाहिए. Calculus says I have found del by del x of v is equal to del by del y of u. But calculus says that किसी मैथमेटिकल फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फिर x के रिस्पेक्ट में या फिर पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में फर्क नहीं पड़ना चाहिए. यहां से कंपेयर करेंगे and I get in terms of a mathematical function I get the v value as del phi by del x and I get the u value as del phi by del y. V value as del phi by del y. V value as del phi by del y and I get u value as del phi by del x. मान लो कि फ्लो इरोटेशनल के साथ साथ इनकॉम्प्रेसिबल भी होता. मान लो कि फ्लो इरोटेशनल के साथ साथ इनकॉम्प्रेसिबल भी होता. अगर फ्लो इरोटेशनल के साथ साथ टू डायमेंशनल फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल भी होता, if the flow would have been incompressible
as well. Then u is equal to del phi by del x. U is equal to del phi by del x, and v is equal to del phi by del y. V is equal to del phi by del y. आपको मिलने वाला है del स्क्वायर ऑफ phi is equal to 0. फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल है तो साई डिफाइंड है, u is equal to del psi by del y and v is equal to minus del psi by del x. अगर इरोटेशनल हो जाए तो del square by psi is equal to 0. फ्लो इरोटेशनल है तो phi डिफाइंड है, v is equal to del phi by del y and u is equal to del phi by del x, u is equal to del phi by del x. और अगर उसके साथ साथ इरोटेशनल के साथ साथ इनकॉम्प्रेसिबल भी हो जाए फ्लो, if the flow becomes incompressible too, then del square of phi, Laplacian operator of phi, del square को Laplacian operator भी कहते हैं, del square of phi will become 0 0 0 0 0. ध्यान से समझियो, ये सब तो ठीक है सर, पर ये साई फाई है क्या? ये सब तो ठीक है, आपने डिफाइन कर दिया, बहुत अच्छा लगा देखकर, मजा आ गया कैलकुलस से कैसे एक मैथमेटिकल फंक्शन पैदा होता है जिससे हम वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं, एक मैथमेटिकल फंक्शन पैदा होता है जिससे हम वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं. वाओ, ग्रेट, लवली, ऑसम. बट ये साई और फाई है क्या? ये साई और फाई है क्या? एग्जैक्टली. What exactly are they? What exactly are they? चलो देखेंगे क्या है, पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. k is equal to u is equal to k x square minus y square and v is equal to minus 2k xy. स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है? आई डोंट नो, हम साई के लिए करेंगे. सबसे पहले चौथा ऑप्शन, साई नॉट एग्जिस्टिंग. एट द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल 12 नंबर क्वेश्चन में आंसर में पावर 2/3 होगा. अच्छा ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा. तो स्ट्रीम फंक्शन साई नॉट एग्जिस्टिंग चेक करना है तो पहले आप चेक करो, ऐसा तो नहीं है कि फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल ही ना हो. अगर इनकॉम्प्रेसिबल होगा तभी साई एग्जिस्ट करेगा. एक बारी फिर से समझ लो, ट्राई अंडरस्टैंडिंग वंस अगेन, दैट इफ द फ्लो इज इनकॉम्प्रेसिबल then only psi will exist, and if the flow becomes irrotational too, then del square of psi will become 0. If the flow is irrotational, then only phi will be defined, and if the flow becomes incompressible too, then del square of phi will become 0. Incompressible है तब psi exist किया करेगा, तब psi exist किया करेगा. Incompressible है तब psi एग्जिस्ट किया करेगा, और अगर इरोटेशनल है तो डेल स्क्वायर ऑफ साई 0 हो जाएगा. पाई के लिए उल्टा, इरोटेशनल है तब डिफाइन कर किया जा सकेगा, और अगर इनकॉम्प्रेसिबल है तो डेल स्क्वायर ऑफ पाई 0 हो जाया करेगा. इनकॉम्प्रेसिबल देन साई डिफाइन किया जा सकेगा. अगर इरोटेशनल ऐड कर दो उसमें, तभी और सिर्फ तभी उसका लैप्लासियन ऑपरेटर 0 हो जाएगा. इरोटेशनल है तो फाई डिफाइंड होगा, अगर इनकॉम्प्रेसिबल ऐड कर दो तो उसका डेल स्क्वायर ऑफ फाई 0 हो जाया करेगा. इनकॉम्प्रेसिबल और इरोटेशनल के इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं पोटेंशियल फ्लो. इनकॉम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन बाय द नेम पोटेंशियल फ्लो. पहले आपको चेक करना होगा कि फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल है या नहीं है. अगर फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल है तभी साई एग्जिस्ट करेगा. If the flow is incompressible, then only the psi will exist. Del u by del x will become equal to 2kx. Del u by del x will become equal to 2kx, and del v by del y is also equal to 2kx. Congratulations, flow
इनकॉम्प्रेसिबल है, फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल है तो साई एग्जिस्ट करेगा. इफ द फ्लो इज इनकॉम्प्रेसिबल then psi is going to exist, and if the psi is going to exist, if the psi is going to exist, use its definition. Del psi by del y is equal to u, and del psi by del x is equal to minus v. Del psi by del x is equal to minus v, and del psi by del y is equal to v u. Del psi by del x, del psi by del y आपको पता है u k x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इससे पहले स्टेप समझ लो कि अगर u और v गिवन हो तो कैसे आप साई तक पहुंचोगे. स्टेप्स समझ लो. पहले आप इसको इंटीग्रेट करोगे, पहले आप दूसरे वाले को भूल जाओ, पहले आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा साई. इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. लेट्स इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू y. If I integrate this with respect to y, I'm going to get k x square y minus k x square y minus y cube by 3. ये तो पहले ही पता चल गया, थर्ड ऑप्शन नहीं. प्लस c1 ना, अभी मत डिक्लेयर कर देना. ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज मैचिंग, दैट्स ग्रेट, बट डोंट डिक्लेयर इट यट. पहले ये C1 का सफाया करना होगा. बाय द वे ये ध्यान रखना, ये C1 x का फंक्शन हो सकता है, x का कांस्टेंट है वो ना. कहते हैं कि जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा हो तो उसका मतलब ही होता है कि x एक कांस्टेंट की तरह है. कांस्टेंट x है, x कांस्टेंट है. गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर ही शक्तिमान है. कांस्टेंट इज x इज कांस्टेंट. तो ये ध्यान रखना दैट C1 x का फंक्शन हो सकता है. C1 कैन बी अ फंक्शन ऑफ x. ओके, अब आप इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, एंड दैट्स गोइंग टू बी 2xy माइनस 0 प्लस x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dc1 बाई dx. क्योंकि c1 y का फंक्शन हो नहीं सकता, सिर्फ x का ही हो सकता है, इसलिए टोटल डेरिवेटिव. बट कहते हैं डेल साई बाई डेल एक्स तो माइनस v होता है ना. कहते हैं डेल साई बाई डेल एक्स तो माइनस v होता है. डेल साई बाई डेल एक्स इज माइनस v. और कहते तो ये भी है कि माइनस v और 2kxy दोनों बराबर हैं. क्वेश्चन में दिए हुए v वेलोसिटी के इंफॉर्मेशन को देख लो. See the information given for v velocity. dc1 by dx becomes 0, and if dc1 by dx becomes 0, c1 becomes a pure constant. c1 becomes a pure constant, and if c1 becomes pure constant, you can kindly update in your definition of psi. Please update in your definition of psi. वो सब तो ठीक है, पर ये psi है क्या, वो नहीं पता मुझे. फ्लो फील्ड इज डिस्क्राइब्ड एज दिस. phi फाइंड आउट कर सकते हैं क्या. phi एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ये जानने के लिए पहले आपको चेक करना होगा कि वो ऐसा तो नहीं है एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो. ऐसा तो नहीं है कि phi एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो. Might so happen that phi is not existing at all. phi तभी एग्जिस्ट करेगा जब फ्लो इरोटेशनल होगा. सो चेक करते हैं फ्लो इरोटेशनल है क्या. ओमेगा एक्स वाई विच इज डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई. डेल वी बाई डेल एक्स इज नथिंग बट minus 2ky, and del u by del y is again minus 2ky. My dear friends, both of them get cancelled with each other. Omega is actually 0. Omega is actually 0, then flow irrotational है. flow irrotational है तो phi exist करेगा.
फाई एग्जिस्ट करेगा तो फाई की डेफिनेशन से शुरू करो, फाई की डेफिनेशन से शुरू करो। स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ फाई, del phi by del x is equal to u. Start with any one definition of phi. Del phi by del x is equal to u. Del phi by del x is equal to u. Del phi by del x is equal to u. एंड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ऑफ कोर्स के है यहां पर मल्टीप्लिकेशन में, of course I have k in multiplication, so once you integrate this you are going to get k in multiplication and x cube upon 3 minus x y square plus constant एक y का फंक्शन हो सकता है, constant may be a function of y, constant may be a function of y, because जब आप कहते हो del phi by del x तो एक्चुअली उस समय y एक कांस्टेंट पैरामीटर होता है, y is actually a constant parameter. Now इसको एलिमिनेट जब तक नहीं करोगे आप क्लियरली नहीं बोल सकते कुछ भी, ठीक है। आई डू अंडरस्टैंड। बाय द वे ये x क्यूब बाई कि लगभग मैच कर गया है, लेकिन जब तक आप almost it has matched, but जब तक you are not going to complete it, you will never report the answer. No, don't do it. Now you differentiate this with respect to y, and then you are going to get this as 0 and this as 2xy, and since c1 is not a function of x, c1 is a function of y only, बट कहते हैं del phi by del y तो v होता है, कहते तो ये भी हैं कि v और -2kxy दोनों सेम हैं, c1 एक प्योर कांस्टेंट बन चुका है, और इसका मतलब हमें जो पहले स्टेप में मिला था वो लगभग परफेक्ट आंसर वहीं पर था। इट वाज अ परफेक्ट आंसर देयर इटसेल्फ। अच्छा, x बाहर लिया है तो अंदर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, वो सही ही है। साई फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल है तो साई एग्जिस्ट करेगा, अगर प्लस कर दूं उसमें मैं इरोटेशनल तो डेल स्क्वायर साई 0 हो जाएगा। फ्लो इरोटेशनल है तो पाई एग्जिस्ट करेगा, अगर प्लस कर दूं उसमें मैं इनकॉम्प्रेसिबल तो डेल स्क्वायर पाई 0 हो जाएगा। If flow is incompressible, then only psi will exist. And if I add irrotational into it, then del square psi will become 0. If flow is irrotational, then only and only then phi will exist. And if I add incompressible assumption into that, then del square phi will become 0. वो सब तो ठीक है, पर ये साई है क्या और ये फाई है क्या? वो सब तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर ये साई और ये फाई है क्या? Stream function exists only if the flow is irrotational. Stream function exists if the flow is incompressible. Stream function exists. Stream function exists if the flow is
stream function exists if the flow is incompressible. And it has del 2 is equal to 0 if the flow is irrotational 2. Phi exists if the flow is irrotational, and it has del 2 is equal to 0 if the flow is incompressible 2. साई एग्जिस्ट करेगा अगर फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल हो, और साई का लाप्लासियन 0 हो जाएगा अगर फ्लो इरोटेशनल भी हो। फाई एग्जिस्ट करेगा अगर फ्लो इरोटेशनल हो, और फाई का लाप्लासियन 0 हो जाएगा अगर फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल भी हो। नाउ सवाल तो उठेगा, पर ये फाई और ये साई है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें एक ए इनकरेक्ट था, बी भी इनकरेक्ट है, सी करेक्ट है, डी तक पहुंचते हैं। लेट्स नाउ रीच अप टू डी। ध्यान से समझियो। साई एग्जिस्ट करेगा, एक आखिरी बार देख लो जल्दी से। साई एग्जिस्ट करेगा अगर फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल हो, अगर फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल हो, इनकॉम्प्रेसिबल हो, इनकॉम्प्रेसिबल हो, तभी साई एग्जिस्ट किया करेगा। और इसकी डेफिनेशन होगी del psi by del y is equal to u, del psi by del y is equal to u, and del psi by del x is equal to minus v. But अगर वो फ्लो इरोटेशनल भी हो जावे, अगर वो फ्लो इरोटेशनल भी हो जावे, तो del टू साई 0 हो जाया करेगा। 1 बज गया? नहीं, अभी 12:30 बजा है। क्या बात करते आप? इट्स ओनली 12:30। अगर फ्लो इरोटेशनल हो, if the flow is irrotational, then if the flow is irrotational, if the flow is irrotational, then phi exists, and if I add incompressible into it, then del square phi becomes 0. पर ये साई फाई है क्या? पर ये साई और ये फाई है क्या? $12:30 और saying like 9:30। मैं कभी भूलता नहीं हूं कि हम लोग एक मिशन पर हैं। I never forget at the time of class that we are on a mission, and it's not just a practice program, it's a 50 days तपस्या। और ये आपको भी याद रखना होगा। डी साई जैसे किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन के लिए लिखते हैं del psi by del x plus del psi by del x dx plus del psi by del y dy, वैसे ही डी साई के लिए भी लिखेंगे
but del psi by del x, del psi by del x is minus v, and del psi by del y is u. Del psi by del x is minus v, and del psi by del y is u. अगर मैं एक कांस्टेंट psi वाली कर्व या लाइन एक्सप्लोर करना चाहूं, if I want to explore a curve or line of constant psi, constant psi, then naturally d psi को जीरो इक्वेट करेंगे, d psi को जीरो इक्वेट करेंगे तो माइनस v dx प्लस u dy को जीरो इक्वेट करेंगे, एंड माइनस v dx प्लस u dy को जीरो इक्वेट करेंगे, then I'm going to get dx upon u is equal to dy upon v. आपको पहले भी कहीं देखा है, आपको यस dx by u is equal to dy by v. ये तो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है, वो सब तो ठीक है, पर ये साई और पाई है क्या? dx by u is equal to dy by v तो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है, dx by v u is equal to dy by v is actually the equation of streamline, और psi is equal to constant v, psi is equal to constant हमें मिला है exactly same equation, psi is equal to constant, we have got exactly same equation, psi is equal to constant वही है, psi constant वही है जो हमने streamline के लिए पढ़ा है, psi is equal to constant is giving us exactly the same thing that we have studied for streamline. इसका मतलब कांस्टेंट psi लाइंस वही हैं जो स्ट्रीम लाइंस हैं, स्ट्रीम लाइंस पर जो फंक्शन कांस्टेंट रहा करे उस फंक्शन को अगर स्ट्रीम फंक्शन नाम ना दें तो क्या दें? A function that remains constant along the streamline. If we don't give that function the name streamline, what else a name can be given to it? एक ऐसा फंक्शन जो streamline के along constant रहा करे, ऐसे फंक्शन को नाम देना हो तो क्या ही नाम दें? Naturally स्ट्रीम फंक्शन नाम देना उचित होगा, और इसलिए आज के बाद से साई बेनाम नहीं रहेगा, अपने साई को एक नाम दिया जाएगा, और वो नाम अपने साई को एक नाम दिया जाएगा और वो नाम होगा स्ट्रीम, वो नाम होगा स्ट्रीम फंक्शन. Guys, if we notice, now we know that streamline पे एक स्ट्रीम फंक्शन, 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 psi1, psi2, psi3, psi4, psi5. साई को तो नाम मिल गया, साई को तो नाम मिल गया, फाई को क्या नाम मिले? ओनली 36, बाकी सब स्वाहा. ये जो लाइक कर करके जाते हैं ना 104, ये इसीलिए लाइक करके जाते हैं कि इसको, इस वीडियो को आके हमको पूरा करना है,
इसीलिए अगले दिन 1000 व्यूज पहुंचे होते हैं। सो बेसिकली मेरे क्लासेस को वैसे भी 50% जनता रिकॉर्डेड मोड में जाना पसंद करती है, क्योंकि लंबी क्लासेस होती हैं, उनको लगता है यार ये तो 5 घंटे लगातार बैठेगा। आई नो आई नो आई नो आई नो। पाई बेचारे को कुछ नाम दे दिया जाए। इससे पहले कि पाई को कुछ नाम दें, डिफाई क्या होगा बताओ। डिफाई इज गोइंग टू बी डेल पाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पाई बाई डेल वाई डी वाई। Del phi by del x is nothing but u, and del phi by del y is nothing but v. Del phi by del x is nothing but u. अगर मैं एक कांस्टेंट phi लाइन को ट्रेस करना शुरू करूं, अगर मैं एक कांस्टेंट phi लाइन को ट्रेस करना शुरू करूं, if I start tracing a constant phi line, then naturally d phi should be equated to 0, and if d phi should be equated to 0, I get dy by dx is equal to minus u by v. I get dy by dx is equal to minus u by v. आपको नहीं लगता कि phi is equal to constant का जो लाइन का जो स्लोप मिला है और psi is equal to constant लाइन का जो स्लोप मिला था, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ कहानी कहना चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि बोथ ऑफ देम हैव अ स्टोरी टू शेयर? दोनों का प्रोडक्ट है -1, और अगर दोनों का प्रोडक्ट है -1, my dear friends, if the product of both of them is -1, then that means they are orthogonal to each other. They are orthogonal, 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 क्योंकि tan theta 1 minus tan theta 2 इंफिनिटी हो जाएगा। कहते हैं अगर दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो तो दोनों लाइंस के बीच हर जगह पर 90 डिग्री रहा करता है। बट ध्यान से समझियो, क्योंकि आज तक आपको ये बातें कभी किसी रिसोर्स में किसी ने ना बताई होंगी, दैट फ्लो तो स्ट्रीमलाइन के अलोंग, 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 फ्लो तो स्ट्रीमलाइन के अलोंग, स्ट्रीमलाइन के अलोंग, स्ट्रीमलाइन के अलोंग, स्ट्रीमलाइन के अलोंग एग्जिस्ट कर रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि फ्लो एक फाई वैल्यू से दूसरी फाई वैल्यू की तरफ जा रहा है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हीट। सर कितनी देर और? बस बेटा 10 मिनट और, हार्डली 10 मिनट और। आपको ऐसा नहीं लगता कि फ्लो एक फाई वैल्यू से दूसरी फाई वैल्यू की तरफ जा रहा है? Don't you think that the flow is going from one phi value to another phi value? जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाया करती है, जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाया करती है, जैसे हीट हाइयर थर्मल पोटेंशियल हाइयर टेम्परेचर से लोअर थर्मल पोटेंशियल लोअर टेम्परेचर की तरफ जाया करती है। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। स्ट्रीमलाइन का स्लोप उल्टा हो गया। हाँ, v by u लिखना था। ठीक है, अभी इस पर फोकस करो जो मैं बता रहा हूं आपको। फोकस एट दिस। ऐसा लगता है पोटेंशियल फ्लो इज सच ब्यूटी। ऐसा लगता है जैसे फ्लो एक फाई वैल्यू से दूसरी फाई वैल्यू की तरफ एग्जिस्ट कर रहा हो, एक पाई वैल्यू से दूसरी पाई वैल्यू की तरफ एग्जिस्ट कर रहा हो, जैसे हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया करती है। और इसलिए लोगों ने V इज इक्वल टू IR या डेल्टा टी थर्मल डिफरेंस और हीट फ्लो से एनालॉगस हो जाने की वजह से
एनालॉगस हो जाने की वजह से लोगों ने इस फाई फंक्शन को नाम दिया पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ऐसा लगता है वैसे ही वेलोसिटी के लिए एक वेलोसिटी पोटेंशियल पैदा हो गया हो। Just like for electric current there is electric potential, similarly it seems like for velocity there is a velocity potential that has come into the picture. The given flow net for 2D flow, ये ध्यान रखना, एरोज सिर्फ स्ट्रीम लाइंस पर पुट की जाएंगी क्योंकि उसी के अलोंग फ्लो एग्जिस्ट कर सकता है। और फाई 1 से फाई 2, फाई 2 से फाई 3, फाई 3 से फाई 4, फाई 4 से फाई 5, फाई 5 से फाई 6, फाई 6 से फाई 7, ये फ्लो को ड्राइव कर रहा पोटेंशियल है। इट सीम्स एज इफ दिस इज द पोटेंशियल ड्राइविंग द फ्लो। Psi values are having constant y, isn't it? और जब x axis के parallel, x axis के psi is equal to constant line is like y is equal to constant line, is like y is equal to constant line. Comparing them, I get psi is equal to k y plus something, let's say c1. And phi is equal to constant lines are like x is equal to constant lines. Comparing them, I get phi is equal to something x plus something. चाहे इससे निकाल लो या फिर इससे निकाल लो। इससे निकालोगे तो u is equal to del psi by del y, which is k, but v is equal to del psi by del x, which is 0. U is equal to constant and v is equal to 0. इसे कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। Such kind of two-dimensional potential flow is known by the name uniform flow. इस तरह का two-dimensional potential flow कहलाता है uniform flow. If v theta is equal to 0, pranam charo disperse. Datta, how are you doing? Great to hear from you. If v theta is equal to 0, then for 2D potential flow, VR should be what? If v theta is equal to 0, then for the flow to be 2D potential flow, VR should be what? 2D potential flow means what? 2D potential flow means 2D potential flow means what? 2D potential flow means that the flow is incompressible and the flow is irrotational. 2D potential flow means that the flow is irrotational and the flow is incompressible. Doing well. Great, 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 great. So, irrotational means what? Irrotational means del v theta by del r minus del vr by r del theta plus v theta by r is equal to 0. V theta is equal to 0. V theta is equal to 0. So I get del vr by del theta is equal to 0. That means VR
can't be a function of theta. डॉट इन्फो वाला अब तक सो गया होगा। तुमको क्यों याद आ रही है डॉट इन्फो वाली की? तुमको बड़ी याद आ रही है डॉट इन्फो वाले की? देखो पोटेंशियल फ्लो को कैसे डिस्कवर करते हैं। देखो 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 देखो, बस एक प्रॉब्लम इसके बाद और है बस। पोटेंशियल फ्लो को कैसे डिस्कवर करते हैं। सी हाउ पोटेंशियल फ्लो इज discovered. How potential flow is discovered. Potential flow means what? Potential flow means the flow is irrotational. And if the flow is irrotational, then I put del v theta by del r minus del v r by r del theta plus v theta by r is equal to 0. Now v theta 0 है. V theta is 0. V theta is 0. So I'm left with only one term, which means VR theta का function तो नहीं हो सकता. VR can't be a function of theta. But a 2D potential flow is also an incompressible flow. एक 2D potential flow एक incompressible flow भी होता है. और incompressible means what? R का R के रिस्पेक्ट में, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, R का R के रिस्पेक्ट में और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, प्लस VR upon R is equal to 0. Source and sink flows exactly. So V थीटा तो 0 है और मुझे अभी अभी पता चला है कि VR थीटा का फंक्शन नहीं हो सकता। अगर VR थीटा का फंक्शन नहीं हो सकता तो VR सिर्फ R का फंक्शन हो सकता है। इसलिए मैंने पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल डेरिवेटिव में चेंज कर दिया। आई एम चेंजिंग पार्शियल डेरिवेटिव इनटू टोटल डेरिवेटिव is equal to minus VR upon R. I'm going to get dVR upon VR is equal to minus dR upon R minus dR upon R. So I'm going to get ln VR is equal to minus ln R plus ln C, and then I'm going to get ln VR is equal to ln C upon R. Then I'm going to get VR is equal to C upon R. That means third option is correct. Practically ये एग्जिस्ट करता है अगर एक वर्टिकल पाइप से एक अंडरग्राउंड वर्टिकल पाइप से अगर ग्राउंड पर फ्लो आकर चारों तरफ रेडिएट होना शुरू हो, तो क्योंकि फ्लो रेट किसी भी एक गिवन रेडियस पर, किसी भी एक गिवन रेडियस पर, क्योंकि फ्लो रेट तो वही पास करेगा, इसलिए इट्स वेरी क्लियर दैट वी आर और 2 pi r into width का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, एंड इट्स वेरी क्लियर दैट वी आर को लिख सकते हैं अपन q by b अपॉन 2 pi r, एग्जैक्टली द सेम पैटर्न। q by b को कहते हैं सोर्स स्ट्रेंथ और इस तरह के फ्लो पैटर्न को कहते हैं, इस तरह के फ्लो पैटर्न को कहते हैं सोर्स। स्ट्रीमलाइंस
होंगी साई इज इक्वल टू थीटा 1, साई इज इक्वल टू थीटा 2, साई इज इक्वल टू थीटा 3, साई इज इक्वल टू थीटा 4। वेलोसिटी पोटेंशियल लाइंस होंगी फाई इज इक्वल टू ln r, ln r1, ln r2, ln r3, ln r4, ln r5, ln r6. Streamlines will be radial, 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 radial. Streamlines will be radial, 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 radial. That means psi is equal to 0 degree, psi is equal to 30 degree, psi is equal to 60 degree, psi is equal to 90 degree, psi is equal to 180 degree, 270 degree, psi is equal to 180 degree, psi is equal to 150 degree, psi is equal to theta, 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 and phi will be lnr, 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 lnr. बाय द वे, ऐसा सिर्फ इंट्यूशन से मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है, आप मैथमेटिकली भी डिराइव कर सकते हो। Q बाई बी का नाम याद रख लेना, Q बाई बी को कहते हैं सोर्स स्ट्रेंथ। Q by B is known by the name source strength। इसके लिए प्रूव किया जा सकता है psi will be equal to c theta plus c1 and phi will be equal to c ln r plus c2। सिंक के लिए दोनों में माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि फ्लो इनवर्ड होने लगेगा। एक बात याद रखना, सिर्फ साई में एरो रखोगे, 5 लाइंस में कभी एरो नहीं दिखाया जाएगा। A 2D flow is described as psi is equal to minus k ln r plus c1 and phi is equal to k theta plus c2। क्या फ्लो एक पोटेंशियल फ्लो है? बाय द वे 18वां प्रॉब्लम है आज का ये। एक बार सभी जितने प्रेजेंट हो अपने लिए वो फायर 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 वाला भेजो 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 भेजो। send it quickly because you guys actually deserve it। क्या ही तो बात है, 8 बजे से लेकर 1 बजे तक लगातार भाई साहब बैटिंग हो तो ऐसी हो। ईशान किशन एंड आप दोनों ही बधाई के पात्र हैं आज। psi is equal to minus k ln r plus c1 and phi is equal to k theta plus c2। Is that a potential flow? First of all, how to check potential flow? To check potential flow, you can either go with del 2 psi is equal to 0 और del 2 phi is equal to 0। del 2 phi आसान होगा क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में del स्क्वायर की डेफिनेशन वैसे ही थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, तो ln को क्यों डिफरेंशिएट करूं मैं? It's so clear that del square phi by del r square is already 0 and del square phi by r del theta square मुझे कैलकुलेट करना होगा and del phi by r del r is already 0। Since phi is not a function of r, phi is not a function of r, phi is not a function of r and phi is a function of theta only। लेकिन phi का सेकेंड डेरिवेटिव थीटा के लिए निकालने चलोगे तो क्या मिलेगा? phi का सेकेंड डेरिवेटिव थीटा के लिए, हेलो पीपल, अगर phi का सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे आप थीटा के रिस्पेक्ट में,
वो आपको 0 मिलने वाला है, क्योंकि डेल स्क्वायर फाई 0 है। इसका मतलब फ्लो पोटेंशियल फ्लो है। इसका मतलब फ्लो पोटेंशियल फ्लो है। इट मीन्स फ्लो इज अ पोटेंशियल फ्लो। लेकिन स्ट्रीमलाइंस कैसी हैं? स्ट्रीमलाइंस का मतलब होता है साई इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइंस, एंड साई इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइंस का मतलब होगा यहां पर आर इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाना। एंड कहते हैं आर इज इक्वल टू कांस्टेंट का तो मतलब होता है सर्कल। वर्लपूल 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 इसे कहते हैं, क्योंकि इरोटेशनल है फिर भी सर्कुलर स्ट्रीमलाइंस हैं, इसलिए इसे कहते हैं फ्री वॉर्टेक्स या इरोटेशनल वॉर्टेक्स मोशन। फोर्स्ड वॉर्टेक्स मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं रिजिड बॉडी रोटेशन आइलर्स इक्वेशन के एप्लीकेशन के समय। दिस इज कॉल्ड एज इरोटेशनल वॉर्टेक्स और फोर्स फ्री वॉर्टेक्स। ये टोर्नेडो बवंडर के बाहरी साइड में पाया जाता है। ये बवंडर के बाहरी साइड में पाया जाता है। वी आर और वी थीटा फाइंड आउट कर सकते क्या इसके लिए? वी आर और वी थीटा फाइंड आउट कर सकते क्या इसके लिए? कैन यू फाइंड आउट वी आर एंड वी थीटा वैल्यूज फॉर दिस? अरे आसान है, इट्स सुपर इजी मैन, इट्स सुपर इजी। कैन यू फाइंड आउट वी आर एंड वी थीटा फॉर दिस? एक्चुअली वी आर तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पूरी तरह से सर्कुलर स्ट्रीम लाइंस हैं। वी थीटा एग्जिस्ट करेगा, वी आर विल बिकम जीरो, VR will become zero, 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 VR will become zero. V theta will exist. Sir, please don't write U is equal to kx upon root x square plus y square. V theta will exist and that V theta value is going to be, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो, del phi by r del theta. Del phi by r del theta. Del phi by del theta is k. ये नहीं समझ में आया सर लास्ट स्टेप? अरे बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसे कैसे समझ में नहीं आएगा? ऐसे कैसे कैसे समझ में नहीं आएगा? You will definitely understand that. Don't worry. My dear friends, you will definitely understand that. जैसे आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखा, del psi by del y is u and del psi by del x is minus v, ऐसे ही सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में होगा del psi by del r is equal to v theta and del psi by del theta is equal to minus vr। जैसे आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखा del phi by del x is u and del phi by del y is v, वैसे ही सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में होगा del phi by del r is vr and del phi by r del theta is v theta। So यहां phi आसान है, लॉग के चक्कर में क्यों पढ़ना? यहां जो गिवन है उसमें phi आसान है और इसलिए vr will become 0 and v theta will become del phi by del theta is k, so k by r।
फ्लूइड काइनेमेटिक्स की शुरुआत में u इज इक्वल टू माइनस के वाई अपॉन अंडर u इज इक्वल टू माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v इज इक्वल टू के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वी आर और वी थीटा में ट्रांसफॉर्म करके दिखाया गया था। जाके देख जाके देख रिकॉर्ड में जाके देख रिकॉर्ड में और पता चल जाएगा कि इंसान है कि भगवान। जाके देख रिकॉर्ड में। थर्ड चैप्टर का पहला प्रॉब्लम, जब आपको एक्स और वाई वेलोसिटीज को रेडियल और एजीमुथल में कन्वर्ट किया था आपने, वो यही वेलोसिटीज थी। Third chapter in this practice session, very first problem. And when we converted u is equal to minus ky upon x square plus y square and v is equal to kx upon x square plus y square into cylindrical coordinates, we got vr is equal to 0 and v theta is equal to k by r. My dear friends, this is a circulatory motion, but ये ध्यान रखना irrotational है। Hello, irrotational है। Keep this in mind, ये irrotational है। सर्कुलेटरी होने के बावजूद ये पोटेंशियल फ्लो है और इसलिए इरोटेशनल है। तीन तरह के प्लेन एलिमेंट्री पोटेंशियल फ्लोज आप याद रखेंगे। These three plane elementary potential flows you are going to remember. Number one, uniform flow. Streamlines will be like this. Velocity potential lines will be like this. U will be described as constant. V will be described as 0. दूसरा, source. Streamlines radiating होंगी. Streamlines are going to be radiating. Psi is equal to k theta 1. Psi is equal to k theta 2. Psi is equal to k theta 3. Psi is equal to k theta 4. एंड ऐसा लगता है जैसे फ्लो एक छोटे सर्कल से एक बड़े सर्कल की तरफ जा रहा हो। phi is equal to k ln r1. Phi is equal to k ln r2. VR will exist and it will be source strength upon 2 pi r. V theta won't exist. तीसरे तरह का प्लेन पोटेंशियल फ्लो होगा सर्कुलर स्ट्रीमलाइंस, described as psi is equal to minus k ln r1, psi is equal to minus k ln r2, psi is equal to minus k ln r3.
phi is equal to k theta 1. Velocities will be only azimuthal. इसे कहते हैं irrotational vortex. आयलर्स इक्वेशन का यूज करके irrotational vortex में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है, वो मैं आप पर छोड़ता हूं। जैसे मैंने एक रिजिड बॉडी रोटेशन में स्ट्रीमलाइंस के परपेंडिकुलर आयलर्स इक्वेशन का यूज करके प्रेशर वेरिएशन फाइंड आउट करवाया था, वैसे ही एक इरोटेशनल वॉर्टेक्स या फ्री वॉर्टेक्स में भी ढाई घंटा बोल के 5 घंटा बढ़ा दिए। मैं तो चाहता हूं ऑफलाइन में इस तरह का एक माहौल बने और एक ऐसा डिसिप्लिन्ड माहौल, एक ऐसा बैच रन करना चाहता हूं मैं ऑफलाइन में जिसमें 100 बच्चे हों और 100 के 100 टॉप 1000 में आए। No one in this world can match your standard on record. Thank you so very much. Datta, it really means a lot. आयलर्स इक्वेशन का यूज करके आप जैसे रिजिड बॉडी रोटेशन में प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर पाए थे, वैसे ही यहां भी रेडियल डायरेक्शन में प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। कल के टेस्ट में पूछूंगा मैं। I'm going to ask in tomorrow's test. Thank you so very much, people. जिन्होंने अभी तक इस 45 डेज प्रैक्टिस प्रोग्राम में एनरोल ना किया हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड एनरोल करो। व्हाई? बिकॉज अदरवाइज यू आर मिसिंग समथिंग। ऑफलाइन में रियल एक्सप्रेशन देख, ऑफलाइन के मजे कुछ और हैं। बिल्कुल, अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहें तो मैं ऑफलाइन तैयार हूं, आई एम रेडी, बट ओनली इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स want. I just want 100 students, that's it. And 100 के 100 को मैं 6 महीने रगड़ूंगा और रगड़ के उसको मतलब 100 को टॉप 500 में लाकर रखूंगा। That potential I have as a guru. Let's see if this can be converted. Chalo, thank you so very much, people. Bye.